इस दुनिया में हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन आज ये जो आप रीजन करने वाले हैं, ये जो आप लेक्चर करने वाले हैं, इसमें एक कहानी नहीं है, कई सारी कहानियाँ हैं। देखिए, ये एरिया हर किसी को इंटरेस्टिंग लगता है, मिडल ईस्ट पढ़ें, वेस्ट एशिया पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब पता नहीं चलता कि आज जो ये सिचुएशन है, ये हो क्यों रही है? think कौन किसके अगेंस्ट फाइट कर रहा है? कौन-सी एथनिसिटी किस कंट्री में है? क्यों ये लड़ाइयाँ हो रही हैं? डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है? क्या सिस्टम है? डेमोक्रेसी है भी तो पूरा है कि मिलिट्री रूल कर रही है? बीच में यूएसए आ जाता है, नाटो आ जाता है, उधर से रशिया आ जाता है, इंडिया क्या चाहती है? अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़। लेकिन अगर हम सारी स्टोरीज़ को एक बार में समझ लें, सारी स्टोरीज़ को पास्ट से लेके प्रेज़ेंट तक, रीजन वाइज़ समझ लें, कंट्री वाइज़ समझ लें, फिर सारी स्टोरीज़ को एक बार कनेक्ट कर लें, तब हम इनफैक्ट फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला होगा। क्योंकि ये हिस्ट्री आज की नहीं है, ये हज़ारों साल की है, हज़ारों क्या, अगर इनकी माने तो जितनी ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री है, उतनी इस एरिया की हिस्ट्री है। इन सारी चीज़ों को समझेंगे, कॉरिडोर के कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट का जो सीरीज़ है हमारा, उसमें हमने मेडिटेरेनियन एरिया के अराउंड के रीजन की शुरुआत की थी। सबसे पहले हमने मेडिटेरेनियन के अराउंड में यूरोप कवर किया। यूरोप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ ये थी कि वहाँ पे जो ज्योग्राफी है, कई सारी कंट्री छोटे-छोटे एरिया में हैं, ढेर सारे माउंटेन हैं, पेनिनसुला हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, ओशन है एंड ऑल दोज़ थिंग्स, ओशन, सी सब कुछ, ढेर सारे स्ट्रेट थे। वहाँ की ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। लेकिन वहाँ हमें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमारा काम हो गया था और हमने सारे एरियाज़ को समझ लिया था। लेकिन इस एरिया में वैसा नहीं है। इस एरिया में मेन जो प्रॉब्लम है वो हिस्ट्री की प्रॉब्लम है और उसके कारण आज जो यहाँ पे हैं कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं। एनीवे मेडिटेरेनियन के अराउंड जो दूसरा एरिया हम करने वाले हैं वो एशिया का होगा, दैट इज़ वेस्ट एशिया। अब यहीं पे ये चीज़ समझ लीजिए कि मैंने लेक्चर में वेस्ट एशिया लिखा है, कई जगह पे आप सुनेंगे मिडल ईस्ट। तो फ़र्क क्या है मिडल ईस्ट में और वेस्ट एशिया में? दोनों एक ही रीजन है, बट क्या है कि जब कॉलोनियलिज्म चल रहा था, देन एक तरफ जब यूएस बहुत पावरफुल था, यूके के अराउंड के एरियाज़, फ्रांस वगैरह बहुत पावरफुल थे, तो उनके हिसाब से वो लोग वेस्ट में थे और पूरी दुनिया जो है ईस्ट में थी। जब पूरी दुनिया ईस्ट में थी, तो उसमें जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट आता है, वो भी इंक्लूडेड था। फिर एशिया का जो मिडिल पार्ट आता है, वो भी इंक्लूडेड था। देन फिर फाइनली साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया का पार्ट आता है। तो यूरोपियन के हिसाब से, कॉलोनियलिज्म करने वाले लोगों के हिसाब से, जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट है, वो उनके हिसाब से ईस्ट हो गया और जो उसके बाद वेस्ट एशिया का पार्ट आया हमारे हिसाब से, वो उनके हिसाब से मिडिल ईस्ट हो गया और इंडिया और अराउंड के रीजन जो है फाइनली जो है कंप्लीटली ईस्ट में हो गए। समझ गए? तो उन्होंने इस एरिया को मिडिल ईस्ट कहा, तो ये एक कहीं ना कहीं कॉलोनियल टर्म है। इन रियलिटी एशिया को अगर आप डिवाइड करें तो ये एरिया यहीं से जो है यूरोप की शुरुआत होती है, टर्की के इस्तांबुल के पास से। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे हिसाब से, इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से, एशिया के हिसाब से ये कंप्लीटली वेस्ट एशिया ही कहलाएगा, तो हम इसको वेस्ट एशिया कहेंगे। और उसके बाद हम मेडिटेरेनियन के अराउंड जो नेक्स्ट एरिया करेंगे वो अफ्रीका का होगा। पूरा का पूरा अफ्रीका मेडिटेरेनियन के अराउंड नहीं है, लेकिन अफ्रीका की जो ऊपर की कंट्री है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो ट्यूनीशिया है, जो इजिप्ट है, जो मोरक्को है, ये सारे कंट्री जो हैं आपके मेडिटेरेनियन सी के ही अराउंड है और उसकी आपने मैपिंग ऑलरेडी की है। तो हम वेस्ट एशिया के बाद अफ्रीका में जंप करेंगे, बाकी एशिया के जो रीजन है वो बाद में होंगे। ओके, क्या क्या पढ़ने वाले हम लोग आप ये देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट इस एरिया में क्या है, आपको इंट्रोडक्शन से ही पता चला कि कन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कन्फ्लिक्ट के यहाँ वेरियस टाइप्स है, मैं सारी चीजें तो लिख भी नहीं सकता, लेकिन एक ओवरव्यू दूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट होगा यहाँ पे शिया सुन्नी का, और शिया सुन्नी दोनों ही इस्लाम के ही अंदर का कन्फ्लिक्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या कहें कि वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसराइल का कॉन्टेक्स्ट। तो इसराइल में जो है जेविश लोग हैं और बगल में जो पेनिन, ये आपका पूरा का पूरा जो फिलिस्तीन है, पैलेस्टाइन जो है, जो कि एक कंट्री रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं है अभी, तो वो पूरा अरेबियन एरिया है और बाकी जो अरेबियन कंट्रीज हैं वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। इनफैक्ट एक नॉन अरेबियन कंट्री भी लड़ रहा है, उसके नॉन स्टेट एक्टर, वो भी देखेंगे। तो इसराइल का पूरा कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कन्फ्लिक्ट में। शिया सुन्नी का जो पूरा समीकरण है वो देखेंगे। देन आईएसआईएस की जो स्टोरी है ये आउटडेटेड स्टोरी हो गई, लेकिन आपको आईएसआईएस की स्टोरी में इराक के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊंगा, जो इराक और सीरिया की स्टोरी आएगी वहां सिखाऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आईएसआईएस के बारे में आज जानना। अब उसके जनरल कौन था, किसने क्या मिनिस्ट्री बनाई, ये सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईएसआईएस एग्जैक्टली बना क्यों,
ये जानना जरूरी है। ठीक है, ISIS अभी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, देख फिर भी कभी कभी लोन वुल्फ अटैक हो जाते हैं, वो तो अपने आप को एंडेड नहीं ही मानते हैं। तो वो ISIS का ओरिजिन हमें समझना होगा, क्योंकि उसके कारण माइग्रेंट क्राइसिस वगैरह भी हुई थी, वो आज भी चल रही है। देन अरब स्प्रिंग, ये फेनोमेनन भी हो चुका, लेकिन ये करेंटली ऑन गोइंग है और ये पूरी दुनिया के लिए एक कंसर्न है, ये कलर रिवॉल्यूशन, अरब स्प्रिंग वगैरह। तो अरब स्प्रिंग का कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे, उसकी स्टोरीज अलग अलग कंट्री में क्या क्या हुआ, किसने संभाला, कौन नहीं संभल पाए, कौन मारे गए, कौन बच गए, ये हम अरब स्प्रिंग में पढ़ेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं अलग अलग एरियाज की वर्ल्ड हिस्ट्री, यूरोप की, अमेरिका की, नॉन। एक वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ेंगे वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की, वो पूरी की पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी आज यहीं कवर हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में हमें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है यूपीएससी के GS1 में। ये जो मिडिल ईस्ट का है पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी मजबूरी है कहें कि ये कराए बिना नहीं हो सकता है लेक्चर, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए इनफैक्ट बुक भी जो है मैंने बहुत अच्छी बुक पढ़ी है, रेफर की। आजकल तो लोग पढ़ते नहीं, शॉर्ट नोट्स एंड ऑल पे डिपेंड करते हैं, बट नॉर्मल लोग, क्योंकि लोग जानते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं नहीं मेरे लिए तो जरूरी है पढ़ाने के लिए, तो ये भी हम कवर कर लेंगे इस सारे एरिया का। देन हम कंट्री वाइज स्टोरीज देखेंगे, और ये अगर आप समझ गए अच्छे से एक बार, तो आपको पूरा का पूरा वेस्ट एशिया कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हर कंट्री की जो स्टोरीज हैं वही सारे में कनेक्ट हो जाएंगे लास्ट में, और वहीं से पूरा का पूरा लेक्चर निकलेगा। फिर करंट सिचुएशन भी देखना है, क्योंकि इसराइल की शुरुआत तो काफी पहले 2000 साल पहले का कन्फ्लिक्ट है, मोर रिसेंटली कहें तो मतलब 20th सेंचुरी का कन्फ्लिक्ट है, लेकिन ये कन्फ्लिक्ट आज भी चल रहा है, आज भी लड़ाइयां हो रही है करेंटली, आज सुबह सुबह बॉम्ब गिरा है। तो करंट सिचुएशन भी देखेंगे। एंड ये भी है कि इसराइल के साथ बाकी अरेबियन कंट्री धीरे धीरे टर्म अपनी स्टैब्लिश भी कर रहे हैं, तो वो भी करंट सिचुएशन में ही आएगा। फॉर एग्जांपल अब्राहम अकॉर्ड्स। देन ये एक लेक्चर बन जाएगा, और एक छोटा सा लेक्चर इस एरिया की ज्योग्राफी की, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा रीजन है, उससे ज्यादा ये है कि पूरा डेजर्ट रीजन है, तो क्या ही ज्योग्राफी होगी। लेकिन बात ये है कि अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, तो इस पहले वाले लेक्चर की जो है कंप्लीटली जो है जियो पॉलिटिक्स की रेलिवेंस जो कम हो जाएगी, वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो इसको मैं लास्ट में 30 मिनट्स के आसपास ज्योग्राफी का एक अलग से बना दूंगा। वहाँ के माउंटेन कुछ इंपॉर्टेंट है देखेंगे, वहाँ के रिवर्स जो हैं, क्या ही बोलूँ, 2 रिवर 2 रिवर पढ़ने हैं। लेक्स इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लेक्स इनके ड्राइंग लेक्स हैं डेजर्ट एरिया में। देन स्ट्रेट्स थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑयल का जो एरिया है, जो गल्फ का एरिया है, वहाँ के स्ट्रेट है, और कई बार स्ट्रेट वो जाम हो जाता है, कभी शिप ऐसे हो जाता है तो जाम हो जाता है, और कभी कभी जो हाउथी रिबेल अटैक कर देते हैं, कभी जो है पायरेट्स आते हैं सोमालिया से, तो स्ट्रेट देखना है। देन अगेन यहाँ पे पूरा का पूरा पेट्रोलियम गैस का एरिया है, तो उसके जो पोर्ट्स है जहाँ से पूरी इंडस्ट्री चलती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, और गल्फ में तो मिनरल ही है, तो गल्फ भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, एक बार रुक के हम देख लेते हैं कि ये एरिया दिखता कैसा है, एक बार फैमिलियर हो जाते हैं कि कौन सी कंट्रीज इस एरिया में आती हैं और उसके अराउंड कैसा स्ट्रक्चर है। हर बार जब मैं ऐसी कोई इमेज दिखाता हूं मैपिंग में किसी रीजन की, तो मैं चलता हूं क्लॉकवाइज, लेकिन आज इस स्लाइड में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, और शुरुआत करेंगे हम लोग यहां से। यूरोप के लेक्चर से आपको याद होगा कि ये एरिया जो मैं दिखा रहा हूं, ये माउंटेन्स हैं, काउकासस माउंटेन्स हैं। उसकी 2 रेंजेस थी पैरेलल, एक था ग्रेटर काउकासस, दूसरा था लिसर काउकासस। बट एनीवे ये काउकासस माउंटेन का क्या यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कि ये माउंटेन यूरोप को और एशिया को डिवाइड करती हैं। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा कलरफुल एरिया जो आप देख रहे हैं, यही वेस्ट एशिया है, जिसके ऊपर में शुरुआत जॉर्जिया से हो जाएगी। अब एक बार एक मन में एक न्यूबी के क्वेश्चन हो सकता है कि कभी आप बताते हो कि यूराल माउंटेन जो रशिया में है वो यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं, कभी बोलते हो कि काउकासस डिवाइड करता है, कभी बोलते हो कि इस्तांबुल वाला जो यहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो डिवाइड करता है, तो सही है ना। ये पूरा का पूरा ग्लोब है, एक लाइन खींची हुई है, उसके ऊपर कहीं यूराल आ रहा है, कहीं काउकासस आ रहा है, कहीं इस्तांबुल आ रहा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। तो यहाँ पे काउकासस माउंटेन के एरिया से आपके एशिया की शुरुआत होती है ऊपर से, और वेस्ट एशिया की शुरुआत होती है। जो कंट्री है वो जॉर्जिया है। अब जॉर्जिया हमने ऑलरेडी यूरोप में ही कवर कर लिया, मैंने बोला ना कि यहाँ की जो कंट्रीज हैं जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये हैं तो एशिया में, लेकिन इनका बहुत मन करता है कि ये यूरोपियन यूनियन में जाएं, यूरोप कहलाएं, ऐसी इनकी बहुत इच्छा होती है, लेकिन उनकी इच्छा ऐसी पूरी नहीं हुई है। लेकिन हमने इनको कवर कर लिया था। फॉर एग्जाम्पल जॉर्जिया में हमने 2 रीजन पढ़े थे जो सेपरेटिस्ट रीजन थे, आपको याद होगा, ये जो कोस्ट के पास था ब्लैक सी के पास,
ये आपने पढ़ा था कि अबखाजिया है। ये दूसरा जो यहाँ पे आपने पढ़ा था ये क्या था, साउथ ओसेटा था। तो ये हमने जॉर्जिया का इशू तो कवर कर लिया है, दैट मीन्स कि वेस्ट एशिया में हम लोग जॉर्जिया नहीं कवर करेंगे। बिल्कुल सही। उसके बाद कंट्री देखिए, ये जो येलो वाली है कंट्री लैंडलॉक, ये आर्मेनिया है। आर्मेनिया है और उसके बगल में जो ब्लैक सी से लगा हुआ है वो अजरबैजान है। ये आर्मेनिया अजरबैजान का भी एरिया हमने कवर कर लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट का रीजन है नागार्नो काराबाख, ये हमने पूरा इशू डील कर लिया था, उसकी मैपिंग कर ली थी। तो ये तीन कंट्री हमारी ऑलरेडी यूरोप के ही कॉन्टेक्स्ट में हो गई थी। तो ये तीन के बाद अगर आप आएंगे तो उसके बाद ब्लैक सी के किनारे से होते हुए जो पूरी कंट्री है ये टर्की है। ब्लैक सी, फॉस्फोरस स्टेट, सी ऑफ मार्मरा और यहाँ पे क्या, डार्डेनेलिस, राइट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके थ्रू आप आ गए यहाँ पे एजियन सी में आए, उसके एक साइड में ग्रीस है, एक साइड में टर्की है, बीच में जो सी है वो एजियन सी कहलाता है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, ग्रीस का आइलैंड है क्रेटे आइलैंड, यह सब आपको याद है। उसके बाद जब आप वेस्ट एशिया की तरफ फिर से मुड़ेंगे तो आपको दिखेगा एक कंट्री लेबनान। ये एरिया आपको दिख रहा है ब्लैक सा, यहाँ पे इसकी पोर्ट खुली हुई आप देख सकते हैं बेरूत। तो लेबनान का एरिया मेडिटेरेनियन में खुल रहा है। फिर ये सीरिया है। ऐसे तो सीरिया ओवरऑल आपको पूरा का पूरा लैंडलॉक दिखेगा, इनफैक्ट कैपिटल भी दमास्कस यहाँ पे है। लेकिन सीरिया का ये एरिया देखिए, ये सीधे सीधे मेडिटेरेनियन में निकल रहा है, राइट। तो सीरिया का भी बॉर्डर मेडिटेरेनियन में आ गया। उसके बाद आप देखिए ये एरिया इजराइल का है, उसका हाइफा वगैरह जो है मेडिटेरेनियन पे लोकेटेड है। तो ये इजराइल का एरिया भी जो है मेडिटेरेनियन में खुल रहा है। उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते थोड़ा नीचे आएंगे, ये आप देख रहे हैं, ये कहलाता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला एक टाइम पे इजराइल ने जो ऑक्यूपाई कर लिया था, ऐसे एरिया इजिप्ट का है, वापस लौटा दिया है। इस सिनाई पेनिनसुला के एक साइड में आपकी जो पतली सी गल्फ दिख रही है, ये गल्फ ऑफ अकाबा कहलाती है। और एक साइड में जो है यहाँ पे देख रहे हैं ये स्यूज कनाल जो है ऊपर चला जाता है और मेडिटेरेनियन सी में ओपन हो जाता है। दैट मीन्स कि स्यूज कनाल कनेक्ट्स रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। गल्फ ऑफ अकाबा जो है रेड सी में सिचुएटेड है और यहाँ पे इजराइल से जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ ये जो लैंड लॉक कंट्री देख रहे हैं आप ओवरऑल जॉर्डन, उससे भी जुड़ा हुआ, और जॉर्डन को उसी अकाबा के थ्रू एक पोर्ट मिलता है। वी आर डन विद दिस। अब यहाँ पे अफ्रीका की कंट्रीज है जो हम अलग से करेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन दिस इज एंटायर एरिया। यहाँ तक जो आप देख रहे हैं दिस इज इजिप्ट एरिया। उसके बाद आप देख सकते हैं सूडान का एरिया आपको दिख रहा है, सूडान का एरिया। फिर ये एरिया ऐसे जो पूरा का पूरा है ये कंट्री एरिट्रिया है। छोटी सी यहाँ पे कंट्री आपको दिख रही होगी, ये जिबौती है, जहाँ पे कई लोगों ने अपने नेवल बेस वगैरह बना रखे हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया सूडान से लेकर सोमालिया नीचे पड़ता है, सोमालिया जहाँ से पायरेट आते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। इसको हम अलग से डील करेंगे। अब उसी एंटी क्लॉकवाइज कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, जॉर्डन तो आपने आपको पढ़ा दिया ना। हाँ, जॉर्डन का मैं बस आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा में जॉर्डन को एक पोर्ट मिल जाता है, इजराइल को भी पोर्ट एलात मिलता है वहां पे। ये गल्फ ऑफ अकाबा है, ये सूज कनाल है, डन। अब ये पूरा का पूरा जो एरिया आप ऐसे देख रहे हैं दिस इज योर अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला की खासियत ये देखिए, एक तरफ पानी, दो तरफ पानी, तीन तरफ पानी, तो ये पेनिनसुला हो गया, दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला है, इसकी ये सिग्निफिकेंस है। इस अरेबियन पेनिनसुला पे कई सारी कंट्रीज लोकेटेड है, बस सऊदी अरबिया नहीं है। अब सऊदी अरबिया की इंपॉर्टेंट लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, कैन यू सी, जेद्दा पोर्ट है, मक्का बगल में है जहां लोग जाते हैं हज के लिए, मदीना भी थोड़ा सा इंटरनली है, कैपिटल लेकिन इसका रियाद है, वो आप देख सकते हैं दूसरी साइड में लोकेटेड है। ये पूरा का पूरा एरिया सऊदी अरबिया हो गया। बट इसी अरेबियन पेनिनसुला पे कैन यू सी दिस कंट्री यमन। यहां पे हाउथी रिबेल का इशू है जो कि हम डील करेंगे। यमन का कैपिटल साना है, लेकिन पोर्ट देख रहे हैं एडन यहां पे लोकेटेड है, इसीलिए इस एरिया को गल्फ ऑफ एडन कहते हैं, राइट। ये रेड सी हो गया, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया। यहाँ पे एक आइलैंड है सोकोत्रा आइलैंड, ये यमन की ही टेरिटरी है, इस चीज को याद रखिए, कल मैंने पूछा था आप लोगों ने बहुत गलत किया था। उसके बाद यमन के ऊपर जो कंट्री आप देख रहे हैं दिस इज ओमन। ओमन, ओके, ये अरेबियन सी में मतलब इंडियन ओशन में। ओमन का कैपिटल मस्कट। अब ओमन के सामने अगर कोई गल्फ रहेगा तो क्या कहलाएगा, गल्फ ऑफ ओमन कहलाएगा, ओके। और चले आइए इधर लेफ्ट साइड में, कैन यू सी, ये एरिया भी आपको येलो दिख रहा है, ये भी एरिया येलो दिख रहा है, और ये एरिया ईरान का है। अब ये पूरा जो अंदर का वाटर बॉडी है ये पर्शियन गल्फ है, जो कि एक ही साइड से खुलता है, ऑब्वियसली गल्फ है तो एक ही साइड खुलेगा। तो ये जो स्ट्रेट यहां पे पड़ेगी ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कहलाती है।
नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोगों को लगता है कि ये यूएई का पार्ट आ रहा है ग्रीन, बट नहीं, ये यहाँ पे टेरिटरी एक्चुअली अलग से है ओमन की। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लाइज बिटवीन ईरान एंड ओमन कंट्री एक्चुअली, नॉट यूएई। नाउ इंटरेस्टिंगली दिस इज यूएई। यूएई का कैपिटल दुबई नहीं है, कई लोगों को लगता है दुबई है, यूएई का कैपिटल अबू धाबी है। अब यूएई क्या है? दिस इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अरब कंट्री में 7 किंग हैं जिन्होंने मिलकर बोला कि छोटी छोटी क्या कंट्री बनाएंगे, एक फेडरेशन बनाते हैं, मिलकर एक कंट्री बनाते हैं। तो इसमें 7 आमिर्स हैं, एमिर्स हैं, जिन्होंने मिलकर अपना एक एमिरेट बनाया हुआ है। कैपिटल इसका अबू धाबी है। दुबई काफी फेमस है क्योंकि यहाँ पे बहुत लिबरलाइजेशन है। नाउ उसके ऊपर चले आइए, ये भी कर लिया आपने, यूएई कर लिया, ओमन कर लिया, यमन कर लिया। ओमन यमन में कंफ्यूज हो तो याद रखिए अल्फाबेटिकली ओ ऊपर आता है वाई के, तो ओमन ऊपर हो गया, यमन नीचे हो गया, यूएई भी हो गया। अब यहां से अरेबियन पेनिनसुला से निकला हुआ एक छोटा सा पेनिनसुला है, दिस इज कतार कंट्री। कतार का कैपिटल दोहा। उसके बाद बहरीन जो है, यहाँ पे ग्रीन आपको नहीं दिख रहा हो भले, पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है, एक आइलैंड नहीं है इनफैक्ट पूरा आर्चिपेलागो है, कई सारे डोजन्स ऑफ आइलैंड है वहां पे। और इस पूरे कंट्री को हम लोग बहरीन कहते हैं, जिसका कैपिटल मनामा है। ये एक आइलैंड कंट्री है। डन। फिर आप ऊपर चलाइए पर्शियन गल्फ में, ये कुवैत दिख रहा है, कैन यू सी, ये पूरा एरिया ओपन हो रहा है यहाँ पे गल्फ में, पर्शियन गल्फ में। ग्रीन वाला छोटा सा पतला एरिया जो ओपन हो रहा है वो इराक का है, और बड़ा एरिया जिसका ओपन हो रहा है, कंट्री छोटी है बट एरिया बड़ा ओपन हो रहा है, कुवैत का है। तो कुवैत को ऑयल रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे, गैस रिसोर्सेज बहुत मिलेंगे, इराक को कम मिलेंगे। यहाँ पे पोर्ट भी ठीक से नहीं डेवलप होगा यहाँ पे इराक का, क्योंकि पतला एरिया और उसमें भी रिवर्स आती है, मार्शी लैंड होगा। तो कहीं ना कहीं इराक को कुवैत की धन संपदा से दिक्कत होगी, उसकी रिचनेस से प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि इराक इसके कारण कभी कुवैत पे अटैक कर दे। यस, दैट वॉर इज नोन एज फर्स्ट गल्फ वॉर। जब इराक कुवैत पे अटैक करता है, उसका बहुत बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी ओपनिंग है, और इराक इतनी बड़ी कंट्री, उसकी बड़ी छोटी ओपनिंग है पर्शियन गल्फ में। खैर, उसके ऊपर चले जाइए, ये इराक है जिसका पर्शियन गल्फ में थोड़ा सा रास्ता खुलता है। इराक पे भी ध्यान दीजिए, बगदाद दिख रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे है, ईरान के बॉर्डर पे। तो हो सकता है कि कल इन दोनों कंट्री के बीच में कोई एरिया का कंफ्लिक्ट हो, लड़ाई होगी, और सद्दाम हुसैन जाके लड़ाई करेंगे भी। ठीक। उसके बाद इराक के बगल में बॉर्डर शेयरिंग किसके साथ? सीरिया। तो अगर इराक में आईएसआईएस डेवलप होता है तो किसी अनस्टेबल कंट्री के पास वो जाना चाहेंगे। टर्की तो स्टेबल है, ईरान तो स्टेबल है ना, सऊदी अरबिया तो स्टेबल है, जॉर्डन वगैरह तो स्टेबल है। तो आईएसआईएस के लोग कहाँ जाएंगे? सीरिया जाएंगे, और सीरिया से दमास्कस पे कब्जा करना चाहेंगे। ये भी आगे आप पढ़ेंगे। फिर टर्की आ गया। नाउ ये सारे जब नीचे के कंट्रीज हो गए, तो आप आइए यहाँ पे, ये बड़ी सी कंट्री जो है ये ईरान है। कैपिटल ये देखिए बिल्कुल कैस्पियन सी के थोड़ा नीचे, तेहरान नाम का इसका कैपिटल है। ये पूरा का पूरा कंट्री इधर पूरा डेजर्ट है, और ये बॉर्डर शेयर करता है अपना, यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान के साथ। इंडिया यहाँ पे चाबहार पोर्ट भी बना रही है। पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, दैट मींस अफगानिस्तान का एरिया ऊपर ही रह जाएगा। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर तो शेयरिंग हो रही है, बट अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। पाकिस्तान के पास सी है, ईरान के पास सी है, और ये पूरा का पूरा एरिया बलूचिस्तान कहलाता है। डन। ईरान में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयरिंग, अफगानिस्तान के साथ शेयरिंग। फिर ऊपर जो कंट्री देख रहे हैं, ऐसे आपको नहीं दिख रहा, ये तुर्कमेनिस्तान है। फिर ऊपर जाएंगे तो ये जो कंट्री आप देख रहे हैं पूरा का पूरा ऐसे, ये कजाकिस्तान है, और ऊपर तो रशिया है ही। तो अगर हम यहाँ पे कैस्पियन सी के अराउंड कंट्री को काउंट करें तो आप बता पाएंगे? हाँ, इसके लिए निमोनिक तारिक लोग यूज करते हैं। ठीक है, तारिक। तारिक में सबसे पहले ये कंट्री जो है तुर्कमेनिस्तान है। उसके बाद ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ये अजरबैजान है, और आर है तो रशिया है, आई है तो ईरान है, और के है तो कजाकिस्तान है। ये पूरा का पूरा कैस्पियन सी हम अलग से भी डील करेंगे, सो नॉट टू वरी। अब आपने देखा अरेबियन पेनिनसुला। देखिए इस पूरे एरिया में अरबिक बोलने वाले लोग, और मोस्टली मुस्लिम ही हैं, अरबिक बोलने वाले लोग बहुत हैं। और जो लोग अरबिक बोलते हैं उनको हम अरबिक पीपल कह सकते हैं, अरेबियन कंट्री कह सकते हैं। बट इस एरिया में 2 कंट्री को हम लोग अरेबियन कंट्री में काउंट नहीं करते। एक तो ईरान ही है जो कि अरेबियन एथनिसिटी में काउंट नहीं होता। दूसरा ये जो आप टर्की देख रहे हैं ये काउंट नहीं होता। तो ये छोड़ के बाकी सारे आपको अरेबियन, इनफैक्ट ये इधर चले जाएंगे तो जो आपके नॉर्थ अफ्रीका के कई सारे कंट्री हैं, टूनिशिया वगैरह, अल्जीरिया वगैरह, वो सारे भी अरबिक कंट्री में ही काउंट होते हैं। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे जाके आप अरब लीग देखेंगे तो आप बोलेंगे कि अरे इसमें तो अफ्रीका की भी कंट्री आ गई, आपने तो अरेबियन पेनिनसुला इधर पढ़ाया था। अरबिक बोलने वाले नेशन जो हैं वो अरब लीग में कई सारे हैं, इनफैक्ट 20+ है।
ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू तो समझ में आ गया आपको। एग्जामिनेशन के क्वेश्चन तो इससे भी सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और पूरी स्टोरी को समझेंगे। इस दुनिया में कई सारे रिलीजन हैं, लेकिन फिर भी आप मेनली क्लासिफाई करें तो आप सारे रिलीजन जो हैं, मेन रिलीजन्स, उनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया वेस्टर्न रिलीजन और दूसरे हो गए ईस्टर्न रिलीजन। खासियत यह है, मज़ेदार बात यह है कि जो जितने सारे वेस्टर्न रिलीजन हैं, जैसे कि जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, इन सारे की ओरिजिन एक जगह है, बिल्कुल इसी एरिया में। इसीलिए इस एरिया को क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है कि कई सिविलाइजेशन, इनफैक्ट मेसोपोटामिया, बेबीलोन, ये जो आपने इराक और बगल में कुवैत का जो ओपनिंग देखा, उसी एरिया में यूफ्रेटिस टाइग्रिस रिवर हैं और वो जाती हैं पूरे नीचे तक फ्लो करके पूरे अपने गल्फ में, पर्शियन गल्फ में, हालांकि कंबाइन होके जाती हैं। उस एरिया में मेसोपोटामिया, बेबीलोन की सभ्यता भी विकसित हुई थी। बट रिलीजन की बात करें तो यहाँ से 3 रिलीजन निकले। हमारा भी देखिए ना ऐसा ही है, इंडिया से ईस्टर्न रिलीजन सारे निकले हैं, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो जैनिज्म हो, चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे वो बुद्धिज्म हो, सारे की ओरिजिन इंडिया के ही रीजन में है। इसी तरह से ये एरिया भी क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन है। इस वेस्ट एशिया के एरिया से, बेबीलोन वगैरह के एरिया से, इजराइल के एरिया से मल्टीपल रिलीजन निकली। इन सारे रिलीजन को हम वेस्टर्न रिलीजन कह दें, चलेगा। साथ ही साथ एक आप और नाम दे सकते हो, अब्राहमिक रिलीजन। अब इस पे फोकस करिएगा, अब्राहमिक रिलीजन। उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे रिलीजन कभी भी ये नहीं मानते कि गॉड दुनिया में आते हैं। जैसे हिंदुइज्म में है कि कृष्ण भगवान जो हैं वो विष्णु का अवतार हैं, एंड विष्णु इज गॉड, परमानेंट गॉड। उनका अवतार बन के पृथ्वी पे दिक्कत आई थी तो वो आए थे। इसी तरह राम जी भी जो थे विष्णु का अवतार थे। तो भगवान जो है पृथ्वी पे आते हैं ह्यूमन फॉर्म में। इन सारे रिलीजन जिनको मैं अब्राहमिक रिलीजन बोल रहा हूँ, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इसमें गॉड कभी भी पृथ्वी पे नहीं आते। गॉड क्या करते हैं, किसी एक इंसान को, किसी एक ह्यूमन को सिलेक्ट करते हैं कि आप मेरा मैसेज पृथ्वी तक, लोगों तक पहुंचाओ। और जैसे ही मैसेज पहुंचाने की बात होगी तो कभी ना कभी एक किताब लिखनी पड़ेगी, उसमें सारे रूल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो इन सारे रिलीजन को हम किताब वाली रिलीजन भी कहते हैं। आप हिंदुइज्म को देखिए ना, लोग कह देते हैं कि गीता हमारी किताब है, रामायण किताब है, बट ऐसे आपके मल्टीपल किताबें हैं। हालांकि आपको ये भी पता चलेगा कि इन सारे रिलीजन में भी मल्टीपल किताबें हो जाती हैं, बट फिर भी वो एकदम स्ट्रिक्ट होता है, रिजिड होता है। यहाँ पे अलग अलग इंटरप्रिटेशन आते हैं, गीता का कोई और लिख देता है, कोई और लिख देता है, एक दिन आप लिख दोगे, रामायण का कोई और लिख देता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकलते रहते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एक मैसेज आता है और उस मैसेज को पहुंचाने के लिए पृथ्वी पर एक इंसान को सेलेक्ट किया जाता है। उस इंसान को प्रोफेट कहते हैं, मैसेंजर। और इंसान को डायरेक्टली गॉड तो नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए आसमान से एक एंजल आता है, फॉर एग्जाम्पल गैब्रियल। एंजल आएगा, किसी एक को चुनेगा कि आप जो है डिजर्व करते हो गॉड का मैसेज, तो आप प्रोफेट कहलाओगे। इन सारे सिविलाइजेशन की शुरुआत में एक ही अंडरस्टैंडिंग है। आप इतना समझिए कि एक प्रोफेट आएंगे, वहां से एक रिलीजन निकलेगा, फिर नेक्स्ट प्रोफेट आएंगे, एक और रिलीजन निकलेगा। लेकिन जो पहले प्रोफेट से एक रिलीजन निकल गया, वो लोग बोलेंगे कि यहीं पे प्रोसेस एंड हो चुका है, आगे कोई और रिलीजन नहीं आ रहा, आगे कोई और प्रोफेट नहीं आ रहा है। जो दूसरा रिलीजन स्टैब्लिश हुआ नेक्स्ट प्रॉफिट से, वो कहेंगे कि यहाँ पे बैरियर लग गया, आगे कोई और नहीं आएगा। थर्ड जो स्टैब्लिश होगा वो बोला जाएगा कि यहाँ पे बैरियर लग गया। तो ये प्रोसेस के कारण अलग अलग रिलीजन में कंफ्लिक्ट भी हो जाएगा। और जो लास्ट वाले आएंगे वो पहले के सारे प्रोफेट को मानेंगे, बट क्लोजिंग वहां पे हो जाएगा कि यहाँ से रिलीजन जो है खत्म हो गया, अब गॉड का मैसेज पूरा आ चुका है। सबसे पहले ये समझिए कि इन सारे रिलीजन में, अब्राहमिक रिलीजन में, एक कॉन्सेप्ट बना कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई। ह्यूमैनिटी, पृथ्वी की शुरुआत जो है गॉड ने सब कुछ बनाया, सब एंजॉय करने के लिए, लोगों को रहने के लिए, और जो इसमें पाप करेगा उसको लास्ट में मरने के बाद पनिशमेंट दिया जाएगा, कयामत होगी और पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन ह्यूमैनिटी की शुरुआत कहां से हुई? ह्यूमैनिटी की शुरुआत होती है, गॉड क्या करते हैं, गॉड को यहाँ पे अल्लाह बोल सकते हो आप, यहोवा बोल सकते हो, जेहोवा बोल सकते हो। याद रखिएगा, जीसस क्राइस्ट और प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, इज नॉट कंसिडर्ड गॉड, दे आर मैसेंजर्स, दे आर प्रोफेट। ओके, तो अल्लाह, यहोवा, जेहोवा गॉड हैं। वो कभी भी उनका रूपांतरण नहीं किया जा सकता, रूपांतरण नहीं किया जा सकता, मतलब उनको कभी भी इमेज नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वो इन्फिनाइट है, राइट। और वो कभी पृथ्वी पे नहीं आते। बट सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की, तो यहाँ पे सबसे शुरुआत की उन्होंने एडम से। ओके, एडम और ईव, फॉरबिडन गार्डन, एंड ऑल दोस थिंग्स हैपन, एंड एक जो यहाँ से है पूरी ह्यूमैनिटी की शुरुआत हो जाती है, राइट। ह्यूमैनिटी की शुरुआत होती है, तो यहाँ पे आते हैं अब्राहम।
अब्राहम इज नाउ कॉमन, क्योंकि शुरुआत के हो गए, ये प्रॉफिट हो गए, इन्होंने एक मैसेज दिया। तो ये सारे रिलीजन, चाहे वो जुडाइज्म हो जो जेविश पीपल लोगों का रिलीजन है, या क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, सब जो है अब्राहम को मानेंगे। ये चीज पे आपको फोकस करना है। सबके लिए यहां तक प्रॉफिट कॉमन है, अब्राहम को मानेंगे। अब अब्राहमिक रिलीजन यहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। अब्राहम जो है एक शादी करेंगे सारा से, एक शादी करेंगे हगार से, कि जो कि इजिप्ट से थी। जब सारा से शादी करेंगे तो फिर आगे जाके सन होंगे इसहाक, और इसहाक के सन होंगे जैकब। जैकब का ही नाम बाद में इजराइल पड़ा। आप समझ सकते हैं, अब्राहम, वाइफ सारा, सन इसहाक। याद ना रखें, इसहाक के जो बेटे हुए जैकब, जैकब का नाम ही बाद में इजराइल पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये हेब्रू पीपल हुए, राइट। हेब्रू पीपल कौन? जेविश पीपल। और यहां से हेब्रू पीपल का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्रंथ लिखा हुआ, तोरा तैलमुड, ये इनके जो है रिलीजियस ग्रंथ हैं, लॉ के ग्रंथ हैं, ये लोग मानते हैं। उसके डिस्क्रिप्शन में इधर देने वाला हूं। तोरा तैलमुड जो है इनके रिलीजियस टेक्स्ट हुए, और इस तरह से जो है जुडाइज्म निकला। तो पहली लाइन आपने समझ ली, जुडाइज्म कैसे निकला। कैन आई से दैट कि जुडाइज्म इज एन अब्राहमिक रिलीजन ऑफ हेब्रू पीपल हैविंग तोरा एज द रिलीजियस टेक्स्ट। ऑल फाइन। इनके प्रोफेट जो हैं अब्राहम हो गए, इनफैक्ट एडम हो गए हेब्रू पीपल के, जैकब हो गए, इजराइल हो गए, राइट, इसहाक हो गए, इनके प्रोफेट हो गए। तो इसके बाद के जो रिलीजन आएंगे ये सारे प्रोफेट को मानेंगे, तो मानेंगे कि हाँ ऐसे प्रोफेट थे पहले, बिल्कुल। देन व्हाट अबाउट क्रिश्चियनिटी? इसी हेब्रू पीपल में एक प्रोफेट माना गया कि जीसस क्राइस्ट हुए, और वहां से क्रिश्चियनिटी निकल गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो जेविश पीपल थे इनको शुरुआत में क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रॉब्लम होगी। इनका तो कहना है कि ये हुआ लाइन, हमारा बस जुडाइज्म हुआ, तुम यहां से कैसे आ गए? वो तो जीसस क्राइस्ट को प्रॉफिट नहीं मानेंगे। बट क्रिश्चियनिटी भी ऊपर अब्राहम को तो मान रही है, तो ये भी एक अब्राहमिक रिलीजन हो गया। तो दो रिलीजन पैदा हो गए। अब दूसरा, और ये क्रोनोलॉजिकली बता रहा हूं, एक के बाद एक हो रहा है। थर्ड, अब अब्राहम है, उनकी शादी यहां हुई इजिप्शियन हगार से, और उसके बाद सन इस्माइल हुए। इस्माइल जो हुए ये भी प्रॉफिट ही हुए, ठीक है। इस्माइल जो प्रॉफिट हुए, उनके बाद क्या हुआ कि इनके सारे जो डिसेंडेंसी है आगे के, सारे जो डिसेंडेंसी है उससे अरेबियन पीपल हुए। देखिए इस्माइलिट्स, इस्माइलिट्स कौन होंगे? इन्हीं के डिसेंडेंट होंगे। तो कलेक्शन ऑफ वेरियस अरब ट्राइब्स, जो कि सारे अब्राहमिक रिलीजन में सब में उनका मेंशन होगा, डिसेंडेड एंड नेम्ड आफ्टर इस्माइल। इस्माइल इज आल्सो ए प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू कुरान, एंड इस्माइल इज होम द फर्स्ट सन ऑफ अब्राहम ओनली एंड इजिप्शियन वाइफ हगार, राइट। नाउ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, उसमें एक बुक ऑफ जेनेसिस है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको हो जाएगा कि जुडिज्म का जो है, क्या उसको तोरा बोलते हैं, क्या उनमें बाइबल नहीं बोलते हैं? समझिए इस चीज को। जब हेब्रू पीपल ने अपनी रिलीजियस किताब लिखी तो उसको उन्होंने हेब्रू बाइबल बोला, और उसी में एक टाइप हो गया तोरा। और जब क्रिश्चियनिटी आएगी तो वो लोग भी अपना एक रिलीजियस टेक्स्ट लिखेंगे बाइबल, लेकिन इस वाले को तो मानना है, हेब्रू वाले को भी तो मानना है, पहले प्रोफेट को भी मानना है, तो उसके दो टेस्टामेंट बना देंगे। हेब्रू बाइबल को वो लोग ओल्ड टेस्टामेंट बोलेंगे, और फिर आगे जो बाइबल लिखी जाएगी जीसस क्राइस्ट की लाइफ पे जो लिखी जाएगी उसको न्यू टेस्टामेंट बना दे जाएंगे। और क्रिश्चियनिटी में हेब्रू बाइबल जो कि जुडाइज्म का बाइबल है, और नया वाला न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों काउंट करके रिलीजियस टेक्स्ट बनता है। तो हेब्रू पीपल, जेविश पीपल का हेब्रू बाइबल जो कि ओल्ड टेस्टामेंट कहलाएगा, और जीसस क्राइस्ट के आने के बाद उनकी लाइफ के अराउंड जो चीजें लिखी जाएंगी वो न्यू टेस्टामेंट, ये दोनों मिला के क्रिश्चियनिटी का बाइबल बनता है। क्रिश्चियनिटी बाइबल इंक्लूड्स हेब्रू बाइबल आल्सो, जेविश पीपल का बाइबल आल्सो। अब इस्लाम की लाइन जो है, तो सन इस्माइल हुए, प्रोफेट हुए, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे अरेबियन पीपल आए। इस बुक ऑफ जेनेसिस जो यहाँ पे लिखा हुआ है बाइबल में, ये हेब्रू बाइबल का ही पार्ट है। हेब्रू बाइबल में बुक ऑफ जेनेसिस है, ये पूरा का पूरा जेनियोलॉजी का। उसके हिसाब से और इस्लामिक ट्रेडिशन के हिसाब से भी यहाँ पे जो अरेबियन पीपल हुए, इस्माइलिट्स जो कहलाए, ये 12 ट्राइब्स हुए, जिसकी मैंने यहाँ पे मैप दिखाया, आपको याद नहीं रखना है, ये नहीं पढ़ना है, मैं उसकी एक अलग यूटिलिटी है, मैं बताऊंगा। और ये सारे अरेबियन पेनिनसुला में ये 12 ट्राइब्स बस गए, और अर्ली मुस्लिम वहीं से डिसेंड हो गए, ऐसा हो गया। और जेविश ट्रेडिशन में भी 12 ट्राइब ऑफ इजराइल की बात है, वो भी ये चीज मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वो इसहाक के बेटे जैकब के थ्रू आए थे, बस इतना डिफरेंस है, लेकिन 12 ट्राइब की बात दोनों में है। ओके, अब आप थोड़ा सा जो मैंने बताया इसको यहाँ पे देख लीजिए। हेब्रू बाइबल में क्या है, कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स है ना, और ये सीधे सीधे सेक्रेट बुक हैं जेविश पीपल के, और ये क्रिश्चियन बाइबल का भी पार्ट बनाते हैं। क्रिश्चियन बाइबल में इसको ओल्ड टेस्टामेंट बोलते हैं। देन व्हाट अबाउट न्यू टेस्टामेंट?
यही क्रिश्चियन बाइबलिकल कैनन में पहला वाला पार्ट हो गया ओल्ड टेस्टामेंट जो हेब्रू बाइबल ही हुआ, और दूसरा जो हुआ जीसस क्राइस्ट की टीचिंग और उनके लाइफ और पर्सनल वैल्यूज के अराउंड क्रिएट किया गया, तो वो हो गया क्रिश्चियनिटी का न्यू टेस्टामेंट। तो क्रिश्चियनिटी का जो बाइबल है दैट इंक्लूड्स ओल्ड टेस्टामेंट दैट इज हेब्रू बाइबल ऑफ द जेविश पीपल एंड न्यू टेस्टामेंट रिलेटेड टू द जीसस क्राइस्ट लाइफ एंड हिज टीचिंग्स। द न्यू टेस्टामेंट बैकग्राउंड क्या है, वहीं पे ओल्ड टेस्टामेंट है और उसके बाद का जो है ओल्ड टेस्टामेंट है और न्यू टेस्टामेंट है, दोनों मिलके क्रिश्चियन बाइबल बनाते हैं। डन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में होता है कि व्हाट अबाउट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों ही क्रिश्चियन हैं। इस चीज को समझिए कि क्रिश्चियनिटी जो है पोप के थ्रू चलाई जाती थी, रोम के पोप के थ्रू, ऐसे कई सारे पोप होते थे पहले, तो पोप के जब थ्रू चलाई जाती थी तो सरकार के साथ मिलकर काम करते थे। कुछ लोगों ने बोला कि बहुत करप्शन हो रहा है रिलीजन में, इस कारण से हम क्या करेंगे कि पोप की पूरी सिस्टम है उसको नहीं मानेंगे। ऐसे जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि हम नहीं मानेंगे पोप का पूरा सिस्टम, हाँ बाइबल में बिलीव करेंगे, क्रिश्चियनिटी में बिलीव करेंगे, जीसस क्राइस्ट में बिलीव करेंगे, सब कुछ में बिलीव करेंगे, होली ग्रेल एंड ऑल, बट हम पोप में बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि पोप करप्ट हो गए हैं। ऐसा जिन लोगों ने एक्यूजेशन लगाया, दोज पीपल बिकेम प्रोटेस्टेंट। और जो रोम के पोप में बिलीव करते हैं, जो कि इटली में हुए, तो उनको रोमन कैथोलिक्स कहेंगे। अभी तो वेटिकन सिटी है, आपको पता है। ओके, नाउ कम, अब एक और चीज देखिए, अब्राहमिक रिलीजन में तो मुस्लिम भी है, बिलीव कर रहे हैं, अब्राहम में बिलीव कर रहे हैं। यहीं से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मुस्लिम ये मानते हैं कि वो काबा जहां पे जो आज विजिट करने जाते हैं, काबा जो मक्का में बनाया गया है, ये एक्चुअली में अब्राहम नहीं बनाया था। अब ये क्यों बताना जरूरी था, क्योंकि जब यहाँ पे इस्लाम आया तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम जो पहले के जितने सारे रिलीजन थे वो पॉलिथिस्टिक रिलीजन थे, सब में पॉलिथिज्म था, मल्टीपल गॉड को मानते थे, मूर्ति पूजा करते थे। ये सारे रिलीजन को इस एरिया में जो फैले हुए थे पहले इस्लाम आने के पहले, उनको हम पेगन रिलीजन बोलते हैं। पेगन रिलीजन। जब प्रोफेट मोहम्मद आए पीस बी अपॉन हिम, तो उन्होंने इस सारे पेगन रिलीजन को धीरे धीरे लड़ाई किया, डिस्ट्रॉय किया। इनफैक्ट काबा के एरिया में भी ये चीज पूरा जो है मतलब वायलेंस हुआ, और उन्होंने बोला कि काबा जो है एक्चुअली में ये अब्राहम ने स्टैब्लिश किया था, और वहां पे सबसे पहले वर्शिप करना शुरू किया था इस्माइल ने। इस्माइल कौन है, आप यहाँ पे देखिए, अब्राहम के बेटे हुए इस्माइल। इस्माइली ट्राइब हुए, 12 ट्राइब हुए, उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस्लाम का कहना है कि काबा में जो है इस्टेब्लिशमेंट की थी अब्राहम ने, प्रॉफिट ने, और उनके बेटे इस्माइल ने वहां पे फर्स्ट टाइम वर्शिप करना शुरू किया था। इनफैक्ट एक और आप चीज जानते होंगे कि इस्लाम में दो तरह के ईद होते हैं, एक होता है ईद उल आधा, दूसरा होता है आधा आधा, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ करिएगा, और दूसरा होता है ईद उल फितर। जो पहला आप ईद उल आधा, जिसको आप बकरीद भी बोलते हैं, वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि अब्राहम ने बोला कि मैं अपने बेटे की सेक्रीफाइस दे दूंगा, उनका गला काट दूंगा, है ना। और ऐसी बात सुनते जो है गॉड क्या करते हैं, उस बेटे की जगह लैम्ब को खड़ा कर देते हैं और लैम्ब की जो है सेक्रीफाइस हो जाती है, इसीलिए बकरी लैम्ब ऐसी चीजें खाई जाती हैं। तो इस्लामिक होली ईद उल आधा, ये जो डे है, इज सेलिब्रेटेड इन कॉमेमोरेशन ऑफ अब्राहम्स विलिंगनेस टू सैक्रिफाइस हिज सन ऑन गॉड्स कमांड। सन कौन हुए, इस्माइल, कुछ लोग उनको इसाक भी बोलेंगे। तो अब्राहम जो है अपने बेटे, जो कि वो भी खुद में ही प्रॉफिट है, बोला कि उनका हम सैक्रिफाइस कर देंगे, लेकिन गॉड ने उनकी जगह पे क्या रख दिया, ये भक्ति देख के एक लैम्ब रख दिया। इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है ईद उल आधा में। ओके, बाकी ईद उल फितर क्या है, ईद उल फितर वो दिन को मार्क करता है जब ईद उल फितर में क्या होता है, पहले रमदान का पूरा महीना होता है, रमदान इज नथिंग बट इस्लामिक कैलेंडर में लास्ट महीना जो हो गया वो रमदान हो गया। तो रमदान का जो पूरा महीना है उसमें पूरे सुबह से लेकर शाम तक फास्टिंग की जाती है पूरे महीने में, और ये मार्क करता है पीस बी अपॉन हिम प्रोफेट मोहम्मद के फर्स्ट रेविलेशन को। रेविलेशन क्यों आ रहा है, गॉड के मैसेज हैं, प्रोफेट हैं, तो गैब्रियल जो वहां पे ऊपर से आए हैं एंजल, वो उनको कुछ बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी को बताओ ये करना है, ये नहीं करना है, ये अच्छी चीज है, कयामत की रात होगी, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं। तो एक रिवील हो रहा है ऊपर से सब मैसेज। तो ये रेवलेशन का जो फर्स्ट रेवलेशन का डे है उसको मार्क करने के लिए एक महीने का ये पूरा का पूरा रमदान का फास्टिंग होता है। अब यहाँ पे इतना समझ गए तो 1 2 3 4 5 को समझिए। प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जन्म हुआ था 570 एडी में, और उनकी मृत्यु हुई 632 एडी में। उनका जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे आप मक्का देख रहे हैं, पोस्ट पे मैंने दिखाया था,
मक्का में उनका जन्म हुआ था कुरैश ट्राइब में। कुरैश ट्राइब, ये कुरैश ट्राइब में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये 12 ट्राइब में से ही एक जो है आगे जाके कुरैश ट्राइब हुई। कुरैश ट्राइब में उनका जन्म तो हुआ, लेकिन जैसे ही वो गॉड का मैसेज रिवील करना शुरू करते हैं लोगों के सामने, तो कुरैश ट्राइब भी उनसे लड़ने लगती है और उसी के कारण उनकी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, उनके लोगों को परसिक्यूट किया जाता है। जो भी उनके फेथ में बिलीव करते हैं, नए फेथ में, लोग उनको परसिक्यूट करते हैं। फिर वो एक बार से एक बार दूसरी जगह जाते हैं, फिर वापस में लौट के आते हैं, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, सारे एंजल वगैरह आके उनको लड़ाइयों में हेल्प करते हैं और वो सारी लड़ाइयाँ जीत जाते हैं। इस तरह से इस्लाम इस्टेब्लिश हो जाता है, फिर इस्लाम पूरा फैलने लगता है धीरे धीरे। तो इसी कुरैश ट्राइब में मक्का की जगह में प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जन्म हुआ था 570 एडी में, मृत्यु होती 632 एडी में। ओके, दूसरा पॉइंट, उनको सबसे पहले मैसेज कहाँ मिला? ये जो मक्का आपने देखा, मक्का के पास एक छोटी सी केव है, थोड़ा ऊपर जाके आप जा सकते हैं, जो लोग जाते हैं हज करने कभी कभी चले जाते हैं, बगल में ही है। उस केव को बोलते हैं हीरा केव। हीरा केव में उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर दिया। एंजल जो थे वो ऊपर से आए, गैब्रियल, और उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को यहाँ पे पीस बी अपॉन हिम मैसेज दिया, सारी रिवलेशन करनी शुरू की। ये चीज 610 एडी में हुई थी। इसी चीज को कॉमेमोरेट किया जाता है ये फास्टिंग करके रमजान के महीने में, और लास्ट में जब चांद दिख जाए, तो चूंकि लूनर कैलेंडर है, इस्लामिक कैलेंडर लूनर कैलेंडर है, ओके, तो इस चीज को हम लोग चांद देख के, मतलब महीना पूरा होगा, लूनर कैलेंडर है तो चांद दिख जाए तो फास्टिंग तोड़ते हैं। ये चीज हुई थी 610 एडी में, और वहां से फिर वो नीचे आके बताते हैं गुफा से बाहर निकल के टाइम टू टाइम, और उस चीज को उनकी डेथ के बाद ही मोस्टली कंपाइल किया जाता है। 622 एडी में एक और फेनोमेनन हुई, वो मक्का से मदीना गए। ये मक्का जो आपने देखा था पहले, है ना, और इधर आपने मदीना देखा था। वो मक्का से मदीना क्यों गए? क्योंकि उनका परसिक्यूशन किया जा रहा था उस टाइम पे कुरैश ट्राइब द्वारा। मक्का से मदीना जो गए, इस चीज को हिजरा कहते हैं, और यहीं से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है 622 एडी से, जिसको कि हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं। ये एक लूनर कैलेंडर है, चांद पे डिपेंड करता है। इंडिया का जो है वो लूनी सोलर है, दोनों का मिक्स है। जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो वेस्टर्न वाला, वो सोलर कैलेंडर है। इस्लामिक कैलेंडर इज ए लूनर कैलेंडर। हिजरी कैलेंडर क्यों बना? उन्होंने मक्का से मदीना माइग्रेट किया था, ये परसिक्यूशन के कारण। फिर वापस आते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं और सारी लड़ाइयां वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट थिंग ये कि जो उन्होंने रेवलेशन किए, उन रेवलेशन को आयत कहते हैं, और इनका जो कंपाइलेशन हो गया वो कुरान हो गया। तो कुरान में सीधे सीधे गॉड का मैसेज गैब्रियल के थ्रू और फिर प्रोफेट के थ्रू आया हुआ है, तो वो मोस्ट सैक्रेड टेक्स्ट है, वो मोस्ट रिजिड टेक्स्ट है। तो आयत जो है मैसेजेस रेवलेशन है गॉड के, जो कि कुरान में कंपाइल्ड है। देन एक और चीज होती है सुन्ना। सुन्ना क्या है? प्रोफेट मोहम्मद की जो लाइफ स्टाइल हुई, जो उन्होंने लाइफ के बीच में मैसेज दिया, अपने तरफ से जो चीजें सिखाई, उस पर किताब लिखी गई, उसको हम लोग हदीत कहते हैं। ठीक है, तो सुन्ना जो है हदीत में मिलेगी। एट द सेम टाइम सुन्ना जो है इनकी बायोग्राफी पे भी मिलेगी, उस बायोग्राफी को हम लोग सीरा कहते हैं। तो जो आयत है वो कुरान में है, वो सीधे गॉड का मैसेज है। बाकी लाइफ स्टाइल पे कमेंट्री के थ्रू जो निकला वो हदीत है, उसमें सुन्ना है। और साथ ही साथ सुन्ना जो है सीरा में भी है। सीरा क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी है उनके लाइफ के बारे में। तो सुन्ना आपको हदीत और सीरा में मिलेगा, आयत आपको कुरान में मिलेगा। इन सारे में जो चीजें बताई गई हैं, जो प्रिंसिपल हैं, सबको मर्ज कर दीजिए, सबको समझ लीजिए, उसी से इस्लामिक लॉ बनता है। दैट लॉ इज नोन एज शरीयत लॉ। समझ गए? शरीयत लॉ। ये पूरा का पूरा अगर आप स्टोरी समझ गए तो आगे सारी चीजें आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चीजें आसान हो जाएंगी। अच्छा, अभी मैंने बाय मिस्टेक बायोग्राफी को ऑटोबायोग्राफी बोल दिया था। वो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ के दौरान नहीं लिखी गई थी, उन्होंने खुद नहीं लिखी थी। लाइफ के बाद जो है उस पर कॉमेंट्री लिखी गई थी, तो बायोग्राफी कहलाएगी। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपने पूरा समझ लिया, इस्लाम का इवोल्यूशन, जुडाइज्म का इवोल्यूशन कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुई क्रिश्चियनिटी की, दोनों तीनों अब्राहमिक रिलीजन कैसे हैं। अब थोड़ा आगे बढ़िए। तो प्रोफेट मोहम्मद ने यहाँ से शुरुआत की सऊदी अरेबिया में, मक्का के मदीना के एरिया से, और धीरे धीरे सारे लोगों को डिफीट किया और लोगों ने फेथ में बिलीव किया, और इस्लाम जो है बड़ी जल्दी से पूरे एरिया में फैला। आप देख सकते हैं पर्शिया जो आप देख रहे हैं, जो ईरानी लोग यहाँ पे भी रहते हैं, ये पर्शिया पहले दूसरा रिलीजन फॉलो करता था। यहाँ के सारे लोग, चूंकि ये पूरा एरिया कन्वर्ट हो गया, तो कुछ लोग यहाँ पे चले आए। तो आप जैसे देखते हैं स्मृति ईरानी, या कई एक्टर एक्ट्रेसेस पॉलिटिशियन रिसर्चर वगैरह जो आप देखते हैं, वो ईरान से आए हुए हैं। तो पर्शिया, इनफैक्ट देखिए अफ्रीका का पूरा एरिया में शुरुआत हो गई।
ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गया और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इस्लाम फैला। तो प्रोफेट मोहम्मद ने जो यहाँ पे पूरा एरिया बनाया वो एक तरह से इस्लामिक स्टेट हो गया और उसकी उन्होंने शुरुआत की। वो पूरा का पूरा इस्लामिक स्टेट जो है वो एक कैलिफेट कहलाएगा और उसको जो लीड करेगा पूरे कैलिफेट को, इस्लामिक स्टेट का जो लीडर होगा, अब वो लीडर कैसे बनेगा नहीं बनेगा आगे देखेंगे, लेकिन पूरे इस्लामिक स्टेट का जो एक पॉलिटिको रिलीजियस लीडर होगा, ये अलग अलग नेशन की तरह ट्रीट नहीं किए जाएंगे, ये रिलीजन वाइज ट्रीट किए जाएंगे। तो ये सारे इस्लाम जहां जहां पूरी दुनिया में रहेगा, कंट्री कोई भी हो, उनका जो एक लीडर होगा वो कैलिफ कहलाएगा। दैट मीन्स खलीफा कहलाएगा। खलीफा हिंदी में बोलते हैं, कैलिफ बोल सकते हैं, आप खलीफा बोल सकते हैं। वो रिलीजियस लीडर भी होगा सारे मुस्लिम पॉपुलेशन का, जिनको कि मुस्लिम पॉपुलेशन को उमा बोलेंगे, और पॉलिटिकल लीडर भी होगा। इसीलिए आप देखते हैं कि भारत में भी कई सारे जो हमारे रूलर थे मुगल पीरियड में, सल्तनत पीरियड में, तो वो अपनी ऑथेंटिसिटी के लिए यहां से ऑर्डर लेकर आते थे कि हमें जो है खलीफा के थ्रू ऑर्डर मिला हुआ है, क्योंकि मेन पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर कौन है, वो खलीफा है, कैलिफेट के पूरे के लीडर। तो ये पूरा का पूरा इस्लामिक स्टेट धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहा है और मुस्लिम पॉपुलेशन, मुस्लिम उमा को वो पॉलिटिकली लीड कर रहे हैं, रिलीजियसली लीड कर रहे हैं। सारा मैसेज, मेन मैसेज वहीं से आ रहा है। ओके, अब दिक्कत क्या हुई कि प्रॉफेट मोहम्मद की आपने डेथ देखी कि हो गई। जैसे ही उनकी डेथ हुई तो ये फाइनली पूरे कैलिफेट का कौन मालिक होगा, कौन इसका जो है पूरे किंगडम को संभालेगा, इतना बड़ा स्टेट पूरी दुनिया में फैला हुआ इस्लाम, इसके लिए लड़ाइयां होनी शुरू होंगी और वहां से शिया सुन्नी का डिवाइड होगा। उसमें हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। पहले आप सिंपल ये समझिए कि कैलिफ लेड द मुस्लिम उम्मा एज पॉलिटिकल सक्सेसर टू द इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद। एंड इस तरह के कई कैलिफेट जो हैं हिस्ट्री में एग्जिस्ट हुए इस्लामिक हिस्ट्री में। कई कई बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने क्लेम किया कि हम कैलिफेट बना रहे हैं, हम खलीफा हैं, दूसरे ने बोला हम खलीफा हैं। सिंपली एक डायनेस्टी लड़ेगी, दूसरी डायनेस्टी को हराएगी। अगर हारने वाली डायनेस्टी के पास पूरा का पूरा कैलिफेट था, तो अब जो डायनेस्टी जीती है वो अपने आप को कैलिफेट मानेगी, वो अपने आप को खलीफा मानेगी। समझ गए? सबसे पहले शुरुआत होती है ये उस कैलिफेट सिस्टम की, उसको बोलते हैं फर्स्ट कैलिफेट को रशीदून कैलिफेट। रशीदून कैलिफेट में 4 कैलिफ है। ये कैलिफेट है पहला, पूरा का पूरा रशीदून कैलिफेट। उसमें 4 लोग आए जिन्होंने लीड किया कैलिफ ने, और पहले लीडर हुए अबू बकर। ये अबू बकर नाम पे एक बार फोकस करिएगा, आगे ये काम आने वाला है ये नाम। अबू बकर फर्स्ट कैलिफेट हुए और वो कैलिफेट था रशीदून कैलिफेट। उसी में उमर हुए, उथमन हुए, और अली जो हुए उसी रशीदून कैलिफेट में फोर्थ कैलिफ हुए। फोर्थ अली का नाम भी ध्यान से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। शुरुआत में ये जो है कमेटी वगैरह से चूज करते थे, धीरे धीरे पूरा पोजीशन जो है हेरिडिटरी हो गया। अब देखिए यहां पे आपने देखे 4 कैलिफ हुए रशीदून कैलिफेट में। शिया पॉपुलेशन जो है शुरुआत के 3 कैलिफेट को नहीं मानती, वो बस अली में बिलीव करती है। वो कहती है कि अली जो हुए वो उनके फर्स्ट इमाम हुए। शिया पॉपुलेशन कैलिफेट की बात नहीं करेगी, खलीफा की बात नहीं करेगी, वो कहेंगे कि उनका लीडर जो हुआ वो इमाम कहलाएगा। तो शिया पॉपुलेशन के हिसाब से इमाम का कॉन्सेप्ट है, एंड फर्स्ट इमाम इज अली। और पहले वाले को कहते हैं कि इन्होंने हड़प ली थी, अली ही बनते फर्स्ट खलीफा अगर बनते तो। ओके, फर्स्ट 3 को वो सर पर बोलेंगे, वो बस अली में बिलीव करेंगे। शिया पॉपुलेशन, सुन्नी पॉपुलेशन ऐसा नहीं, सुन्नी पॉपुलेशन फर्स्ट 3 में भी बिलीव करेगी। ओके, रशीदून कैलिफेट जो है एंड होगा और इनका जो पूरा का पूरा कैलिफेट का सिस्टम है ट्रांसफर हो जाएगा, अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाएगी उमैयद डायनेस्टी में। तो ये अरबियन डायनेस्टी है सारी, तो उससे क्या कैलिफेट बनेगा? उमैयद कैलिफेट। उमैयद कैलिफेट आज तक का लार्जेस्ट कैलिफेट था और पूरे एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करे ऐसा ये सबसे बड़ा कैलिफेट था। उसके बाद क्या होता है कि अब्बासिद रिवॉल्यूशन होता है। अब्बासिद लोग क्या करते हैं, उमैयद को ओवरथ्रो कर देते हैं और उसके बाद क्या बन जाएगी कैलिफेट? अब्बासिद कैलिफेट बन जाएगी। अब्बासिद कैलिफेट शुरू में क्या बहुत स्ट्रांग था। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि अब्बासिद कैलिफेट कहां पे था अपना हेडक्वार्टर बनाया हुआ। अब्बासिद कैलिफेट का हेडक्वार्टर था बगदाद में। मैप में आपने शुरुआत में ही देखा था, ये जो आपका इराक है ये वाला एरिया, यहाँ पे बगदाद है, राइट। तो इस बगदाद में क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन की जगह में कैलिफेट है जिसका नाम है अब्बासिद कैलिफेट। अब्बासिद कैलिफेट धीरे धीरे वीक हो जाता है और वहां पे अटैक हो जाता है मंगोल्स का। चंगेज खान वाली जो लाइन है वो अटैक कर देते हैं मंगोल अब्बासिद कैलिफेट पे, जो कि बगदाद में है। इस अटैक के कारण क्या होता है कि अब्बासिद कैलिफेट यहां से हट के, बगदाद से हट के इजिप्ट के
कायरो में जाके बैठ जाता है। तो कैलिफेट है, अथॉरिटी है, लेकिन ये अपनी जगह नहीं है। कहाँ भागे हुए हैं? यहाँ पे गए हुए हैं, इजिप्ट में गए हुए हैं। बट इजिप्ट में उनकी अथॉरिटी नहीं थी, बस कैलिफेट था। इजिप्ट में पूरा का पूरा पॉलिटिकल अथॉरिटी एक सल्तनत के पास था, ममलूक सल्तनत, जो कि आप दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ते हैं, उसी तरह की सल्तनत वहां भी थी। ममलूक सल्तनत का राज चलता था इजिप्ट में, और कैलिफेट वहां से माइग्रेटेड हैं, कह सकते कि एक तरह से एग्जाइल्ड थे। इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो टर्की आप देख रहे हैं, टर्की के रूलर ओटोमन सुल्तान सलीम, ओटोमन एक डायनेस्टी है, अभी सिंपल ओटोमन सिंपली एक टर्की में डायनेस्टी है। इसकी शुरुआत शाह ने की थी। ओटोमन डायनेस्टी क्या करती है? इजिप्ट पे कंक्वेस्ट करती है, यहां से अटैक करती है इजिप्ट पे। उस दौरान वो कायरो जाती है, और कायरो जाती है तो वो देखते हैं कि अरे ये तो अब्बासिद कैलिफेट के लोग यहाँ पे बैठे हुए, अब्बासिद फैमिली के लोग रिलोकेट करके, और इनके पास कैलिफेट है लेकिन इनके पास अथॉरिटी नहीं है। तो अगर हम इजिप्ट के ममलूक सल्तनत को हरा दें और कायरो में बैठे हुए अब्बासिद कैलिफेट को टर्की लेके चले जाएं, और वहां पे उनको बोलें कि पेपर पे साइन करो कि आज से कैलिफेट जो है ओटोमन एम्पायर के अंदर आ गया, तो क्या ओटोमन एम्पायर के अंदर कैलिफेट नहीं आ जाएगा? तो वही काम ये करते हैं। बगदाद जाते हैं, ओटोमन कन्क्वेस्ट करता है वहां पे, सॉरी बगदाद नहीं जाते, बगदाद से तो माइग्रेट ही हो चुके हैं, इजिप्ट जाते हैं, कायरो में कन्क्वेस्ट होता है, और अब्बासिद कैलिफेट वहां पे थे, उनको जो है प्रिजनर बना के टर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल में ले जाया जाता है, जहां के वो सरेंडर कर देते हैं अपनी कैलिफेट। और उस दौरान ओटोमन सुल्तान सलीम जो है उनके पास सल्तनत चली जाती है। समझ गए इस चीज को? बाकी यहां पे आपने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की का कैपिटल, इस सिटी का सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टेंटिनोपल का। सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी रोमन एम्पायर की, तो रोमन एम्पायर के किंग थे एक कॉन्स्टेंटाइन। जब रोमन एम्पायर था तो यहाँ पे इस्लाम नहीं था शुरुआत में, तो कॉन्स्टेंटाइन जो किंग थे, यही जो आपने बॉस्पोरस स्ट्रेट पे इस्तांबुल देखा है ना, वही एक्चुअली में कॉन्स्टेंटिनोपल है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल एंशिएंट नाम है जो कि बॉस्पोरस स्ट्रेट पे है, एशिया और यूरोप में जो शेयर्ड है। कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत टाइम से रोमन एम्पायर का, कॉन्टेस्टाइन राजा के टाइम पे कैपिटल बना था, और तब से वो कभी रोमन एम्पायर में कभी कुछ दूसरे एम्पायर में हमेशा से कैपिटल रहा। इनफैक्ट बाद में क्या होता है, जब रोमन एम्पायर खत्म हो जाती है वेस्ट वाली, तो ईस्ट रोमन एम्पायर आती है, जिसको कि हम लोग बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर का भी ये कैपिटल रहा, बट बाद में यहाँ पे ओटोमन एम्पायर आ जाती है, मुस्लिम डायनेस्टी, वो भी अपना कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को ही बनाती है। तो कॉन्स्टेंटिनोपल में सरेंडर हो जाता है, और एक कैलिफेट जो है ओटोमन एम्पायर का कहाँ, यहाँ बन जाता है पूरे इस्लाम वर्ल्ड का। वो बोलते हैं आज से मक्का मदीना की सबकी हम सुरक्षा करेंगे, पूरे इस्लाम पूरी दुनिया में हम संभालेंगे, और हमारी अथॉरिटी के बिना कोई कुछ नहीं करेगा। ठीक, द कैलिफेट, उसके बाद हाउस ऑफ ओस्मान, मतलब कुछ नहीं है, ओटोमन एम्पायर के राजा के अंदर रहता है, हाउस ऑफ ओस्मान बोला जाता है उनको। लेकिन ये कब तक रहेगा? फर्स्ट वर्ल्ड वार तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये पूरा का पूरा जो रोमन आपका जो ओटोमन एम्पायर है, जिसमें ये पूरा एरिया आ रहा है अफ्रीका से लेके थोड़ा बहुत यूरोप और ये पूरा एशिया का जो एरिया आ रहा है, ये पूरा का पूरा ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वार में डिफीट हो जाता है। और जैसे ही डिफीट होता है, तो एक तो ये कि उनका पूरा का पूरा जो लैंड एरिया है, जीतने वाली कंट्री लीग ऑफ नेशन आपस में डिवाइड कर लेगी, एक बात तो ये हो गई। और उनकी जो पॉलिटिकल रिलीजियस अथॉरिटी है उसका क्या होगा? उसके लिए आपको समझना होगा कि जैसे ही रोमन एम्पायर हारता है, जैसे ही ये डिफीट होता है, यहाँ पे कंट्री में आर्मी के मुस्तफा केमल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा रिफॉर्म करना शुरू करते हैं। बोलते हैं कि इतना रिलीजियस होने की क्या जरूरत है, आज के बाद कोई जो है घूंघट नहीं लगाएगा, पर्दा नहीं लगाएगा, कोई दाढ़ी नहीं बढ़ाएगा, ये सारे रूल लगाते हैं वो, और बोलते हैं कि सेकुलर कंट्री होगी, हम डेवलपमेंट करेंगे। इसी मैसेज के कारण आज तक टर्की टर्की जो है काफी हद तक, तुर्की बोल लीजिए अब, तुर्की काफी हद तक डेवलप्ड है और काफी हद तक सेकुलर है, बट धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं वहां पे फिर से फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है। द कैलिफेट रिमेन्ड इन द हाउस ऑफ ओस्मान अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद ओटोमन एम्पायर वर्ल्ड वार के पहले ही यूरोपियन कंट्री के कारण थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हो रहा था। बाद में ओटोमन एम्पायर लीग ऑफ नेशन क्या करती है, उसको पूरा डिवाइड कर देती है, और एक कॉन्सेप्ट निकालती है मैंडेट सिस्टम, कि आपकी जितनी सारी कंट्री थी, सीरिया, इराक, ये सारी कंट्री हम जो है, सीरिया, इराक और भी है ना कंट्रीज, ये इजराइल का एरिया, पैलेस्टाइन का एरिया, ये सारे जो है हम आपस में डिवाइड कर लेंगे। फ्रांस और यूके आपस में एक अग्रीमेंट करते हैं, सीक्रेट अग्रीमेंट, जिसको कि साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट बोलते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, और बोलते हैं आपस में बांट लेंगे।
और इसको हम मैंडेट की तरह जो एडमिनिस्टर करेंगे। मैंडेट वाज नथिंग बट न्यू कॉलोनियलिज्म ओनली, मैंडेट। इसी इसी हालांकि वर्ल्ड वार वन में एक बैटल ऑफ हाइफा भी हुआ था। बैटल ऑफ हाइफा भी इसलिए अब जानना है आपको कि इस वर्ल्ड वार के वन के बैटल में ओटोमन एम्पायर को इजराइल के एरिया में हाइफा में जो है ब्रिटिश आर्मी ने हराया था। इसमें इंडिया के कई लोगों की, हमारे सैनिकों की कुर्बानी गई थी। इंडिया गेट जो है यहाँ पे, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो हमारे लोगों की जो मृत्यु हुई थी उसी के सबके नाम लिखे हुए। द ओटोमन सल्तनत वाज अबॉलिश्ड इन 1922। अब मजेदार चीज ये देखिए कि वहां पे ओटोमन सल्तनत हार गया और वहां के लोग बोल रहे हैं कि सल्तनत को खत्म करो, अबॉलिश करो, रिफॉर्म करो। और हमारी कंट्री में जो लोग हैं गांधी जी के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, ओटोमन एम्पायर का एरिया नहीं बांटना चाहिए, खलीफा को बचाना चाहिए, खलीफा को पार दो, खलीफा की जमीन दो, मत तोड़ो। खिलाफत आंदोलन कर रहे हैं हमारी कंट्री में। 1922 वहां पे जो नेशनल असेंबली थी तुर्की की, उस टाइम पे टर्की की, उन्होंने ये बोला रिजोल्यूशन देके कि आज से पूरा ओटोमन एम्पायर खत्म। ये 1922 में हुआ और 1924 में पूरा कैलिफ का जो लिखा हुआ कैलिफ पोजीशन ही अबॉलिश कर दिया गया। इसके पहले एम्पायर जो है ओटोमन एम्पायर को अबॉलिश किया गया और डेमोक्रेटिक सिस्टम बना पूरा, कैलिफ को भी अबॉलिश कर दिया गया 1924 में। अब यहीं पे एक चीज देखिए, आई सेड दैट कि कॉन्स्टेंटाइन ऑफ द रोमन एम्पायर एस्टैब्लिश द कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल। रोमन एम्पायर का कैपिटल था, बाइजेंटाइन रोमन एम्पायर का कैपिटल था, बाद में ओटोमन का एम्पायर था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल कब तक रहा कैपिटल ओटोमन एम्पायर का? ओटोमन एम्पायर का कैपिटल ये 1923 तक रहा। कैलिफ का सिस्टम अबॉलिश होने के एक साल पहले तक रहा। 1922 के भी एक साल प्लस तक कॉन्स्टेंटिनोपल कैपिटल रहा। उसके बाद क्या हुआ? 1923 में कैपिटल जो है अंकारा बन गया। अगर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बार बार इस्तांबुल बोल दिया है तो आई एम वेरी सॉरी। कैपिटल जो है यहां पे एक सिटी है अंकारा। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी सही में इस्तांबुल ही है, लेकिन कैपिटल अंकारा है। आपने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल से कैपिटल कहां शिफ्ट किया गया 1923 में, ताकि पुरानी इमेज खत्म हो, अंकारा बनाया गया। देन व्हाट अबाउट कॉन्स्टेंटिनोपल? 1930 में कॉन्स्टेंटिनोपल का नाम चेंज करके ही इस्तांबुल कर दिया गया। इस चीज को समझ के क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? ओके। अब यहां पे पढ़िए कि ये पूरा का पूरा मैंडेट सिस्टम के पीछे क्या अग्रीमेंट है, मैंडेट सिस्टम कैसे आया। काफी पहले 1916 में ही ब्रिटेन और यूके के, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के लोग मिले और एक अग्रीमेंट हुआ, साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट, जो कि एक सीक्रेट ट्रीटी थी कि वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म हो जाएगी तो हम टर्की का जितना भी एरिया है उसको आपस में बांट लेंगे मैंडेट बना के। प्राइमरी एम क्या था? म्यूचुअली अग्री करके हम लोग एक अपना इन्फ्लुएंस टेरिटरी बनाएंगे ओटोमन एम्पायर का पूरा वेस्ट एशिया के एरिया में। ओके। उसके बाद टर्किश हेल्ड रीजन को डिवाइड कर दिया गया। इससे सीरिया का मैंडेट बना, इराक का मैंडेट बना, लेबनान का मैंडेट बना और पैलेस्टाइन का मैंडेट बना। और उसके बाद फ्रेंच एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज में आपस में बांट दिया गया। अब यहाँ पे एक इमेज देखेंगे आप तो फ्रेंच मैंडेट है और ब्रिटिश मैंडेट है। ये जो येलोइश रीजन देख रहे हैं ये फ्रेंच मैंडेट है। तो कैन यू सी सीरिया वाज ए फ्रेंच मैंडेट। अब यहीं पे आपको थोड़ी सी चीज समझा देता हूँ। सीरिया में ओवरऑल पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी वो सुन्नी की है, लेकिन रूलर जो हैं बशर अल असद वो शिया हैं। तो ऑब्वियस है कि सिविल लोग प्रोटेस्ट करेंगे कि हम लोग सुन्नी है, तुम शिया हम पे क्यों रूल कर रहे हो। और ऑब्वियस है कि ईरान भी वहाँ पे कहीं ना कहीं शिया रूलर को बचाना चाहेगा, क्योंकि ईरान एक शिया कंट्री है। और सऊदी अरबिया चाहेगा कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन हो जाए, राइट। बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में जैसे ही फ्रेंच मैंडेट बना था तो वहाँ पे बशर अल असद के जो फादर थे उनको सपोर्ट किया था काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच लोगों ने, इंटरफेरेंस की थी और यहाँ पे शिया रूलर को इस्टेब्लिश कर दिया था। तब से सिस्टम चला आ रहा है। पॉपुलेशन मेजॉरिटी सुन्नी है, रूलर जो है वो शिया है, क्योंकि फ्रांस के लोगों को लगाव था और उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया था। देन कम फ्रेंच मैंडेट में कैन यू सी लेबनान, आपने देखा था बेरूत उसका जो है सी पे फेस है, ये भी जो है फ्रेंच मैंडेट था। व्हाट अबाउट ब्रिटिश मैंडेट? ब्रिटिश कॉलोनी, ब्रिटिश मैंडेट, ये पूरा का पूरा इराक का एरिया ब्रिटिश मैंडेट। ये देखिए सब कुछ कब हो रहा है 1920 1920 1920। उस समय पे ये जॉर्डन का एरिया जो था ये ट्रांस जॉर्डन था, ये पूरा का पूरा एरिया ब्रिटिश मैंडेट। पैलेस्टाइन का एरिया पूरा ब्रिटिश मैंडेट, राइट। अब पैलेस्टाइन का एरिया ब्रिटिश मैंडेट बोलने के पहले ये समझना होगा आपको कि पैलेस्टाइन का एरिया जब यूके का मैंडेट बनेगा तो यही यूके जो है बाद में एक डिक्लेरेशन देगा और बोलेगा कि जेविश पॉपुलेशन जो दुनिया में इधर उधर बिखर गई है। आपने शुरुआत देखा जेविश पॉपुलेशन की भी यहीं से हुई थी, इजराइल के एरिया से हुई थी। वो लोग पहले हिस्टोरिकली चले गए थे बाहर, बाद में उनका प्रोसिक्यूशन होता है बहुत ज़्यादा इधर उधर, और फिर वो एक अग्रीमेंट करते हैं, एक जियोनिस्ट मूवमेंट होती है कि बैक टू द होम, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना बैक टू द वेदास,
ये बोलते हैं बैक टू द होम, इज़राइल हमारी जगह है, वही हमारी जगह है, इसहाक की जगह है, वहाँ वापस चलो। तो इज़राइल के लोगों को यहाँ सेटल किया जाएगा पैलेस्टाइन में, ये यूके का ही गेम है। उसी ने शुरुआत की और सारे इज़राइल के लोगों को यहाँ सेटल करना शुरू किया। थोड़ा बहुत यूएस का भी यहाँ पे हेल्प है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश मैंडेट था। अरेबियन लोगों यहाँ पे आप जो दिख रहे हैं ये सारे इधर-उधर पुश कर दिए गए, थोड़े से इस एरिया में, थोड़े से इस एरिया में, बाकी इधर-उधर चले गए। बाकी यहाँ पे सारे जो हैं यहूदी लोग, जेविश लोग बस गए, क्योंकि ये ब्रिटिश मैंडेट था और उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की थी। इस चीज़ को आप समझ चुके हैं? ओके। अब इस स्लाइड में आपको शिया सुन्नी का मैंने डिफरेंस पूरा नहीं बताया था। मैंने बस इतना बोला था कि अली जो थे, जो कि 4th कैलिफ हुए, फर्स्ट इमाम हुए शिया लोगों के हिसाब से, उनमें बिलीव करते हैं शिया लोग। बाकी पहले वाले जो थे कैलिफ, उनमें बिलीव नहीं करते हैं। देन शिया सुन्नी का डिवाइड क्यों हुआ? इस चीज को समझिए इस चीज से कि जैसे ही प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, उनका जन्म था 570 में, मृत्यु हुई 632 में। तो अब कौन कैलिफेट को संभालेगा, अब कौन कैलिफ बनेगा, इस चीज पे हो गया डिबेट। और इस डिबेट के कारण हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा सिविल वार। ये सिविल वार क्यों हुआ? सिविल वार इसलिए हुआ, दो तरह के लोग थे। एक हैं अबू बकर और उनके लोग, और दूसरे हैं अली। क्या डिफरेंस है? अबू बकर कौन है पहले ये समझिए। प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ हुई एक आयशा। आयशा के जो फादर हुए वो हुए अबू बकर। तो आप कह सकते हैं कि उनके एक तरह से ससुर हुए। आयशा जो है प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ हुई और उनके पिता अबू बकर। अबू बकर कहते हैं कि अब कैलिफ मैं बनूंगा। प्रोफेट मोहम्मद ने ये नहीं बताया था कि कौन कैलिफ बनेगा, तो पूरी कमेटी वगैरह विचार करेगी और कमेटी का कहना है कि मैं कैलिफ बनूंगा। लेकिन आप देखिए कि ससुर जो है वो ब्लड रिलेशन में नहीं आते, हेरिडिटरी रिलेशन में नहीं आते, राइट? ब्लड लाइन नहीं मैच कर रही। तो दूसरी एक टीम बनी अली की। अली कौन है? अली जो है प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ हुए। सन इन लॉ हुए, उन्हीं की बेटी हैं एक फातिमा, उनके जो है ये हस्बैंड हुए, तो सन इन लॉ हुए। अली कहते हैं कि मैं तो सन इन लॉ हूं, राइट, और साथ ही साथ में कजन भी हूं, तो मेरा तो ब्लड लाइन मैच कर रहा है। समझ गए? ही वॉज प्रोफेट्स कजन एंड सन इन लॉ। सन इन लॉ से ब्लड लाइन नहीं हुआ, लेकिन प्रोफेट के कजन भी थे, तो मेरा तो ब्लड लाइन मैच कर रहा है, तो मुझे मिलना चाहिए। जो लोग अली में बिलीव करेंगे वो पॉपुलेशन शिया कहलाएगी, और जो लोग अबू बकर में बिलीव करेंगे वो पॉपुलेशन सुन्नी कहलाएगी। सुन्नी कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल हुए, कई बैटल हुई दोनों के बीच में कैलिफेट के लिए, और लास्ट में सुन्नी ही मोस्टली विक्टोरियस इमर्ज करते हैं। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि सुन्नी लोग ज्यादा हैं, शिया लोग कम है। इस चीज को सिंप्लीफाई करिए। शिया लोग जो हैं वो अली में बिलीव करते हैं और अली को कहते हैं कि वो फर्स्ट इमाम है। अली कौन हुए? सन इन लॉ हुए प्रोफेट मोहम्मद के। अब अली जो है ऐसे करके लड़ाइयां लड़ रहे थे, ये 4th कैलिफ भी बन गए थे इनफैक्ट, जीत के कई बार लड़ाइयां लड़के। लेकिन अली का इराक की एक जगह है कुफा, वहां पे असैसिनेशन कर दिया जाता है। उसके बाद जो है उमैयद कैलिफेट स्टैब्लिश हो जाता है। तो उमैयद कैलिफेट ना जाने, लेकिन ये समझे कि इराक के कुफा में अली का, जो कि 4th कैलिफ हुए, फर्स्ट इमाम हुए शिया लोगों के हिसाब से, शिया लोगों के फर्स्ट लीडर हुए, अली का कुफा में इराक में असैसिनेशन कर दिया जाता है। और शिया लोगों के लिए काफी वो होली प्लेस है कुफा, इराक में। दूसरा, एक और चीज आपको जाननी है, शिया लोगों में एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट फिगर हुए, वो हुए हुसैन। हुसैन कौन थे? ये ग्रैंड सन थे प्रोफेट मोहम्मद के, और अली के बाद शिया लोगों के वो लीडर हुए। लेकिन एक बैटल होती है, बैटल ऑफ करबला। बैटल ऑफ करबला में ये होता है, कुफा वाला गेम जो होता है वो होता है 661 एडी में, और बैटल ऑफ करबला जो होती है वो होती है 680 में एडी में। बैटल ऑफ करबला में क्या होता है कि हार जाते हैं शिया लोग और हुसैन की वहां पे डेथ हो जाती है। तो अली की भी डेथ हो गई, कुफा में इराक में असैसिनेशन कर दिया गया, और बैटल ऑफ करबला में हुसैन की डेथ हो गई। अब यही जो है बैटल ऑफ करबला में जो हुसैन की डेथ हो गई, वो शिया लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट डे बन जाता है। इस्लामिक कैलेंडर में पहला महीना है मुहर्रम का। उस महीने, पहले महीने के मुहर्रम के 10वें दिन अशुरा जो है, आप कहें कि मॉर्निंग का डे होता है शिया लोगों के लिए। और उस दिन आप देखते होंगे तजिया निकलता है, लोग अपने आप को पनिशमेंट देते हैं। क्यों बोलते हैं हसन हुसैन ऐसे करते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके हिसाब से हुसैन की जो है बैटल ऑफ करबला में इस दिन उनकी मतलब जान ले ली गई थी।
बैटल ऑफ करबला में, जो कि उनके आगे इमाम थे, राइट। तो इसी चीज को याद किया जाता है। और कूफा करबला मैंने ये भी अलग से मेंशन कर दिया है। तो थर्ड इमाम हुए हुसैन, ये भी याद रखिएगा, बट उनको जो है यहाँ पे बैटल ऑफ करबला देखिए, Umayyad dynasty became the caliph. Hussein, the son of Ali and the Prophet's daughter Fatima, led a partitions group in Iraqi against Yazid, the son of the Muayyad. तो ऐसे है, डिस्क्रिप्शन है। देखिए, ऑब्जर्व एट द डे ऑफ अशुरा। शिया मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम के बीच में डिफरेंस देखिए, सीधी सी बात है कि पूरी जो शिया कम्युनिटी है, पहले तो अली में बिलीव कर रही है, और आगे जो है वो आपके हुसैन में बिलीव कर रही है, और शुरुआत के अबू बकर में बिलीव नहीं कर रही, सल्तनत में बिलीव नहीं कर रही, इमाम में बिलीव कर रही है, राइट। और ओवरऑल पॉपुलेशन देखें तो पूरे वर्ल्ड की 80 to 90% जो वर्ल्ड की मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सुन्नी की ही है, माइनॉरिटी में है शिया। और बाकी क्या क्या डिफरेंसेस है ये बहुत जानने की जरूरत नहीं है, ओके। वो मैंने डाला हुआ है, आपको मन होगा तो आप पढ़ लीजिएगा, बट मेन डिफरेंस तो शुरुआत कैसे हुई थी यही समझने की मेन डिफरेंस है, आपके लिए वही काम आएगा, ओके। नाउ व्हाट इज द पॉपुलेशन डेमोग्राफी ऑफ शिया एंड सुन्नी इन दिस एरिया, वेस्ट एशिया में क्या है ये हमारे लिए जरूरी है जानना। तो चलिए इसको मैं कंट्री वाइज दिखाऊंगा, इसको समझ लेंगे तो आगे आपको जियो पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन इन द मिडिल ईस्ट, ये मैप आप ना देखें, आप ये वाला मैप देखें। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इस बार क्लॉकवाइज, डन। ईरान से शुरुआत करता हूं और साथ साथ कंफ्लिक्ट भी बताता जाऊं। अभी के लिए ईरान में शिया पॉपुलेशन है 90 to 95%, तो ईरान इज ए शिया मेजोरिटी, और यहाँ पे जो रूलर हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद वो प्रॉपरली जो है शिया पॉपुलेशन उस पर रूल कर रही है। तो यहाँ पे इंटरनली कंट्री के अंदर ठीक है, वो अभी आया था थोड़ा सा हेड वाला, हेड गियर पहनने का नहीं पहनने का एंड ऑल दोस थिंग्स, थोड़ा सा गर्ल्स वाला हुआ था, बट अदरवाइज यहाँ पे पॉपुलेशन के बीच में कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। शिया रूलर है, शिया पॉपुलेशन है, शिया मेजोरिटी है, ऑल राइट, डन। उसके बाद आप आइए, मैं शिया पॉपुलेशन जहां मेजोरिटी है वही वाली दिखा रहा हूं, यहाँ जहां पे कंफ्लिक्ट है। तो शिया यहाँ पे है मेजोरिटी ईरान में, और वही शिया रूल कर रहे हैं, तो ईरान के अंदर कंट्री के अंदर पीसफुल कंडीशन, आप घूमने जा सकते हैं। अब यहाँ पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सुन्नी पॉपुलेशन है, ठीक है, सुन्नी लोग रूल कर रहे हैं, किंगडम है पूरा अमीर का, कोई दिक्कत नहीं। ओमान में भी वही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं। ओमान यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कोई दिक्कत नहीं। कतार में जो देख रहे हैं आप, शिया पॉपुलेशन 10% ही है, बाकी मेजोरिटी 90% सुन्नी है, सुन्नी रूल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके ऊपर कंट्री देखिए बहरीन, जो आइलैंड मैंने बताया था, यहाँ पे 70% शिया लोग हैं, बट रूलर कौन है, सुन्नी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिविल अनरेस्ट होगा, लोग रिवॉल्यूशन करना चाह रहे होंगे, बिल्कुल। बट क्या है कि बहरीन एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, और बिल्कुल बगल में सऊदी अरबिया बैठा हुआ है। तो सऊदी अरबिया जो है वहाँ के लोगों को डरा के रखता है, और वहाँ का जो किंगडम है, वहाँ के जो रूलर हैं, उनको किसी की तरह स्टेबल करके रखता है। अदरवाइज बहरीन में मेजोरिटी शिया पॉपुलेशन है, रूलर जो है वो सुन्नी है, ठीक है। तो बहरीन में प्रॉब्लम कभी भी निकल सकती है। कुवैत में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अब आइए सऊदी अरबिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। नाउ सी यमन, यमन में क्या शिया पॉपुलेशन अराउंड 40% है, तो 40% इज ए सिग्निफिकेंट नंबर। इसमें हाउथी रिबेल्स हैं। हाउथी क्या है, हाउथी जो है शिया पॉपुलेशन ही है। इन हाउथी को ईरान यहां से सपोर्ट करता है, और इन लोगों ने कंट्री पे कब्जा कर लिया है। जो यहाँ का सुन्नी रूलर था वो सऊदी अरबिया भागा हुआ है, और सऊदी अरबिया जो है बार बार यमन पे अटैक करता है, यमन जो है सऊदी अरबिया पे अटैक करता है, समझ गया। फिर से रिवाइज करिए, ईरान में शिया पॉपुलेशन, शिया रूलर, कोई दिक्कत नहीं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सुन्नी सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं। ओमन सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं। कतार सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं। कुवैत सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं। बहरीन पॉपुलेशन शिया, रूलर सुन्नी, स्टेबल ओनली बिकॉज ऑफ द सऊदी अरबिया। ओमन सुन्नी सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं। यमन शिया पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40%, और उसमें हाउथी पॉपुलेशन, हाउथी शिया, सपोर्टेड बाय ईरान, और इसके कारण यहाँ का जो रूलर है वो फ्लेड टू सऊदी अरबिया, और लड़ाई चल रही है, ठीक है। सऊदी अरबिया सुन्नी सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो पूरा किंगडम है, मोस्ट स्टेबल। बाकी इजिप्ट में देखिए शिया तो बिल्कुल नहीं है, इजिप्ट का अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम टू लेबनान। लेबनान में भी दिक्कत नहीं है, उसका कारण दूसरा है। लेबनान में एक्चुअली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो क्रिश्चियन है, और फिर जो हाफ बचता है उसमें 50-50 जो है शिया सुन्नी है।
तो कौन लड़ेगा? वो तो 25% ही हो गया ना, शिया या सुन्नी 25% ही हो गया। तो लेबनान की कंट्री की कंडीशन इसलिए स्टेबल है क्योंकि हाफ उसमें क्रिश्चियन है, बाकी हाफ में शिया सुन्नी मुस्लिम जो है वो बराबर है। ओके, लेबनान भी हो गया। नाउ प्रॉब्लम कहां पे है? सीरिया और इराक में। सीरिया में क्या प्रॉब्लम है? सीरिया में जो है शिया ओनली 20% है, दैट मीन्स कि सीरिया में 80% पॉपुलेशन सुन्नी है। बट रूलर कौन है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, बशर अल असद। और ये क्या है? ये शिया हैं। इनके फादर को फ्रांस ने सपोर्ट किया था। बट आज ये कैसे रूल कर रहे हैं इतनी बड़ी सुन्नी पॉपुलेशन पे? क्योंकि ईरान यहां से इनको सपोर्ट कर रहा है, समझ गए? इसीलिए बचे हुए। बाकी यहाँ पे अपराइजिंग हुई थी, बहुत दिक्कत आई थी, तो दो कंट्री एक दूसरे के उल्टे हमने पढ़ लिए। बहरीन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया रूल्ड बाय सुन्नी, और सीरिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन सुन्नी रूल्ड बाय शिया। व्हाट अबाउट इराक? इंटरेस्टिंग कंडीशन। इराक में शिया पॉपुलेशन 70% है, सुन्नी ओनली 30%। बट लंबे टाइम से इराक में सद्दाम हुसैन रूल कर रहे थे, परसिक्यूशन करके शिया पॉपुलेशन का, सद्दाम हुसैन। और इस शिया कंट्री, मेजॉरिटी कंट्री पे सद्दाम हुसैन रूल कर रहे थे। बाद में जब अमेरिका ने इनको डिस्प्लेस किया और फिर फाइनली इनको कैपिटल पनिशमेंट मिली, तो वहां पे पूरा जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया। वो कहने का है उस डेमोक्रेटिक सिस्टम में शिया आर रूलिंग द कंट्री। उनको कौन स्टेबल रखेगा? ये कंट्री ईरान स्टेबल रखेगा। हमारे शिया वापस से रूल कर रहे हैं शिया मेजॉरिटी पॉपुलेशन पे। अब यहां पे वही हो गया है, इराक में शिया मेजॉरिटी, शिया रूलर, वैसा सिस्टम स्टैब्लिश हो गया। प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करती है सीरिया में, प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है बहरीन में। बहरीन में भी बहुत हद तक स्टेबल है बिकॉज ऑफ द सऊदी अरबिया। बट मेन प्रॉब्लम कहां एग्जिस्ट करती है? सीरिया में। बशर अल असद को कोई हटा नहीं पा रहा। नाउ यहां मैंने अजरबैजान भी दिखाया। अजरबैजान में शिया पॉपुलेशन है 75%। मैंने क्यों दिखा आपको पता है? अजरबैजान में शिया पॉपुलेशन है, तो इस हिसाब से सऊदी अरबिया को उससे नाराज होना चाहिए था, क्योंकि सऊदी अरबिया तो सुन्नी कंट्री है। बट आप देखेंगे आर्मेनिया अजरबैजान की जो लड़ाई है नागार्नो कराबाख वाला, उसमें सऊदी अरबिया या टर्की, जो कि वहां भी सुन्नी है, ये सारे दोनों कंट्री किसको सपोर्ट करते हैं आपको पता है? ये सपोर्ट करते हैं आर्मेनिया को, सॉरी अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, उनके अगेंस्ट होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना होगा कि आर्मेनिया में 97% क्रिश्चियन है। तो पहले प्रॉब्लम होगी दूसरे रिलीजन से, तो उनको दूसरे रिलीजन से प्रॉब्लम है, तो ये सबसे पहले जो आर्मेनिया है उसमें 97% तो क्रिश्चियन है, तो पहले इस्लाम को तो सपोर्ट करना है ना, चाहे वो शिया हो चाहे सुन्नी। अजरबैजान इस्लामिक कंट्री है, 70% यहाँ पे शिया है, इसलिए अजरबैजान को ईरान भी सपोर्ट करेगा, अजरबैजान को शिया है तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, अजरबैजान को टर्की भी सपोर्ट करेगा, अजरबैजान को सऊदी अरबिया भी सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिस कंट्री से लड़ रहा है आर्मेनिया, वो एक क्रिश्चियन कंट्री है। इस चीज को अगर समझ गए तो आपका बहुत बड़ा काम हो गया आज। बाकी आप एक चीज देखिए, यहाँ पे रूलर कौन है? शिया। इराक में मेजॉरिटी कौन है? शिया। ईरान में मेजॉरिटी कौन है? शिया। अगर मैं ऐसे एक लाइन खींचूं तो ये क्रिसेंट बनेगा, चांद का शेप बनेगा। दिस इज नोन एज शिया क्रिसेंट। यहाँ पे दिखाया हुआ भी है शिया क्रिसेंट, है ना? ओके। लेबनान में मैंने आपको अलग से दिखा दिया है कि लेबनान में ऐसा कुछ नहीं है। लेबनान में 21%, 27%, 27% का हिसाब किताब है, और मोस्टली यहाँ पे मैरोनाइट क्रिश्चियन की एक कम्युनिटी रहती है, ठीक है? बाकी ये मैप हमारे अब काम का नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ समझ लिया है। तो अभी तक की ओवरऑल जो आपने स्टोरी सुनी है, विदाउट एनी कंट्री स्पेसिफिक, जो ओवरऑल आपने स्ट्रक्चर देखा, उससे आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि इस पूरे एरिया में कुछ इश्यूज हैं। पहला इशू है, पहला कॉन्फ्लिक्ट है सुन्नी वर्सेस शिया का, जो कि हजारों साल पुरानी कहानी है, आपने शुरुआत से देख ली। इस पूरे सुन्नी पॉपुलेशन का, सुन्नी कंट्रीज का या सुन्नी रूलर का सपोर्टर कौन है, या कहें कि पूरे का लीडर कौन है? वो लीडर है सऊदी अरबिया। कहीं पे सुन्नी रूलर है, जैसे कि बहरीन में शिया पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, ये मैं बार बार रिपीट करता जाऊंगा ताकि आपको याद होता जाए। बहरीन में शिया पॉपुलेशन मेजॉरिटी है, लेकिन रूलर कौन है? सुन्नी है। तो उसको स्टेबल बना के कौन रखेगा? सिविल अनरेस्ट से कौन बचाएगा? सऊदी अरबिया। फिर आपने देखा यमन। यमन में ओवरऑल पॉपुलेशन की मेजॉरिटी किसकी है? सुन्नी की। लेकिन रिसेंटली हाउथी रिबेल्स ने वहां के सुन्नी रूलर को हटा दिया है, और वो कहाँ गए हैं? कहाँ भागे हैं? सऊदी अरबिया में। फिर पूरे यमन पे बार बार अटैक करना, हाउथी रिबेल्स पे बॉम्ब डालना, ये कौन करेगा? सऊदी अरबिया, राइट? तो ये हो गया। और साथ ही साथ में एक और कंट्री सीरिया।
सीरिया में पॉपुलेशन किसकी है? सुन्नी की मेजॉरिटी, लेकिन रूलर कौन है? शिया बशर अल असद। तो ये रूलर के अगेंस्ट या पॉपुलेशन के सपोर्ट में, सिविल अपराइजिंग के सपोर्ट में कौन हेल्प करेगा? सऊदी अरबिया, सुन्नी पॉपुलेशन का ये लीडर है भाई। शिया पॉपुलेशन का, शिया कंट्रीज का, शिया रूलर्स का, और इनफैक्ट कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हिजबुल्लाह, हमास, इन सारे को कौन प्रोटेक्ट करेगा, सपोर्ट करेगा? वो ईरान करेगा। ईरान कहाँ कहाँ एक्टिव होगा? ईरान सीरिया में शिया रूलर बशर अल असद की गवर्नमेंट को बचाने की कोशिश करेगा। ईरान जो है यमन में हौथी रिबल्स को सपोर्ट करेगा। ईरान जो है बहरीन में कोशिश करेगा कि सत्ता पलट जाए और शिया पॉपुलेशन में शिया रूलर आ जाए। ये सारे होंगे, और ये सारे तो इस कंट्री के अराउंड होंगे। साथ ही साथ इराक में एक बार जब सद्दाम हुसैन चले गए हैं, ये सुन्नी रूलर और शिया लोग रूल कर रहे हैं, तो उनके रेजिम को स्टेबल कौन रखेगा? ईरान रखेगा। एट द सेम टाइम इजराइल के खिलाफ सारे हैं, बट अभी धीरे धीरे क्या है कि इजराइल के साथ बाकी कंट्री के रिलेशंस इंप्रूव हो गए हैं, यूएई के इंप्रूव हो गए हैं, सऊदी अरबिया के इंप्रूव हो गए हैं, लेकिन ईरान के अभी तक इंप्रूव नहीं हुए। ईरान अपने नॉन स्टेट एक्टर को लगाता है, हिजबुल्लाह को और हमास को, और बार बार इसराइल पे कोशिश करता है कि वो जेविश लोगों को वहां से हटा दे और पैलेस्टाइन को आज़ादी दिला के पूरे इस एरिया में अपनी पैठ बना ले। जो कि पैलेस्टाइन के लोग जो हैं वो सुन्नी पॉपुलेशन है, अरेबियन लोग हैं, सुन्नी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी ईरान अपनी साख के लिए कर रहा है। ये ओवरऑल सुन लिया आपने कि ये प्रॉब्लम है शिया सुन्नी का। दूसरा प्रॉब्लम किसका है? अब्राहमिक रिलीजन है। तो इजराइल के एरिया में जेविश पॉपुलेशन वापस लौट आई है, बट उनके अराउंड जो पैलेस्टीनियन लोग हैं वो अरेबियन मुस्लिम हैं, तो यहाँ रिलीजन का प्रॉब्लम है। ओवरऑल सब अब्राहमिक रिलीजन का ही प्रॉब्लम है। एक जो है इस्लाम के अंदर है शिया सुन्नी का, दूसरा जो है इस्लाम के बाहर है इस्लाम, और जो पहला रिलीजन आया था जुडाइज्म, जेविश पॉपुलेशन का, ये वाला इशू है। थर्ड इशू जो मैंने आपको मेंशन नहीं किया वो ये है कि थर्ड इशू ये है कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट क्यों है? एक तो लोकेशन के कारण, दूसरा पेट्रोलियम के कारण। एनर्जी सबको चाहिए, पेट्रोलियम सबको चाहिए। जो इनके साथ रिश्ता अच्छा बना के रखेगा, इनफैक्ट आप जानते हैं मोदी जी भी जाते हैं अरेबियन कंट्री में तो वहाँ पे अरबिक बोलने लगते हैं, है ना, और गिफ्ट वगैरह बहुत चलता है। ये इतने अच्छे रिलेशन क्यों मेंटेन करते हैं? क्योंकि हमें तेल की जरूरत है, गैस की जरूरत है। सिमिलरली यूएस भी चाहता है मेंटेन करे, तो यूएस जो है सऊदी अरबिया वगैरह के साथ काफी फ्रेंडली रिलेशन रखता है, भले ईरान के साथ ना रखे। यूएसएसआर भी कोशिश करता है कि सबके साथ फ्रेंडशिप मेंटेन करे, हालांकि उसके पास बहुत ऑयल है और अमेरिका के पास भी अब शेल गैस आ चुका है, लेकिन फिर भी दूसरी कंट्री से मिल रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, अपनी कंट्री वाला भी तो एक न एक दिन खत्म होना ही है। तो पेट्रोलियम वगैरह के कारण, मिनरल के कारण ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यूके इन्वॉल्व हो जाता है, रशिया इन्वॉल्व हो जाता है, यूएस इन्वॉल्व हो जाता है, फ्रांस इन्वॉल्व हो जाता है, इंडिया भी धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाएगा। दूसरा लोकेशन, लोकेशन में क्या खासियत है? देखिए मैंने आपको बताया कि ये इधर यूरोप है और इधर एशिया है, नीचे अफ्रीका है। धीरे धीरे आपको पता है कि अफ्रीका कितना मिनरल रिच रीजन है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्ड्यूट है, कनेक्शन है। एट द सेम टाइम यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्शन है। धीरे धीरे आप समझेंगे कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि पूरा का पूरा आर्कटिक ओशन तक का कनेक्शन बनाता है कैसे ना कैसे। इस तरह से बगल में ब्लैक सी है, राइट, मेडिटेरेनियन सी है। इनके कारण, इस लोकेशन के कारण भी इसकी इंपॉर्टेंस है, इसीलिए इतने लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये ओवरऑल आपने कहानी समझ ली है तो बहुत चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, बट जब आप कंट्री वाइज देखेंगे पूरी की पूरी स्टोरी, हम लोग शुरुआत करेंगे ईरान से, तब आपको फाइनली बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। वी विल सी द स्टोरी ऑफ ईरान, वी विल सी द स्टोरी ऑफ इराक, वी विल सी द स्टोरी ऑफ सीरिया, एंड वी विल सी द ओवरऑल स्टोरी ऑफ अरब स्प्रिंग। उस अरब स्प्रिंग में मैं आपको लीबिया की स्टोरी भी बता दूंगा, ट्यूनीशिया की स्टोरी भी बता दूंगा, साथ ही साथ में आपको वहां पे इजिप्ट की स्टोरी भी बता दूंगा। तो छोटी छोटी स्टोरी जो है अरब स्प्रिंग में कवर हो जाएंगी, लेकिन डेडिकेटेड हम लोग पढ़ेंगे ईरान का, इराक का और सीरिया का इशू। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं ईरान की स्टोरी से, एकदम पास्ट में चलिए। सबसे पहले ये देखिए कि ओटोमन एम्पायर के पास काफी पहले जो है कैलिफेट आ गया, और ओटोमन एम्पायर, ओटोमन डायनेस्टी जो है काफी पावरफुल आ गई। क्यों? क्योंकि उसके पास कैलिफेट आ चुका है, पूरे इस्लामिक कंट्री जहां भी सुन्नी पॉपुलेशन है सबका वो रूलर हो गया। तो बहुत पावरफुल डायनेस्टी कहाँ पे बैठी हुई है? टर्की में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, और पूरे एरिया के अराउंड को वो रूल कर रही है। ओटोमन एम्पायर है, मक्का मदीना का भी प्रोटेक्शन कर रही है। तो उधर ओटोमन एम्पायर चल रही है टर्की में, ये एक सुन्नी है रूलर ओटोमन एम्पायर का। और ईरान में क्या होता है,
अर्ली 16th सेंचुरी में, पहले तो शिया लोगों का अपना अपना रूलर चल रहे थे। अर्ली 16th सेंचुरी में ईरान में एक डायनेस्टी आती है, सफाविद डायनेस्टी। और जैसे ही ये सफाविद डायनेस्टी अर्ली 16th सेंचुरी में स्टैब्लिश होती है, दोनों के बॉर्डर जो है आपस में कांटेक्ट में आने लगते हैं और कॉन्फ्रंटेशन होने लगता है, कन्फ्लिक्ट होता है, बॉर्डर कॉन्फ्रंटेशन होता है, एक बैटल भी होता है सफाविद डायनेस्टी के साथ, जो कि पर्शिया में या ईरान में एग्जिस्ट करती थी। 16th सेंचुरी की बात है। ये सफाविद डायनेस्टी आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी वगैरह में भी पढ़ते होंगे। क्यों? क्योंकि जब शेर शाह ने, अफगान रूलर ने, मुगल रूलर ये हुमायूं को हराया था बार बार, तो हुमायूं जो है इंडिया छोड़ के भाग गया था। बट कुछ सालों के लिए हुमायूं कहाँ गया था? हुमायूं गया था सफाविद डायनेस्टी के सेकंड रूलर के पास। यस, सेकंड रूलर के पास, जिसका नाम था शाह ताहमास्प। शाह ताहमास्प के पास जाके उसने शरण ली थी और वहां पे सफाविद डायनेस्टी के पास बैठा था। बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग वेंटिंग भी करवाई थी। शाह ताहमास्प के पास हुमायूं गया था सफाविद डायनेस्टी के पास। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये सफाविद डायनेस्टी तो शिया कम्युनिटी थी और ये पूरा मुगल लोग तो सुन्नी थे, तो हुमायूं सुन्नी होते हुए एक शिया के घर में शरण कैसे ले सकता है? इतनी आसानी से नहीं होती चीजें। When Humayun went there, Safavid dynasty ruler Shah Tahmasp says that कि you should convert to Shia। और एक्चुअली में हुमायूं ने अपने और अपने साथ के जो सैनिक वगैरह थे कुछ सारे लोगों को कन्वर्ट किया और इस्लाम के अंदर ही शिया फेथ को मानना शुरू किया। देन ही केम बैक। बाकी अकबर वगैरह जो है सुन्नी है। इतना कन्फ्लिक्ट था भी नहीं। अगर आप देखेंगे ना तो ये सफाविद डायनेस्टी हो और जो मुगल डायनेस्टी हो, ये सारे कहीं ना कहीं इनमें आपको तिमूर, मंगोल, इनसे शुरुआत होगी। ये सारे एक जगह से ही हैं, सारे के जीन जो है कहीं ना कहीं मिलते ही हैं। इन सारे डायनेस्टी को इंक्लूडिंग ओटोमन की जो एम्पायर है, इन सारे डायनेस्टी को मिला के हम लोग गन पाउडर डायनेस्टी भी कहते हैं। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन इन यूपीएससी की हु केम विद गन पाउडर इन इंडिया? तो बाबर केम, बाबर इसी डायनेस्टी का, मुगल डायनेस्टी। सारे लोग जो है रिलेटेड हैं। then these people together are known as gunpowder dynasties। ओके, सो धीरे धीरे कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है। हम लोग अभी ईरान का ओटोमन एम्पायर के साथ, टर्की वाला जो एम्पायर है उसके साथ रिलेशन देख रहे हैं। तो कॉन्फ्रंटेशन शुरू होता है और वॉर होते हैं, लेकिन फिर ट्रीटी साइन हो जाती है और एक डिसाइसिव जो है बॉर्डर बन जाता है, ऐसा कुछ दिखता है। ओटोमन एम्पायर अच्छी खासी टेरिटरी ले लेता है और इनफैक्ट इराक की जो पूरी की पूरी टेरिटरी है ये ओटोमन एम्पायर ले लेता है। और या तो आप लिंक कर सकते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये मैंडेट जब बने थे तो यूके के अंदर इराक का मैंडेट आया था, ट्रांस जॉर्डन मतलब जॉर्डन का मैंडेट आया था और पैलेस्टाइन का मैंडेट आया था। जो फ्रांस था उसने लिया था सीरिया का मैंडेट और साथ ही साथ उसने लिया था लेबनान का मैंडेट, जो कि मैप में दिखा हुआ है। जो डार्क एरिया है वो फ्रांस का है, सीरिया एंड लेबनान, और जो लाइट एरिया है थोड़ा सा ब्राउनिश वो इराक, ग्रे मतलब इराक और ट्रांस जॉर्डन और पैलेस्टाइन, और थोड़ा सा एरिया इधर का भी है ना, काउकासस रीजन का। ये सारा जो है ब्रिटिश मैंडेट बना था। ठीक है, सो ओटोमन एम्पायर का जब विनाश हुआ तो इन लोगों ने ये एरिया को बांटा। तो इराक का एरिया अगर ओटोमन एम्पायर से ब्रिटिश में गया है तो इतना तो समझ ही सकते हैं कि ओटोमन टेरिटरी थे इराक। तो इराक को मिल गया ओटोमन ये टेरिटरी। और ये जो एरिया है काउकासस का रीजन, जो कि रशिया से बिल्कुल मिल रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। उस समय भी रशिया से मिलता था, बाद में यूएसएसआर बनेगा फिर भी रशिया से मिलेगा, वर्ल्ड वार के दौरान भी रशिया से मिलेगा, ये जानना जरूरी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो काउकासस माउंटेन के पास है वो रशिया से बॉर्डर शेयर कर रहा है उस टाइम पे। ओके, बाकी जो काउकासस का रीजन है इन्होंने आपस में बांट लिया और उसके बाद जो बाउंड्री बने वो मॉडर्न टाइम तक ऑलमोस्ट एग्जिस्ट करते हैं। इराक इंडिपेंडेंट हो गया बाद में ब्रिटिश मैंडेट से, इजराइल इंडिपेंडेंट हो गया, सीरिया इंडिपेंडेंट हो गया और लेबनान इंडिपेंडेंट हो गया। बट जो बॉर्डर बना उस टाइम पे सफाविद डायनेस्टी के टाइम पे वो ऑलमोस्ट मेंटेन है। और ये जो आप देख रहे हैं इराक का छोटा सा मुंह जो पर्शियन गल्फ में खुल रहा है, वहां पे रिवर फ्लो करती है टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। ये पूरा का पूरा जो बेसिन है काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऑब्वियस है कि कैस्पियन बोल दिया, पर्शियन गल्फ में खुल रहा है तो काफी तेल वगैरह मिलता है। ये पूरा का पूरा टाइग्रिस और यूफ्रेटिस का जो बेसिन है ये इराक के थ्रू मिल गया किसको? ओटोमन एम्पायर को। और ओटोमन एम्पायर काफी अमीर हो गया है ना। काफी अमीर होने के बाद उसने क्या किया, ये सारे पैसों का यूज करके अपना मॉडर्नाइजेशन किया, इंटरनल रिफॉर्म किया, डिफेंस वगैरह जो है फॉरेन अटैक के प्रति काफी इंप्रूव किए। मेसोपोटामिया एंड द रूट टू द पर्शियन गल्फ, ये सारे जो है ओटोमन एम्पायर को मिल गए है ना। और काउकासस का रीजन है जो आपस में लोगों ने
डिवाइड कर लिया, वो बहुत यूजफुल था नहीं। बाकी एनाटोलिया प्लेटू जो है उसका ईस्टर्न पार्ट तो ओटोमन एम्पायर के पास रहेगा, सिंपल है। ठीक, इसके कारण आप समझ सकते हैं कि ओटोमन एम्पायर काफी जो है स्ट्रांग हो जाएगा, जो उसने सफावी डायनेस्टी के साथ अग्रीमेंट किए इस कारण। नाउ ये हो गया सफावी डायनेस्टी के साथ आपका ओटोमन एम्पायर का रिलेशन, या कहें कि ईरान का ओटोमन एम्पायर के साथ रिलेशन। अब हम ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का रिलेशन देखेंगे। ये रिलेशन में हम दो साइड स्लाइड इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये रिलेशन आज तक खट्टे हैं, आज तक लड़ाइयां चल रही हैं, रिसेंटली भी, कल परसों भी हुई हैं। ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशन को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले यहां पे क्या कंडीशन थी। ईरान में एक मोनार्की थी और काफी सही थी, लोग काफी मॉडर्नाइज थे। ईरान वाज ए मॉडर्न प्लेस, इतने लोग रिजिड नहीं थे। ईरान वाज गुड, ऑल गुड, मोनार्की थी बट ठीक ठाक चल रहा। अब क्या होता है, 1945 की बात है, वर्ल्ड वार टू खत्म हो चुका था। उसके बाद कोल्ड वार शुरू हो गया था, आपको पता ही है। रशिया और यूएसएसआर और अमेरिका लड़ रहे थे कि कौन सी टेरिटरी हमारी होगी, कौन सी आपकी होगी। तो वर्ल्ड वार जैसे ही खत्म होता है तो रशिया का बॉर्डर, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि ईरान के साथ काउकासस माउंटेन के अराउंड यहाँ पे रशिया का बॉर्डर आ रहा है। तो रशिया के काफी लेफ्टिस्ट लोग वहां थे, सारे ज्ञानी लेफ्टिस्ट लोग जो है ईरान पहुंच गए। और रशिया के लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो नॉर्दर्न ईरान में बना दे, ताकि यूएसएसआर का प्रभाव बहुत बढ़े। इस चीज को जैसे ही सुनता है अमेरिका, वो बौखला जाता है कि रशिया जो है ईरान में पहुंच रहा है, हम कैसे घुसने दें, ये तो गलत हो रहा है, ईरान में कैसे इन्फ्लुएंस ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो जो मोनार्क था उसके बड़े अच्छे रिलेशन थे अमेरिका के साथ। नेम वाज रेजा पहलवी, ही वाज द मोनार्क, ही वाज वेरी वेस्टर्न एजुकेटेड, अमेरिकन वैल्यूज थे उसमें, कैपिटलिस्ट था। रेजा पहलवी के बड़े अच्छे रिलेशन थे यूएस के साथ। तो जैसे ही यूएसएसआर नॉर्दर्न ईरान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करता है 1945 में, वर्ल्ड वार के बाद, कोल्ड वार के दौरान, रेजा पहलवी, monarch of the Iran, western educated monarch of the Iran, he asked USA to send military support, डिफेंस ट्रीटी करता है 1950 में, और यूएस जो है एक्चुअली में मिलिट्री एड, इकोनॉमिक एड देती है। एंड उसके बाद यूएसएसआर वहां पे कुछ नहीं कर पाता। ये कोल्ड वार का ही एक मुद्दा हो गया। बट दिक्कत क्या है, रेजा पहलवी ने यूएसए से हेल्प तो ले ली, यूएसएसआर को रोक तो लिया, बट जो ईरान के लोग थे वो धीरे धीरे फंडामेंटलिस्ट होते जा रहे थे। शिया पॉपुलेशन धीरे धीरे फंडामेंटलिस्ट हो जा रही थी। वो कह रही थी कि कुछ भी है तो डेमोक्रेसी थोड़े ना है तो मोनार्की ही, और इसके वेस्टर्न रिलेशन है, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो वहां के फंडामेंटलिस्ट लोग जो है वो कहते हैं कि तुमने बचाया कंट्री को, खुद से नहीं बचाया, तुमने बचाया कंट्री को अमेरिका की हेल्प लेके, क्रिश्चियनिटी की हेल्प लेके। एक तो ये गलती की, दूसरा यहाँ के लोगों में ना लेफ्टिस्ट वैल्यू विचारधारा आने लगी थी। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने अमेरिका से हेल्प क्यों ली, कोई भी फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो यूएसए के खिलाफ वहां के लोग हो गए। भले यूएसए ने हेल्प की, यूएसएसआर को रोका वहां पे, लेकिन वहां के लोगों ने बोला कि हमारा जो रूलर है रेजा पहलवी, ये वेस्टर्न एजुकेटेड अजीब सा आदमी, अमेरिका की हेल्प लेता है, हमें ये नहीं चाहिए। और यूएसए ने क्यों हेल्प की, तो यूएसए के अगेंस्ट हो गया। एट द सेम टाइम वो ब्रिटेन के अगेंस्ट भी हो गया। ब्रिटेन के अगेंस्ट क्यों हो गया? क्योंकि उस टाइम पे ईरान जो ऑयल का एक्सट्रैक्शन करता था, वो करता था एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। एंग्लो मतलब ब्रिटिश का उसमें शेयर था, यस। एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी एक्सट्रैक्शन करती थी, और उसका वहां पे एबेडान में एक बढ़िया खासा रिफाइनरी भी था। यहाँ के लोगों को लगता है कि ब्रिटेन जो है हमारे रेजा पहलवी को मूर्ख बना के मोस्टली प्रॉफिट ले लेता है ना, और हमें जो है यूएसए का भी विरोध करना चाहिए, ब्रिटेन का भी विरोध करना चाहिए, सारे पैसे हमारे ये एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के थ्रू ले रहे हैं। तो इसका उपाय क्या है? कंट्री को तो आप रोक दोगे, बट कंपनी को कैसे रोकोगे? तो जो इंदिरा गांधी ने किया था सोशलिज्म, यहाँ के लोग भी लेफ्टिस्ट हैं, तो एंग्लो ऐसे लोग बहुत करेंगे। जब स्यूज कैनाल क्राइसिस पड़ा होगा तो वहां पे जो इजिप्ट का रूलर है नसीर, वो क्या करेगा, वहां की जो कंपनी है ना पूरी की पूरी स्यूज कैनाल की, उसको जो है नेशनलाइज कर देगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर देंगे, और पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो ईरान को आने लगेगा। राइट? कैसे करेंगे नेशनलाइज? जो नेक्स्ट रूलर आएगा, प्रीमियर ऑफ ईरान कहिए, डॉक्टर मुसाद्दिक, नेशनलाइज द कंपनी, एंड इट द एंटायर कंपनी, एंग्लो ईरानियन कंपनी बिकेम अ कंपनी ऑफ ईरानियन गवर्नमेंट। अब तो पूरा प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेस्टर्न वर्ल्ड इससे नाराज हो जाता है, ब्रिटेन सबकी लीडरशिप करता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का वहां पे शेयर था एंग्लो ईरानियन कंपनी में, और उस शेयर को ऑल ऑफ ए सडन खत्म किया जाता है थोड़ा सा कॉम्पनसेशन देके, और सारे लोग सुनते हैं ब्रिटेन की बात। और वहां पे फिर क्या होता है, जब सब कुछ बायकाट होगा तो आपका तेल बिकेगा ही नहीं,
तेल बिकेगा नहीं तो लोग फिर नाराज हो जाते हैं और मुसादिक को जो है रिजाइन करवाया जाता है। फिर अब क्या करें, तो 1954 में कॉम्प्रोमाइज होता है और ब्रिटिश पेट्रोलियम बीपी, ये एंग्लो ईरानियन कंपनी जो है यही ब्रिटिश पेट्रोलियम ही है, तो ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी इज अलाउड 40% शेयर ऑफ शेयर, तो 40 जो है ब्रिटिश पेट्रोलियम के पास, 60 जो है ईरान के पास, ऐसे करके डिवाइड हो गया। ईरान जो है नाउ टुक 50% ऑफ द प्रॉफिट्स, शेयर अलग है प्रॉफिट अलग होता है, तो ईरान को 50% प्रॉफिट। अब इससे क्या होता है कि उस टाइम पे जो रूलर था शाह रेजा पहलवी, वो अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करता है, रिफॉर्म करता है, लैंड प्रोग्राम वगैरह सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अब क्या दिक्कत है, सब कुछ जब अच्छा चल रहा है, अब तो हो गया, बिल्कुल प्रॉफिट बांट के किया जा रहा है, इतना वहां के मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए एनफ नहीं था, वो लेफ्टिस्ट हो चुके थे। वो कहते हैं कि शाह रेजा पहलवी का यूएसए के साथ तो अभी भी टाइज है ना, दूसरा इससे हमारे कंट्री पे वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, लोग पर्दा नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत सिस्टम चल रहा है, इतना लिबर्टी नहीं होना चाहिए, वेस्टर्न हो रहा है कंट्री। साथ ही साथ ये जो आपने 50-50 का शेयर डिवाइड किया है, इसमें ठीक है हमें पैसा आता है, लेकिन वो मोस्टली पैसा किसके पास जा रहा है, शाह रेजा पहलवी के पास आ रहा है, वो अपने घर में पैसा प्राइवेट फॉर्चून बढ़ा रहा है। ऐसे एक्यूजेशन लगते हैं। अब एक्यूजेशन लग रहे हैं, कंट्री में सिविल अनरेस्ट हो रहा है, तो कोई लीडर पैदा होगा, बिल्कुल। कहानी जाती है 1979 में। 1979 में फाइनली ही वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, रेजा पहलवी हु वाज सपोर्टेड बाय यूके, हु वाज सपोर्टेड बाय यूएसए, द मोनार्क वाज फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, जो कि काफी हद तक कंट्री को मॉडर्नाइज करके रखता था, रिजिड नहीं रहता था क्योंकि वेस्टर्न एजुकेटेड था, बट वहां के लोगों को दिक्कत थी। और इसके बाद ईरान जो है प्रॉपर इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। और जो रिलीजियस लीडर है जिसने पूरे रिवॉल्यूशन की कमांड ली थी, उनका नाम है आयतुल्ला। आयतुल्ला मतलब एक हाई प्रिस्ट होता है, आयतुल्ला खोमेनी। आयतुल्ला खोमेनी वांटेड द कंट्री टू बी नॉन अलाइंड, ना तो यूएसएसआर की तरफ, ना तो यूके की तरफ, ना यूएसए की तरफ, इंडिपेंडेंट इस्लामिक रिपब्लिक होना चाहिए, पर्दा वर्दा सब। और यही पर्दा आज चल रहा था विरोध, आपने देखा होगा कि वहां की लड़कियों ने कहा कि हम नहीं रखेंगे हेड गियर, नहीं पहनेंगे पर्दा, फिर उनको मारा गया, पीटा गया, नोबेल प्राइज वगैरह मिला, ये सब कुछ चीजें जो हुई थी इसी कारण से शुरुआत की 1979 में हो गई थी इस्लामिक रिवॉल्यूशन से। अब जो ये पूरा इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद एकदम शिया कंट्री बन जाएगा, नॉन स्टेट एक्टर रखेगा, अपने रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप्स रखेगा, आर्मी मेंटेन करेगा, वेस्टर्न नेशंस इसको प्रॉब्लम होगी, नॉन अलाइंड रहेगा, ना यूएसएसआर की तरफ ना अमेरिका की तरफ। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है लाइक नसीर ही वांटेड कंट्री टू बी नॉन अलाइंड, तो हु इज नसीर? नसीर वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट, आगे पढ़ेंगे, नसीर वाज द रूलर ऑफ इजिप्ट एक्चुअली। और इजिप्ट में जो स्यूज क्राइसिस हुआ था उसके बाद स्यूज कंपनी को जिसने नेशनलाइज किया था वो इंसान ही नसीर है। 1954-55 की बात है, ये उसके काफी आगे की बात है, तो आप समझ सकते हो नसीर से मैसेज कौन ले रहा है यहाँ पे। इनफैक्ट नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत किसने की, नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत किसने की आगे पढ़ेंगे आप, लेकिन उसमें से जवाहरलाल नेहरू को तो आप जानते ही हैं, साथ ही साथ नसीर ने भी शुरुआत की थी। तो नसीर, जवाहरलाल नेहरू, टीटो और आगे और दो लोगों के नाम आप पढ़ेंगे, सुकार्नो, इन सारे लोगों ने नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की थी, उसमें से एक नसीर भी था। तो नसीर से वो मैसेज लेना चाहते थे। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, अब देखिए यहाँ पे रिसेंटली आपने सुना कि ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, तो क्या खोमेनी की डेथ हो गई? नहीं, अल्टीमेट लीडर इज खोमेनी, ही इज द हाईएस्ट रूलर ऑफ द कंट्री, उसके नीचे प्रेसिडेंट आता है वहां पे। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, बट ही इज द सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल, द सुप्रीम लीडर इज खोमेनी, और इनका नाम क्या है, अयतुल्ला खोमेनी, राइट। अभी कौन है, एक बार जब आप सुप्रीम लीडर बन गए तो आप लाइफ टाइम सुप्रीम लीडर रहोगे बाय द वे। तो उस समय पे सुप्रीम लीडर कौन बना 1979 में, अयतुल्ला खोमेनी। 1989 में इनकी डेथ होगी, तब तक ये सुप्रीम लीडर रहेंगे, और उसके बाद जो सुप्रीम लीडर बना सेकंड वाला वो आज तक बैठा हुआ, ठीक है। 1979 ये जो रिवॉल्यूशन हुआ ईरान में, इसके कारण तेल वगैरह की प्रॉब्लम आ गई, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में 1979 में एनर्जी क्राइसिस हुआ। ऑब्वियसली आपका जो ब्रिटिश पेट्रोलियम एंड ऑल था सबको प्रॉब्लम आ गई, तो पूरे वर्ल्ड में एनर्जी क्राइसिस हुआ। ऐसे वर्ल्ड में दो एनर्जी क्राइसिस हुए हैं। 1973 वाला ऑयल क्राइसिस कहलाता है। ये कब हुआ था आप इजराइल की स्टोरी में पढ़ेंगे कि योम किपुर वार हुआ था इजराइल का, उस दौरान गल्फ कंट्रीज ने बोला कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे ज्यादा, और ऑयल का एक्सट्रैक्शन एक्सपोर्ट जो है कम कर दिया सप्लाई, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में ऑयल क्राइसिस हुआ था। वो 1973 में इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में योम किपुर वार में हुआ था। बट जो ईरान का रिवॉल्यूशन था 1979 का, उसके दौरान भी एक क्राइसिस हुआ था, उसको 1979 का एनर्जी क्राइसिस कहते हैं। इस तरह के दो क्राइसिस ही हुए हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए।
आगे फिर से योम किप्पुर में हम लोग 1973 का ऑयल क्राइसिस भी सुनेंगे। ओके, सो अयतुल्ला खोमेनी तो पहले ऑफिशियल यहाँ पे हुए 1979 से 1989, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, लाइफ टाइम ऑफिस होल्डर। सेकंड कौन हुआ? सेकंड लाइफ टाइम ऑफिस होल्डर इज सैयद अली हुसैनी खमीनी। खमीनी लगा रहेगा सब में, बाकी नाम जो है ये है सैयद अली हुसैनी खमीनी, मतलब हाई प्रीस्ट, रिलीजियस लीडर, पॉलिटिकल लीडर, अल्टीमेट लीडर। सेकंड रैंकिंग ऑफिशियल इज प्रेसिडेंट। सो अली खोमेनी भी बोलते हैं इनको, नाम में अली ले लीजिए, खोमेनी ले लीजिए। अली खोमेनी तो पहले हुए, अयातुल्ला खोमेनी अभी जो है वो अली खोमेनी है, इज द सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान सिंस 1989 से यही है। अब यहाँ पे आप पहले जो लीडर थे उनके बारे में थोड़ा सुनिए। अयातुल्ला, इनका पूरा नाम अयातुल्ला रुहुल्लाह मुसावी खोमेनी था, हम इनको अयातुल्ला खोमेनी बोलते हैं। 1900 ये छोड़ दीजिए। He was an Iranian Islamic revolutionary, politician and religious leader. He served as the first supreme leader of Iran from 1979 until his death 1989. Islamic Republic of Iran के फाउंडर यही हुए अयतुल्ला खोमेनी, एंड द मेन लीडर ऑफ ईरानियन रिवॉल्यूशन यही हुए। उन्होंने मोहम्मद रेजा पहलवी जो कि एक मोनार्क था, उसकी मोनार्की को खत्म करके यहाँ पे एक तरह का रिलीजियस रिपब्लिक ला दिया। प्रेसिडेंट कहने को है, चुनाव अपने हिसाब से होता है, अल्टीमेट लीडर तो खोमेनी ही होते हैं। बिफोर 1979 ईरान का डिप्लोमेटिक टाई था, लेकिन जैसे ही ये रिवॉल्यूशन होता, ऑब्वियसली ये यूएसए के ही अगेंस्ट था, मेनली रिवॉल्यूशन रेजा पहलवी और यूएसए के अगेंस्ट। उसके बाद दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक टाई कट ऑफ कर लिए, तब से आज तक ये प्रॉब्लम चल रही है। अब इस पिक्चर में ये प्रॉब्लम और विजिबल हो जाएगी। 1979 यहाँ पे लिखा हुआ है कि अयतुल्ला खोमेनी प्रोक्लेम्स द इस्लामिक रिपब्लिक, और वहीं पे जो है होस्टेज टेकिंग एट द यूएस एम्बेसी इन तेहरान शुरू हो जाती है। 1980 में इस बात से गुस्सा होकर वाशिंगटन जो है यूएसए अपना डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर देता है। 1995 में काफी ज्यादा इकोनॉमिक इस पे सैंक्शन लगा देता है, और धीरे धीरे कहानी आगे चलती है। आप देख सकते हैं 2002 में जॉर्ज बुश कहते हैं कि ईरान जो है बिल्कुल एक्सिस ऑफ एविल है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है और न्यूक्लियर फ्यूल बना रहा है, न्यूक्लियर साइट बना रहा है, न्यूक्लियर इक्विपमेंट बना रहा है। इसी बीच में यहाँ पे एक प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट नॉट सुप्रीम लीडर, सुप्रीम लीडर दो ही हुए हैं, अयतुल्ला खोमेनी और दूसरा अभी वाले अली खोमेनी, महमूद अहमदी नेजाद। ये जो प्रेसिडेंट है बहुत ज्यादा यूरेनियम की एनरिचमेंट वगैरह करता है, इससे यूएसए पूरा गुस्सा हो जाता है और ये लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। 2009 में बराक ओबामा की बात हसन रूहानी से होती है, फोन पे पहली बार होती है सिंस 1979 किसी सुप्रीम लीडर से। और देखिए ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है और बढ़ाता जाता है और बढ़ाता जाता है, और कहता है कि अगर आप सैंक्शन हटा दो मेरे से इकोनॉमिक जो लगा रखा है, तो न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करूंगा। दिस अग्रीमेंट बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान एंड यूएसए इज नोन एज JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो है 2018 की बात है, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान जो है न्यूक्लियर साइट बढ़ा रहा है, एनरिचमेंट कर रहा है थ्रेशोल्ड लेवल के ऊपर, तो वो बात मान नहीं रहा, तो हम इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, इसलिए हम JCPOA ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से विड्रॉ करते हैं। तो जो मेन पार्टी थी यूएसए, उसी ने विड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं, चलती जा रही हैं। ईरान का जो टॉप कमांडर है कासिम सुलेमानी, इसकी जो है 2020 में डेथ हो गई यूएस के स्ट्राइक में बगदाद में, ये सब चलता रहा। अब ये कासिम सुलेमानी और रिसेंटली भी ईरान का एक जो है ऑफिसर मारा गया था, ये लोग हैं कौन? देखिए ईरान की आर्मी जो है, एक तो नॉर्मल आर्मी होती है जो ट्रेडिशनल तरीके से कंट्री को बचाती है, प्रोटेक्ट करती है, लड़ने जाती है। एक आर्मी ऐसी है जो इंटेलिजेंस रखती है, इन्फ्लुएंस मेंटेन करती है, थोड़ा बहुत टेररिस्ट एक्टिविटी भी कर ले। ईरान ने एक ऐसी आर्मी बनाई हुई और इसकी शुरुआत अयतुल्ला खोमेनी ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाने के दौरान ही की थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी ब्रांच इज नोन एज इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, काफी न्यूज में रहता है IRGC। रिसेंटली इजराइल ने भी इस पे अटैक किया, इसके लीडर पे, जो कि सीरिया में बैठे हुए थे, और इसके लोगों को मार दिया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, इसको सेपा या पेस्टरन भी कहते हैं। मल्टी सर्विस है, इसमें सब तरह के लोग होंगे, नेवी के भी लोग होंगे, एयरफोर्स के भी सब तरह के लोग होंगे। ईरानियन आर्म्ड फोर्स है। ऑफिशियली इसको इस्टेब्लिश किया था रुहुल्ला खोमेनी ने एज ए ब्रांच इन द May 1979 इन द आफ्टरमैथ ऑफ ईरानियन रिवॉल्यूशन। रुहुल्ला खोमेनी, ये तो आपको याद है ना, अयतुल्ला रुहुल्ला खोमेनी को हम लोग अयतुल्ला खोमेनी या रुहुल्ला खोमेनी भी कहते हैं। Now, whereas the Iranian army protects the country's sovereignty in traditional capacity, IRGC जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उसका ये कि पूरे के पूरे इस्लामिक रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करे, और इस कारण वो नॉन स्टेट एक्टर को भी ट्रेनिंग देने लगता है अलग अलग जगह पे, इसीलिए इसको कई कंट्री ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है।
बहरीन ने भी किया है, क्योंकि बहरीन का रूलर कौन है? रूलर तो वहाँ का सुन्नी है, पॉपुलेशन भले शिया है, और उसको लगता है कि अगर वो आईआरजीसी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करेगा तो कल को कंट्री को अनस्टेबल कर दे कहीं। तो इसलिए बहरीन ने किया हुआ है, सऊदी अरबिया तो करेगा ही, सुन्नी है। स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स क्रॉप को। तो इनको कहीं भी मिलेंगे तो कहते हैं कि मार देना चाहिए। खैर, यूएसए के साथ रिलेशन एंड हो गए। नाउ कम टू द मेन राइवलरी, एक तरफ सुन्नी एक तरफ शिया। दैट मीन्स कि सऊदी अरबिया के साथ रिलेशन, ये तो शुरुआत से ही प्रॉब्लमेटिक होगा, आप समझ सकते हैं। इसमें नहीं होगा कि रेजा पहलवी के टाइम पे अच्छे रिलेशन थे और ना, वो तो वेस्टर्न कंट्री के साथ ना। ईरान एंड सऊदी अरबिया रिलेशन जो है काफी लंबे टाइम से मिडिल ईस्ट में इन्फ्लुएंस के लिए, और इनफैक्ट पूरे दुनिया में मुस्लिम पॉपुलेशन की लीडरशिप कौन ले उसके लिए हमेशा से लड़ते आए हैं। ओके, और डिपेंड करता है कौन सी कंट्री में रूलर कौन है और पॉपुलेशन कौन है, उसके हिसाब से अलग अलग लोगों को सपोर्ट करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। सीरिया, याद करिए सीरिया का रूलर कौन है? शिया रूलर है बशर अल असद, लेकिन पॉपुलेशन सुन्नी है। तो उस रूलर को कौन सपोर्ट करेगा? ईरान। पॉपुलेशन को या रिवॉल्यूशन को या सिविल अनस्टेबिलिटी को, प्रोटेस्ट को कौन सपोर्ट करेगा? सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया का भाई कौन है यहाँ पे? अमेरिका। तो अमेरिका भी सपोर्ट करता है। तो बशर अल असद के खिलाफ अमेरिका भी रहेगा, इजराइल भी रहेगा, बशर अल असद के खिलाफ यूके भी रहेगा, नाटो भी रहेगी, बशर अल असद के खिलाफ सऊदी अरबिया तो रहेगा ही। सपोर्ट में कौन रहेगा? ईरान और उसका नॉन स्टेट एक्टर हिजबुल्ला। ईरान एंड सऊदी अरबिया हैव बैक्ड डिफरेंट फैक्शंस इन सीरियन सिविल वॉर। समझ गए? बशर अल असद को सपोर्ट करेगा कौन? ईरान। उसकी पॉपुलेशन को कौन सपोर्ट करेगा? प्रोटेस्टर्स को सऊदी। यमन में चले आइए। यमन में पहले तो पॉपुलेशन मेजॉरिटी थी और रूलर भी सुन्नी, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हाउथी क्या है? ये शिया हैं। इन्होंने कंट्री को क्या कर लिया है? कैप्चर। और रूलर कहां इवेड कर चुका है? सऊदी। तो यमन पे कौन अटैक करेगा हाउथीज पे? सऊदी अरबिया। बचाएगा कौन हाउथीज को? ईरान। Conflict in Yemen involves Iran-backed Houthi rebels and Saudi-led coalition forces supported by GCC and USA। मैंने लिखा सऊदी लेड कोalition forces मतलब सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह जो सुन्नी कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक कोalition फोर्स बनाया हुआ है। व्हाट अबाउट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में मोस्टली सुन्नी कंट्री आती हैं, गल्फ के अराउंड की। ईरान नहीं है उसका पार्ट। ये सारे मिलकर अटैक करते हैं यमन पे हाउथी रिबल्स पे, और साथ में यूएसए जो है फ्रेंडली रिलेशन है उसका सऊदी अरबिया के साथ, तो वो भी मिलकर अटैक करता है। लेबनान, लेबनान में क्या इशू है? अभी बार बार जो मैं हिजबुल्लाह बोल रहा हूं, जो कि शिया ग्रुप है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि आईआरजीसी सपोर्ट करता है, ईरान सपोर्ट करता है, ये हिजबुल्लाह ईरान में नहीं है। ये हिजबुल्लाह बैठा हुआ है यमन में, और वहां से वो इजराइल पे अटैक करता है। सीरिया में बशर अल असद को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट बशर अल असद की गवर्नमेंट एक बार हट रही थी, तो लेबनान से निकल के ये हिजबुल्लाह के लोग पहुंच गए सीरिया में और जाके बशर असद को बचाने लगे। लेबनान हिजबुल्लाह एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, लेबनान में बैठा हुआ है, जिसको कि ईरान ट्रेनिंग देता है, आर्म्स देता है। इट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन लेबनान एरिया। वहां पे वो इजराइल से फाइट करता है और सीरिया के बशर अल असद को प्रोटेक्ट करता है। व्हाट अबाउट कतार? अब कतार में ना नॉर्मल सुन्नी सुन्नी था, कुछ इशू नहीं था, लेकिन कतार में इशू कुछ और आ गया। यहाँ पे ईरान का और सऊदी अरबिया का ज्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे मेन इशू है कि कतर से सऊदी अरबिया के लोग, यूएई के लोग हेट करते हैं। इसका एक कारण आपको समझना पड़ेगा, आगे पढ़ेंगे आप। इजिप्ट में बहुत लंबे टाइम से परसिक्यूशन चल रहा था लोगों का, राइट? ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। तो इजिप्ट में रिवॉल्यूशन हुआ। ये अरब स्प्रिंग पढ़ेंगे आप तो देखेंगे कि कई कंट्रीज में रिवॉल्यूशन हो, तो इजिप्ट में भी हुआ। इजिप्ट में रिवॉल्यूशन के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, लेकिन उसका जो रूलर था मोहम्मद मोरसी, उस पर भी चार्जेस लगी कि उसने बहुत करप्शन किया है, वो भी बहुत परसिक्यूशन करता है। तो वहां का एक आर्मी का इंसान है अब्दुल फतह अल सीसी, उसने तहरीर स्क्वायर है एक इजिप्ट में, दिखाऊंगा कभी इमेज, तहरीर स्क्वायर, वहां पे बहुत प्रोटेस्ट हुए थे। किसके खिलाफ? देखिए पहले प्रोटेस्ट हुए तहरीर स्क्वायर में कि हम पे पहले के जो रूलर है उसको हटा दें और डेमोक्रेसी लेकर आए। लेकिन डेमोक्रेसी लेकर आए तो यहाँ पे मोहम्मद मोरसी जो बना, मोहम्मद मोरसी एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता है जो कि पहले के रूलर ने। इसको मैं फिर से बोलता हूँ, इजिप्ट में लंबे टाइम से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, और वहां पे एक ग्रुप है जो कि पॉलिटिकल रिलीजियस ग्रुप है, जिसको कि इलेक्शन भी लड़ना था, चैरिटी भी करनी थी। उसका नाम है मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड इजिप्ट में क्रिएट हुआ, लेकिन उसका इन्फ्लुएंस जो है पूरे अफ्रीका में, अरेबियन पेनिनसुला में, कुछ लोग हमारी कंट्री में भी फॉलोअर होंगे, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे फॉलोअर। तो एक मुस्लिम ब्रदरहुड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई, जो कि धीरे धीरे पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, हर चीज में इन्वॉल्व होने लगी, मुस्लिम ब्रदरहुड, राइट?
इस मुस्लिम ब्रदरहुड को इजिप्ट के रूलर ने, ऑटोक्रेटिक रूलर ने बहुत लंबे टाइम से बैन करके रखा था। बट जैसे ही इजिप्ट में लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ये ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को जाना चाहिए, तो पहले वाला ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट तो चला गया। फिर लेकिन इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में ये जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम ब्रदरहुड, इसको मौका दिया गया और उसका मोहम्मद मोरसी जो है यहाँ पे लीडर बना और वहां का रूलर बना। लेकिन वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड का मोहम्मद मोरसी था वो भी ऑटोक्रेटिक हो गया, तो फिर से प्रोटेस्ट होने लगे तहरीर स्क्वायर पे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक आर्मी का आदमी अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ चुका था, वो वहां का रूलर बन जाता है। मोहम्मद मोरसी भी वेस्टर्न एजुकेटेड था, एकदम हाई फाई। अब्दुल फतह अल सीसी भी वेस्टर्न एजुकेटेड, ये रूलर बन जाता है, राइट। लेकिन ये फिर से ऑटोक्रेटिक हो चुका है। इसने इलेक्शन तो सारे जीत लिए हैं। रिसेंटली इलेक्शन हुआ था 2023, उसमें भी जीत लिया, 2018 उसमें भी जीत लिया। वहां पे लिमिट होती है कि गवर्नमेंट आप कितने साल रूल कर सकते हैं, सारी लिमिट इसने बढ़ा दी है अपने लिए। बट ये अब्दुल फतह अल सीसी किसके अगेंस्ट हुआ इजिप्ट में? मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट हो गया। मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच जो है वो कतर में बैठती है। मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच जो है कतर में बैठती है और वो अब्दुल फतह अल सीसी के अगेंस्ट है, बोलती है कि ये भी तो ऑटोक्रेटिक है, मुस्लिम ब्रदरहुड वाले को फिर से लेकर आओ। लेकिन ये बात यूएई और सऊदी को पसंद नहीं है। यूएई और सऊदी जो है अल सीसी के सपोर्ट में है, मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट में है। और मुस्लिम ब्रदरहुड की एक ब्रांच कहां है? कतर में है। इसलिए उसको कई बार ये लोग बायकॉट कर देते हैं, पहले, अब तो नहीं है, कर दिया था। ये जो आप एक अल जजीरा देखते हो टीवी चैनल, ये कतर का ही है। अच्छा खैर, द मेन रीजन फॉर द डिस्प्यूट बिटवीन सऊदी अरबिया एंड यूएई सपोर्ट फॉर द पॉलिटिकल रेजिम इन द इजिप्ट लेड बाय अब्दुल फतह अल सीसी। इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? अब्दुल फतह अल सीसी को, मिलिट्री वाले को, यूएई और सऊदी अरबिया। एंड कतर का सपोर्ट किसको है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे उनका, मोहम्मद मोरसी का। बट ये पुरानी कहानी हो गई। मोरसी वाज डिपोज्ड, ही वाज सेंटेंस्ड, जेल में मृत्यु हो गई मोरसी की। ये सारा आपने समझ लिया है, ओके। ग्लोबल एरिया में भी ये लड़ते रहते हैं। अच्छा, एक और, कतर वाला तो आप समझ गए। ईरान में का और सऊदी अरबिया का इराक में क्या रोल है? तो आप ऑब्वियसली जानते हैं कि इराक का जो सद्दाम हुसैन था वो सुन्नी था, पॉपुलेशन क्या थी? शिया थी। तब तक तो सब ठीक था सऊदी के साथ, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट टॉपल हुई, उसको एक्सिक्यूट किया गया, तब तो शिया लोग, शिया पॉपुलेशन पे रूल कर रहे हैं। तो सऊदी अरबिया इस चीज को समझता है कि अब मेजोरिटी शिया है और उसको यूएसए सपोर्ट कर रही है, तो यूएसए हमारा फ्रेंडली कंट्री है और मेजोरिटी शिया है, डेमोक्रेसी चल रही है, तो बस सऊदी अरबिया इतना चाहता है कि वो इराक के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करे। और ईरान जो है उसकी प्रेजेंस है ये इराक में, क्योंकि रूलर तो वहां का शिया है, तो उसकी प्रेजेंस है, आईआरजीसी की प्रेजेंस है, वहां से वो लोग ऑपरेशन भी करते हैं। तो ईरान एंड सऊदी अरबिया वाई फॉर इन्फ्लुएंस इन इराक, जिससे कि जहां पे शिया मेजोरिटी पॉपुलेशन है, तो वहां पे तो बहुत कुछ कर नहीं सकता सऊदी, क्योंकि शिया मेजोरिटी, शिया रूलर। बट देन ईरान का इन्फ्लुएंस ना हो, वो ये चाहता है। अब ये सारी चीजों का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए। सऊदी अरबिया इजिप्ट इकोनॉमिक टाइज एंड एंटी कतर अलायंस, क्यों ये? चलिए मैं इसको क्लॉकवाइज लेके चलता हूं। इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड के मोरसी की गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को अल सीसी ने रिमूव कर दिया। अल सीसी मिलिट्री का आदमी है, बट ये मुस्लिम ब्रदरहुड का ब्रांच कहाँ पे है? यहाँ पे है, कतर में। तो अल सीसी के अगेंस्ट कौन है? कतर। तो यहाँ पे बस इतना है कि एंटी कतर अलायंस, एंटी कतर अलायंस में सऊदी अरबिया को कौन हेल्प करेगा? यूएई हेल्प करेगा, पैक्ट अगेंस्ट कतर बनाएगा। ये आप समझ गए? आपके ये भी क्लियर हो गया, ये दोनों ज्वाइंट ही हैं। यूएई एंड सऊदी अरबिया आर अगेंस्ट द फीलिंग्स ऑफ कतर विच सेज दैट कि यू, अच्छा बहरीन भी है इस अलायंस में, सॉरी, पैक्ट अगेंस्ट कतर में बहरीन भी है, यूएई भी है, सऊदी अरबिया तो है। दे आर सिंपली सेइंग दैट कि तुम जो है मोरसी को, मोरसी की जो पार्टी थी मुस्लिम ब्रदरहुड, उसको सपोर्ट मत करो। मोरसी तो अब नहीं रहे, बट मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट मत करो और कतर में उसके लोगों को मत बैठाओ। कतर कहता है कि अलसीसी को मत बैठाओ, मुस्लिम ब्रदरहुड के लोगों को आओ। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, सऊदी अरबिया ने क्या किया था काफी पहले, ये अब आपको नहीं पढ़ना है, लेबनान में प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया था, जो कि हाफ क्रिश्चियन कंट्री है। मेन ये है, सीरिया में देखिए रिबेल कैंपेन को सपोर्ट किया था किसने? सऊदी ने। क्यों किया था? कि सीरिया का रूलर कौन है? शिया है, बशर अल असद, पॉपुलेशन सुन्नी है, तो सऊदी चाहता था कि सुन्नी पॉपुलेशन वहां पे रूल करे, पब्लिक रूल करे। तो रिबेल को काफी सपोर्ट किया था, यूएसए ने भी सपोर्ट किया था रिबेल को, लेकिन रशिया ने क्या किया? यहाँ पे अपने जहाज लगाए पानी के और सारे जो है अटैक कर दिया
और बशर अल असद की गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर लिया। बाकी ईरान ने भी प्रोटेक्ट किया था, हिजबुल्लाह जो बैठा हुआ है लेबनान में उसने भी यहाँ पे एंट्री ले ली थी ईरान को, ये बशर अल असद को सपोर्ट करने के लिए, शिया को सपोर्ट करने के लिए। ओके, ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइए ईरान क्या क्या कर रहा है। एक तो ईरान जो है पैलेस्टीनियन टेरिटरी जो है गाजा, वहां पे हमास जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सब कुछ दे रहा है। दूसरी बात कि ईरान जो है लेबनान में जो हिजबुल्लाह है उसको सपोर्ट दे रहा है। हिजबुल्लाह तो पूरा का पूरा शिया है, गाजा में सुन्नी है, लेकिन इसराइल के अगेंस्ट है, तो ईरान उनके सपोर्ट में है। नेक्स्ट, हमास भी कवर हो गया, हिजबुल्लाह भी कवर हो गया। सीरिया में बशर अल असद के रेजिम को सपोर्ट करता है, क्यों? क्योंकि बशर अल असद शियाओं के सुन्नी पे रूल कर रहा है तो उसको अच्छा लगता है। देन ईरान इराक में शिया मिलिशिया ग्रुप कुछ अभी भी हैं उनको सपोर्ट करता है, हालांकि वो रूलर भी है लेकिन मिलिशिया ग्रुप भी होते हैं। बाकी गवर्नमेंट को भी स्टेबल करके रखता है शिया रूलर को, नहीं तो सुन्नी लोग फिर से जाग न जाए। हो गया। देन यमन में हाउथी रिबेल को जो कि शिया हैं उनको कौन सपोर्ट करता है? ईरान। ये पूरा का पूरा ईरान का और सऊदी अरबिया का स्टोरी हो गया। नाउ कम टू द लास्ट स्टोरी ऑफ ईरान। मेरी सबसे लास्ट स्टोरी होगी ईरान की। हाँ नहीं, दो स्टोरी बची हुई है, ईरान इराक की और ईरान इजराइल की। ईरान इराक का रिलेशन तो देखिए, सदाम हुसैन वाज ए सुन्नी रूलर वर्किंग आई मीन रूलिंग पॉपुलेशन ऑफ शिया मेजॉरिटी। अनस्टेबल कंडीशन तो थी, लेकिन सदाम हुसैन ना बहुत सेकुलर आदमी था एक्चुअली में, शुरुआत में बहुत सेकुलर था। वहां पे एक बाथ पार्टी आई, बाथ पार्टी दो जगह आई। बाथ पार्टी पहले एक आई कुछ सीरिया में, कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने एक बाथ पार्टी का कॉन्सेप्ट दिया, ये एक लेफ्टिस्ट पार्टी बनी, राइट, लेफ्ट विंग पार्टी। एट द सेम टाइम थोड़ा डेवलपमेंट वगैरह करना है, सेकुलर रहने का कॉन्सेप्ट आया। ये कॉन्सेप्ट आया सीरिया में। बाथ पार्टी के दो डिवीजन हो गए, एक डिवीजन सीरिया में, एक डिवीजन इराक में। इराक में जो बाथ पार्टी आई, एक बार इलेक्ट हुई, उसके बाद सत्ता पूरा अपने हाथ में रख लिया, वो पर्सन हुआ सदाम हुसैन। 1979 की बात है। और जो सीरिया में बाथ पार्टी आई वो बशर अल असद के, जो अभी रूलर है सीरिया का, जो शिया है, उसके फादर आए थे लेके, और वहां से तब से वो रूल कर रहे हैं। 2000 के आसपास ही डाइड एंड बशर अल असद गॉट द गवर्नमेंट, और तब से रूल कर रहा है। तब से इसके मतलब समझ लीजिए कि 50 साल से ये लोग कंट्री चला रहे हैं, है ना। बाथ पार्टी के लोग काफी हद तक सेकुलर रहते हैं। सो ईरान और इराक के रिलेशन में ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे काफी सेकुलरिज्म था, सदाम हुसैन को कोई दिक्कत नहीं थी, शिया लोगों से उसको पहले बहुत प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है 1979 में, और अयतुल्ला खोमेनी रूलर बन जाता है, तो इसके बाद इराक को ऑल ऑल ऑफ सडन बहुत दिक्कत होने लगती है। आपने बॉर्डर देखा था, बगदाद बिल्कुल बगल में था ईरान के, कुछ एरिया में अभी भी कंफ्लिक्ट रह गया था। वो एरिया है आपके, ये जो गल्फ है वहां पे, पर्शियन गल्फ, वहां पे एक शत अल अरब, मैं आपको रिवर पढ़ाऊंगा, उसका वाटरवे का ओपनिंग है। उस शत अल अरब पे पहले इराक का कब्जा था, लेकिन 5 सालों पहले क्या हुआ था, ये 1980 के पहले 5 सालों पहले ईरानियन गवर्नमेंट ने पैक्ट कर लिया था इराक के साथ, पहले वाली गवर्नमेंट के साथ, इराक के साथ, और उसको आधा आधा बांट लिया था। इस बात से सदाम हुसैन नाराज था। दूसरा, सदाम हुसैन को यह लग रहा था कि मैं रूल तो कर रहा हूं शिया पॉपुलेशन पे ही ना, तो अगर ईरान में रिवॉल्यूशन हो गया, हमारी कंट्री के शिया भी अगर रिवॉल्यूशन कर दें, तो कल तो मेरी गवर्नमेंट हट जाएगी, क्योंकि मैं तो सुन्नी हूं। तो अयतुल्ला खोमेनी के जैसे ही वहां पे सुप्रीम लीडर बनता है, 1 साल बाद 1980 में इराक जो है वहां पे जाकर अटैक कर देता है, एकदम ऐसे अटैक कर देता है। और सारे उस टाइम पे यूएसए वगैरह का सपोर्ट, सब कुछ आम बढ़िया मॉडर्न सब कुछ था इराक के पास। इराक ने सोचा कि 2 दिन में जीत जाएगा, है ना। उसको लगा कि मिलिटेंट इस्लाम यहाँ पे स्प्रेड हो जाएगा, ईरान से इराक में आ जाएगा, मैं तो शिया लोगों पे रूल कर रहा हूँ। तो वो ऑल ऑफ ए सडन हार्ड लाइन रिलीजियस भी हो जाता है, सुन्नी एकदम एक्ट करने लगता है, और कई सारे शिया को वहां पे लीडर्स को एक्सिक्यूट कर देता है डर से, अफ्रेड इन द प्रायर कंडीशन होंगी, सोच के कि शिया लोग राइज कर जाएंगे। अब शत अल अरब वाटरवे का कॉन्फ्लिक्ट था ही, जो कि आपके वही गल्फ में जाती है, पर्शियन गल्फ में, टिग्रिस यूफ्रेटिस आगे मिलके ये वाटरवे बनाते हैं। ऑयल एक्सपोर्ट का वो पूरा का पूरा एरिया था, फ्रंटियर बनाता था, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन के तो उपाय मिल ही जाते हैं, राइट। देन क्या होता है, ईरान का जो आईआरजीसी बना था, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का, उनके पास बहुत चीजें नहीं थी, पता है आपको, बहुत चीजें नहीं थी, लेकिन वो ना एकदम से धर्म के मुद्दे पे पूरा लड़ जाते हैं, और एक्चुअली में बहुत बड़ी फाइट होती है, और वो पूरा का पूरा बगदाद तक पहुंच जाते हैं, और एक्चुअली में सद्दाम हुसैन यहाँ पे हार गया था। बट ऑल ऑफ ए सडन, और सद्दाम हुसैन के सारे इक्विपमेंट नए थे, लेकिन जैसे जैसे लंबी, अच्छा ये लड़ाई कब शुरू हुई, 1980 में,
ये लड़ाई आपको पता है कब तक चलेगी? 1988 तक। 8 सालों के बीच में ईरान भी मॉडर्नाइज होने लगा। यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा है ईरान को वहां पे, क्योंकि शुरुआत ईरान की कैसे हुई थी? यूएसए के अगेंस्ट हुई थी, तो यूएसएसआर तो सपोर्ट करेगा ना, सब पैसे मिलिट्री देने लगता है। ईरान बहुत जबरदस्त फाइट देता है। इस चीज को देख के यूएन इन्वॉल्व होता है, कहता है कि रुक जाओ थम जाओ। एक यहाँ पे सीज फायर करवाता है 1988 में। 8 साल तक ये लड़ाई चलती है, 1980 से 1988 तक एक ही लड़ाई हुई है दोनों के बीच में, 8 साल। तो ये हो गए ईरान के इराक के साथ रिलेशन। एंड लास्ट रिलेशन ईरान का इजराइल के साथ, जो आप पहले भी देख चुके हैं। इजराइल का शुरुआत में जब रेजा पहलवी था मोनार्क, तब तक बड़े अच्छे रिलेशन थे, जस्ट लाइक यूके के साथ अच्छे रिलेशन थे, यूएस के साथ अच्छे रिलेशन थे, तो इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन थे। ये रिलेशन 1953 से 1979 तक बहुत फ्रेंडली रिलेशन थे। लेकिन जैसे ही इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन करके खोमेनी कहता है कि इजराइल तो कैंसर है, ये हमारे पैलेस्टीनियन लोगों को परेशान कर रहा है, ये जेविश पॉपुलेशन यहाँ पे आ गई है, इसको तो हटाएंगे हम, इसके लिए हम हिजबुल्ला बनाएंगे, हमास को सपोर्ट करेंगे। ये सुन के इजराइल जो है बौखला जाता है। इजराइल कहता है कि ये तो हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, तेहरान का रेटोरिक है ना, इसका जो है हिजबुल्ला हम पे अटैक करने के लिए तैयार है लेबनान से, हमास जो है हम पे तैयार है, हमास हालांकि बाद में क्रिएट होगा, और साथ ही साथ ईरान जो है न्यूक्लियर एम्बिशन रखता है, ये तो हमें मार डालेगा। और उसके बाद से शैडो वार इनके आज तक चलते रह रहे हैं। कल परसों भी हुए थे एक दूसरे की, कभी बोट गिरा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अटैक एस्केलेटेड ड्यूरिंग द करंट वार इन गाजा। गाजा में हमास जो है पूरी पूरी जो वो इजराइल के अगेंस्ट जो है वो ईरान द्वारा सपोर्टेड है। और बगल में लेबनान में जो हिजबुल्ला बैठी हुई वो तो पूरा ईरानियन ही है। ईरान फर्स्ट एवर डायरेक्ट अटैक ऑन इजराइल वाज इन रिटेलिएशन टू इजराइली। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो मिलिट्री कमांडर था जो कि सीरिया के दमास्कस में बैठा हुआ था, उसको बॉम्ब गिरा के इजराइल ने मार दिया दमास्कस में। तो ईरान के लोगों ने ढेर सारे ड्रोन्स भेजे थे, आपने देखा होगा इजराइल में, लेकिन इजराइल का अपने पूरा का पूरा आयरन डोम है, वो सारे को कैच कर लेता है, पहले ही गिरा डालता है। बीच में यूएसए ने भी हेल्प की थी, क्योंकि ईरान का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है इजराइल के साथ, तो बीच में जो इराक वगैरह से फ्लो करके गए थे फ्लाई करके, तो बीच में यूएसए ने मैटर संभाल लिया था। बाकी जो पहुंचा इजराइल वो आयरन डोम के थ्रू प्रोटेक्ट हो गया। हेजबुल्ला, लेबनीज मिलिशिया ग्रुप, शिया मिलिशिया ग्रुप, हमास, पैलेस्टीनियन ग्रुप इन गाजा आर बोथ committed to Israel's destruction but are supported by arms and training military। पैसे सब कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। तो दोनों के बीच में बहुत बेकार रिलेशन है। इसी चीज का पिक्चराइजेशन है। लेबनान क्या है? लेबनान में क्या प्रॉब्लम है? लेबनान में तो क्रिश्चियन है आधे, बाकी शिया सुन्नी, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट लेबनान का जो पूरा का पूरा जो ये साउथ का एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि इजराइल से टच करता है, यहाँ पे हिजबुल्ला एक्टिव है काफी हद तक, इसको ईरान फंड करती है, शिया मिलिशिया ग्रुप को। देन सीरिया में क्या है? सीरिया में तो सीधे सीधे बशर अल असद शिया है, तो वहाँ पे सीरिया में ईरान की प्रेजेंस है, और वहाँ पे वो कहीं ना कहीं सिविल वार में बशर अल असद का प्रोटेक्शन करके बैठता है। इराक में क्या है? इराक में चूंकि शिया रूलर आ चुके हैं, तो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, है ना, कई सारे शिया मिलिशिया को ट्रेनिंग भी देता है। और गाजा में हमास जो है उसको कौन सपोर्ट करता है? इसराइल के अगेंस्ट ईरान सपोर्ट करता है। यमन में ईरान हाउथी रिबेल जो कि शिया लोग हैं उनको सपोर्ट करता है। तो ये कहानी जो है पूरी की पूरी आपकी कंप्लीट हो गई ईरान की। अब जो नेक्स्ट स्टोरी है वो इराक की स्टोरी है। काफी कुछ आपका कंसोलिडेट हो गया होगा, है ना। नेक्स्ट स्टोरी इराक की स्टोरी है। लॉन्गेस्ट स्टोरी वाज ऑफ ईरान ओनली। अगर हमें स्टोरी ऑफ इराक अच्छे से समझनी है तो पहले हमें ये समझना होगा कि इराक का मैप कैसा दिखता है। देखिए ये जो पहला मैप है इसमें मैंने सराउंडिंग एरिया भी दिखाया है। दूसरा मैप जो है इसमें मैंने बस इराक का मैप दिखाया है, सराउंडिंग एरिया बाद में देख लेंगे। पहले ये मैप देखिए जिसमें कलर कोडिंग है। ये जो ग्रीन वाला एरिया आप देख रहे हैं डार्क ग्रीन, देखिए पहले यहाँ की कम्युनिटी समझिए। मैंने बताया कि यहाँ पे शिया मेजॉरिटी है, सुन्नी थोड़े ही कम है 40% के आसपास, बट सुन्नी है। एक तो ये हो गए, एक ये हो गए। और शिया मेजॉरिटी होने के बावजूद सुन्नी रूलर था सद्दाम हुसैन, ये भी आपको पता है। एक और कम्युनिटी है जो कि सुन्नी है, लेकिन वो कम्युनिटी है कुर्द्स की। और कुर्द जो हैं बस इराक में नहीं है, आसपास की दूसरी कंट्रीज में भी हैं, सीरिया में भी हैं, टर्की में भी हैं, ईरान में भी हैं। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये इराक की जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं एक एरिया में नहीं रहती, डिफरेंट एरिया में रहती है। और दूसरा आपको ये एंगल समझना है कि इराक का सारा एरिया अच्छा नहीं है रहने लायक, कुछ एरिया ही हैं जो कि रहने लायक है। उसके लिए आपको इराक की प्रॉब्लम समझनी होगी। पहले कम्युनिटी देखिए, ये जो डार्क ग्रीन का एरिया देख रहे हैं यहाँ पे मोस्टली शिया कम्युनिटी रहती है।
अब आपको पता है मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन जो बनाई हैं ये क्यों बनाई हैं? क्योंकि ये पर्शियन गल्फ में इराक की ओपनिंग है, पर्शियन गल्फ में। तो आप समझ सकते हैं जो उपजाऊ जमीन है, जो हरा भरा जमीन है, जहाँ पे यूफ्रेटिस रिवर बहती है, टाइग्रिस रिवर बहती है, वो एरिया में शिया कम्युनिटी रहती है जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी है। दूसरी बात आपको ये भी समझनी होगी कि यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर की भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये रिवर आती हैं ऊपर से टर्की के एरिया से, और जब ये यहाँ से फ्लो करके सीरिया वगैरह से होकर जब इधर आती हैं, उसका मैप अलग से दिखाऊंगा कहाँ से क्या फ्लो करती है, देखेंगे यूफ्रेटिस किधर से, टाइग्रिस किधर से, अभी छोड़ दीजिए। ऊपर के लोगों ने उस पर डैम बना रखा है तो पानी कम हो जाता है, उपजाऊ जमीन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती है सिचुएशन। और लास्ट में जब ये जाता है पर्शियन गल्फ में तो एक स्ट्रीम बन के जाता है, और वहां पे पर्शियन गल्फ में बहुत छोटी सी ओपनिंग है तो बहुत मार्शी लैंड क्रिएट हो जाता है, पोर्ट ठीक से क्रिएट नहीं होते। अब आपका लैंड कम है तो आपको ऑब्वियस है कि यहाँ पर्शियन गल्फ में हिस्सा भी कम मिलेगा ऑयल में। तो ये सारे इराक की ज्योग्राफी की प्रॉब्लम है, और यहाँ पे शिया कम्युनिटी रहती है। अब ये पूरा का पूरा जो एरिया देख रहे हैं कम उपजाऊ, जिसमें मिनरल्स भी कम है। बाय द वे इस ग्रीन एरिया में मिनरल्स भी ज्यादा हैं, बट ये एक साइट है मिनरल की। जो टॉप रेड एरिया देख रहे हैं सेकंड साइट ये है मिनरल की। ये साइड जो है ये ऑलमोस्ट खाली है, यहाँ मिनरल नहीं है, लेकिन यहाँ कम्युनिटी है, वो है सुन्नी कम्युनिटी, जिसके लीडर थे पहले सदाम हुसैन, बट सदाम हुसैन तो चले गए, अब तो यहाँ पे शिया रूल कर रहे हैं। तो ये सुन्नी कम्युनिटी जिस एरिया में रह रही है, इराक के वेस्टर्न एरिया में, साउदर्न एरिया में, यहाँ पे मिनरल कम है, रिवर्स भी नहीं है, ऑलमोस्ट डिजर्ट का एरिया है, रहने लायक नहीं है। और शिया कम्युनिटी अच्छे एरिया में रह रही है, जहाँ की कुछ सिटीज आप देखिए, आपने सुना भी होगा, करबला, नजफ, बसरा, ये सब आपने सुना होगा। अब ये सुन्नी एरिया में देखिए आपको कोई भी बड़ी सिटी दिख रही है? कोई भी बड़ी सिटी नहीं दिख रही, पूरा खाली दिख रहा है, राइट? ओके। ऊपर का जो रेड एरिया है जहां पे मैंने बोला कि मिनरल भी है, यहाँ पे थर्ड कम्युनिटी रहती है इराक की, दैट इज कुर्द। मैंने बोला कुर्द मल्टीनेशनल कम्युनिटी है, ट्रांसनेशनल कम्युनिटी है, उसका मैप अलग से देखेंगे, कुर्दिस्तान की भी कहानी होगी। बट अभी के लिए देखिए कि कुर्द इस एरिया में रह रहे हैं जहां पे मिनरल ज्यादा है, और यहाँ की भी सिटी काफी फेमस है, राइट? मोसुल सुना है आपने, किरकुक सुना है आपने, है ना? यहाँ से रिवर भी फ्लो करके आती है। तो समझ सकते हैं आप कि सुन्नी कम्युनिटी के एरिया थोड़े डिवाइड हैं फर्टाइल लैंड से, वहां पे मिनरल्स भी नहीं है, ये चीज आपने समझ गई। दूसरा प्रॉब्लम ये आपने समझा कि पर्शियन गल्फ में इराक का थोड़ा सा ही हिस्सा आता है, वो भी काफी मार्शी लैंड है। अब जब आप ये समझ गए तो अब इस मैप को देखिए। पर्शियन गल्फ में मैंने बताया कि इराक का प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां तक ईरान है, इसके बगल में ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा कुवैत है, इनफैक्ट ये छोटा आइलैंड भी कुवैत का है। तो पर्शियन गल्फ का पूरा एरिया तो कुवैत का हो गया, इधर ईरान का हो गया, वो भी आपने शेयर कर दिया था थोड़ा सा एरिया, शत अल अरब वाला रिवर का एरिया। इसीलिए तो ईरान पे अटैक किया था सदाम हुसैन ने, बोल के कि शत अल अरब का एरिया जो है मेरा है, तुम्हारा कैसे हो गया? 5 साल पहले हाफ शेयरिंग का अग्रीमेंट कैसे हो गया? तो ये यहाँ पे समझ सकते हैं आप, पर्शियन गल्फ के पास इराक की प्रॉब्लम एक तो कुवैत के साथ है कि तुम्हारा इतना बड़ा एरिया, छोटी सी कंट्री, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, मेरा तो मुहाना एकदम 2 इंच का है। दूसरा ये रिवर आती है यहाँ पे शत अल अरब, तो मार्शी लैंड बन जाता है, पोर्ट भी नहीं डेवलप होते। तीसरा इसमें भी शेयर कर लिया है ईरान ने, तो ईरान के साथ तो लड़ाई कर ली सदाम हुसैन ने, हार भी गए, बट कुवैत के साथ भी तो लड़ाई करेंगे ना। कुवैत का इतना बड़ा ओपनिंग है यहाँ पे, कुवैत बहुत रिच कंट्री है, यहाँ से ढेर सारे मिनरल उसको मिलते हैं गल्फ एरिया में। ये चीज आप समझ गए। दूसरा आप सिटीज का देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर। मैंने बोला कि लेफ्ट साइड का वेस्टर्न एरिया पूरा डेजर्ट है, तो है ना, पूरा डेजर्ट खाली है। खाली का मतलब ही होता है डेजर्ट, आगे पढ़ेंगे सऊदी अरबिया में रुबल अल खाली। अब ये नॉर्थ का एरिया और यहाँ पे टाइग्रिस टाइग्रिस यूफ्रेटिस का एरिया, ये दोनों एरिया में मिनरल हैं, बट यहाँ पे कुर्द लोग रहते हैं, अपना कैपिटल मोसूल बना रखा है। कुर्द लोग जो है ऑटोनोमसली अपना गवर्नमेंट चलाते हैं, उनकी एक अलग से फोर्स भी है, पेशमर्गा फोर्स, जो कि यूएसए को सपोर्ट करती है, और ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये एरिया भी कट गया, ये एरिया बस बच गया शिया लोगों के पास, जो है सुन्नी लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। अब इस चीज को अगर आप समझ गए तो अब आप इराक की स्टोरी अच्छे से समझ पाएंगे, आईएस भी समझ पाएंगे। हाँ, तो चलिए स्टोरी ऑफ इराक। सबसे पहले तो ये देखिए कि इराक में सदाम हुसैन कैसे आए। मैंने आपको पहले बताया था कि बाथ पार्टी जो बनी थी, जिसकी शुरुआत हुई थी सीरिया में, है ना, एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनाने की बात। बाथ पार्टी जो है नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ 2 कंट्री में आई,
एक ब्रांच उसका आया सीरिया में, एक ब्रांच आया इराक में। तो बाथ पार्टी के कंटेम्प्रेरी करंट जो है 3 लीडर हो गए। बाथिस्ट लीडर मॉडर्न एरा के बोलिए, 2 की तो डेथ हो गई। एक तो सदाम हुसैन जो कि इराक में आए, और दूसरा ये जो अभी बशर अल असद हैं, इनके फादर ने शुरुआत की थी जिनका नाम था हाफिज अल असद। तो हाफिज अल असद, उनके बेटे बशर अल असद सीरिया में, और इराक में सदाम हुसैन बाथिस्ट पार्टी। जैसे ही इराक को फ्रीडम मिलती है, कैसे मिलेगी फ्रीडम? इराक किसका मैंडेट था? यूके का। कुछ दिनों बाद यूके ने उसको फ्रीडम दे दी 1940s में, और इराक हो गया इंडिपेंडेंट, और वहां पे होने लगे इलेक्शन। उस इलेक्शन में एक पार्टी, यही जो तो बाथिस्ट पार्टी लड़ी, उसके एक रूलर आए। फिर उसके बाद जो है सदाम हुसैन ने सत्ता जो हड़पी, प्रेसिडेंट बने, उसके बाद उन्होंने छोड़ा ही नहीं। 1979 में सदाम हुसैन बाथिस्ट पार्टी के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इराक बन गए। वहां पे बहुत ज्यादा जो भी उनके खिलाफ बोले उसको मार डालते थे, लेकिन कंट्री की डेवलपमेंट कराई, है ना, कंट्री की डेवलपमेंट कराई, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने, कंट्री को आगे बढ़ाया। और बनने के 1 साल बाद ही उन्होंने ईरानियन रिवॉल्यूशन को देख के 1980 से 1988 ईरान के साथ वॉर लड़ा, जिसको कि सिंपली ईरान इराक वॉर बोलते हैं। ये आप ऑलरेडी ईरान वाले रिलेशन में कवर कर चुके हैं। बट मैंने आपको बताया कि इस वॉर में काइंड ऑफ ही गॉट डिफीटेड। तो पैसा वैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया तो क्या करें? कुवैत बगल में रिच कंट्री, पर्शियन गल्फ में विवाद कर दो उसके साथ। ऑल ऑफ ए सडन अगले साल ही, 2 साल के अंदर ही 1990 में सदाम हुसैन जो है इन्वेड करते हैं कुवैत को, और सीधे ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और बोलते हैं कि वहां का जो ऑयल फील्ड है हमके साथ हमारे साथ शेयर करो, और जितना फॉरेन डेट वगैरह है सारा कैंसिल करो। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात से गुस्सा आ जाती है कि ये कुवैत पे बिना मतलब के अटैक कर दिया सदाम हुसैन ने। तो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है जो कहता है कि फोर्स का यूज करिए यूएन की तरफ से, और कंप्लीटली कुवैत से सदाम हुसैन को हटाइए। इस चीज को हम लोग गल्फ वार 1 बोलते हैं। और नाटो की जो फोर्सेज ने जो काम किया था उसको डेजर्ट स्टॉर्म बोलते हैं। 1991 में शुरू हुआ, यूएस के फोर्सेज ने यहाँ पे मैसिव रिटेलिएशन दिया, एयरफोर्स ने खूब बॉम्ब ड्रॉप किए, इराक में पूरा का पूरा नो फ्लाइंग जोन बना दिया। पता है क्यों? इस टाइम पे ये फंडामेंटल हो चुका था एक बार ईरान के साथ वॉर लड़ने के बाद। तो ये कुर्दिस्तान के एरिया में बॉम्ब गिराता था, शिया एरिया में बॉम्ब गिराता था। तो बॉम्ब ना गिरे इसलिए इसके भी सारे एयरक्राफ्ट को रोकना पड़ेगा, तो नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया कि अगर एक कोई भी फ्लाई करेगा तो हम शूट कर देंगे, ताकि कुर्दिस्तान के लोग बचे रहें। 42 डेज में ही नाटो की फोर्सेस, यूएन की फोर्सेस जीत गई और सदाम हुसैन हार गए। उस टाइम पे यूएस के प्रेसिडेंट कौन था आपको जानना? दैट वाज जॉर्ज सीनियर बुश। पूरा नाम एच.डब्ल्यू. बुश था। जॉर्ज सीनियर बुश मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्हीं के बेटे बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आएंगे, और वो फिर से जाके इराक के साथ लड़ेंगे। खैर, सीज फायर तुरंत हो गया 1991 में, ये हार गए अच्छे से। इराक सरेंडर कर दिया, कुवैत की सारी फोर्सेज या भाग गई। इस गल्फ वार के बाद इराक पे ढेर सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगे, और इंटरनेशनल स्क्रूटनी बढ़ गई। जॉर्ज सीनियर बुश ने ये जो है लड़ाई जीत ली, लेकिन गवर्नमेंट नहीं हटाई। ये जो गवर्नमेंट नहीं हटाई, ये बात यूएस के लोगों में आज तक बनी रह गई। बाद में 2003 में क्या होता है, उसी जॉर्ज बुश के बेटे आते हैं, और वो फिर से इन्वेड करते हैं इराक को, और बोलते हैं कि यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, सब जगह चेकअप कराओ। सब जगह चेकअप कराओ, कराते कराते मतलब एकदम समझ जाओ घर में, रूम में पहुंच गए। इस लेवल पे सद्दाम हुसैन बोलता है कि इतना भी कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं कि घर में घुस जाओ, नहीं था एक्चुअली में, शायद क्योंकि आज तक नहीं मिला। बट यही बहाना लगा के नाटो की फोर्सेज जो है उस पर अटैक करती हैं, उसका रिमूवल करती हैं, और बाद में उसको पकड़ा जाता है एक अंदर टनल में। आज तक वीडियो मिल जाएगी आपको, टनल से निकाल के उसको वहां एक्सिक्यूट कर दिया जाता है कैपिटल पनिशमेंट सुना के। ये कैपिटल पनिशमेंट सुनाने के दौरान जो कार्रवाई चल रही थी उस टाइम की फोटो है, ये बशर अल असद की फोटो है। ओके, 2006 में ही गॉट एक्सिक्यूटेड, कैपिटल पनिशमेंट मिल गई। और इसके बाद क्या होता है कि वहां पे इनस्टेबिलिटी आ जाती है। यही इनस्टेबिलिटी बाद में आईएसआईएस बनाएगी। अब इस आप एक बार फ्लो चार्ट को भी समझ लीजिए। 1990-91 के गल्फ वार की बात है। बात क्या हुई थी? 1991 में गल्फ वार हुआ था। यूएस की फोर्सेज इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहती हैं। नो फ्लाई जोन वगैरह डिक्लेयर किया था, ताकि वो कुर्दिस्तान पे, शिया लोगों पे बॉम्ब ना गिराए। ओके, फिर क्या हुआ? सीधे चले जाइए आप 2003 में, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम स्टार्ट्स। इसी चीज को हम सेकेंड गल्फ वार कहते हैं। तो जॉर्ज बुश के पापा ने जो किया वो फर्स्ट गल्फ वार हो गया, वो हुआ कुवैत और इराक के कॉन्टेक्स्ट में। और जॉर्ज बुश के बेटे ने जो किया वो सेकेंड गल्फ वार हुआ। एक हुआ 1991 में, दूसरा हुआ 2003 में। 2003 वाला जो गल्फ वार है वो किसी कंट्री और इन्वॉल्वमेंट नहीं था कुवैत जैसा, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के था, जो कि आज तक नहीं मिली। दिस इज नोन एज सेकेंड गल्फ वार 2003 में। बट दिक्कत क्या आएगी कि जैसे ही आप सदाम हुसैन को एक्सिक्यूट कर दोगे,
तो सदाम हुसैन की तो फोर्स थी, आर्मी थी, और वो लोग कौन थे? वो सुन्नी थे। और अब आपने यहाँ पे ला दी डेमोक्रेसी, तो मेजोरिटी किसकी है? शिया की है, तो रूलर किसका होगा? शिया का। ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ कि प्रेसिडेंट आप बनोगे, जुडिशियरी ये होगा, एक कुर्द बनेगा, एक सुन्नी बनेगा, शिया बनेगा, लेकिन वो सब कुछ नहीं चला। अच्छा खासा सुन्नी लोगों को यहाँ पे परसिक्यूट किया गया। बट दिक्कत ये थी कि ये सारे सुन्नी लोग ट्रेंड थे, फोर्स में काम किया हुआ था सदाम हुसैन के अंदर, आर्मी थी। तो ये सारे लोग ही क्या करेंगे, वहां पे जो लोकली इराक में अलकायदा रहेगी, वो अलकायदा धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगी आईएसआईएस में। और क्या करेगी फिर आप सोचिए, शिया लोगों पे अटैक करेगी, और जो कुर्दिस्तान का एरिया है वहां पे भी अटैक करेगी। और कुर्दिस्तान के बगल में तो सीरिया है, और सीरिया में कौन बैठा हुआ है? शिया रूलर। शिया रूलर बशर अल असद सीरिया में बैठा हुआ, कुर्दिस्तान के बॉर्डर पे, इराक के बॉर्डर पे रूल कर रहा है सुन्नी लोगों पे। ये बेरोजगार लोग हैं जिनके पास हथियार भी है, ट्रेनिंग भी है, इंटेलिजेंस भी है, पैसा भी है। ऑयल फील्ड पे कब्जा कर लेते थे, बेच देते थे, यूएसए भी खरीद लेता था इनसे। ये सारे लोग आईएसआईएस बन जाएंगे। और इराक का जो कुर्दिस्तान का एरिया है और उसके बगल में जो सीरिया का एरिया है, वहां पे अटैक करना शुरू करेंगे। और सीरिया में बशर अल असद की गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बशर अल असद की गवर्नमेंट ऑलरेडी पैरेलल एक रिवॉल्यूशन फेस कर रही थी पब्लिक का, सुन्नी लोगों का। उसको ये ज्वाइन कर लेंगे और जाके वहां पे काम करना शुरू कर देंगे। बशर अल असद के खिलाफ वहां पे जो पब्लिक खड़ी हुई थी, उनका तो फ्री सीरियन आर्मी, उस फ्री सीरियन आर्मी के सपोर्ट में ये लोग पहुंच जाएंगे। सब आपस में लड़ेंगे, ये फ्री सीरियन आर्मी से लड़ेंगे, अलकायदा उधर लड़ेगी, आईएसआईएस इधर लड़ेगा, बशर अल असद उधर लड़ेगा, यूएसए इधर लड़ेगा, रशिया के अटैक कर देगा। अ लॉट ऑफ थिंग्स गो ऑन, बट आपको इतना नहीं समझना, आपको बस इतना समझना है कि आईएसआईएस का ओरिजिन का कारण क्या है। यूएस की फोर्सेस ने यहाँ पे एक सुन्नी रूलर को हटा दिया जो कि शिया कम्युनिटी पे रूल करता था। उसके बाद शिया कम्युनिटी ने सुन्नी को प्रोसिक्यूट किया। लेकिन पहले के जो मिलिट्री जनरल थे, जो ट्रेंड लोग थे, इनफैक्ट इसका जो पूरा आईएसआईएस का चीफ था, वो भी काम करता था सदाम हुसैन के अंदर, सारे लोग। तो वो सारे बेरोजगार हो गए, हथियार उनके पास, ट्रेनिंग है और पैसा भी है, जहां पे कब्जा कर लो, तेल बेच दो, पैसा आ जाता है, इंटरनेशनल सपोर्ट भी था। तो ये सारे लोग आईएसआईएस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आईएसआईएस में कन्वर्ट होने के बाद ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे कुर्दिस्तान के एरिया में, सोच के कि कुर्दिस्तान वालों का तो ऑटोनोमस चल रहा है, उनको परेशान करेंगे। और साथ ही साथ बगल में सीरिया का बॉर्डर है, सीरिया में बशर अल असद है, उसको हटा दो, रिवॉल्यूशन चल ही रहा है, वो सुन्नी पे रूल कर रहा है, शिया रूलर, फिर हम रूल करेंगे वहां पे तो सुन्नी लोग हैं, अपने लोग हैं। ओके, तो 2003 में ये जो है ऑपरेशन लॉन्च करता है यूएस, और 2010 में जो है फाइनली यूएस के ट्रूप डिसाइड करते हैं कि यहाँ से हटा जाएगा, और यूएस के कॉम्बैट फोर्सेज जो है ईरान को लीव करने लगते हैं। और यूएस के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहो, क्योंकि यहाँ पे आईएसआईएस बन रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे आईएसआईएस बन जाता है, और इसको देख के 2014 में यूएस के फोर्सेस फिर से रिटर्न करते हैं इराक को हेल्प करने के लिए, क्योंकि मोसूल नाम की जो जगह आपने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, वो मोसूल गिर जाता है। ये मोसूल गिर जा रहा है कहाँ पे? देखिए, कुर्दिस्तान के एरिया में। कुर्दिस्तान के एरिया में मोसूल गिर जा रहा है। तो कुर्दिश लोगों का प्रोटेक्शन के लिए खुद का कोई सिस्टम नहीं है ना? पेशमर्गा सिस्टम, पेशमर्गा मिलिट्री फोर्स जो है वो कुर्दिस्तान के लोगों का फोर्स है। कुर्दिस्तान कोई कंट्री नहीं है, डिजायर्ड कंट्री है, दिखाऊंगा वो। तो पेशमर्गा फोर्सेज जो है वो फाइट करेंगी आईएसआईएस से, और यूएस की जो फोर्सेज हैं वो पेशमर्गा के साथ मिलकर फाइट करेंगी आईएसआईएस से। जो नया शिया रूलर यहाँ पे आया है वो भी आईएसआईएस से फाइट करेगा। और उधर जो बशर अल असद बैठा हुआ है वहां पे सीरिया में, वो भी आईएसआईएस से फाइट करेगा, साथ में फ्री सीरियन आर्मी से भी फाइट करेगा, जो कि वहां का रिवॉल्यूशनरी ग्रुप है। तो लास्ट में आपको बस आईएसआईएस की कहानी पुरानी हो गई, इतना समझिए कि इन्होंने अपना जो है कैपिटल रक्का में बनाया था, वो टर्की ये सीरिया में पड़ता है। बाकी मोसूल पे जैसे ही कब्जा हुआ कुर्दिस्तान में, तो हड़कंप मच गया, यूएस की फोर्सेज जो है फिर से आ गई वहां पे। और 2017 में इराक जो है फाइनली कहता है कि विक्ट्री हो गई है आईएसआईएस पे, और आईएसआईएस खत्म हो चुका है। धीरे धीरे रिसेंटली थोड़े बहुत और फोर्सेज यहाँ पे रहे थे, लास्टली अब आईएसआईएस काइंड ऑफ इराक और सीरिया से खत्म हो चुका है। इराक से तो हो चुका है, सीरिया में थोड़ा बहुत है। यहाँ पे मोसूल आप देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट एरिया, इस्लामिक स्टेट एंड अलाइज, इराकी गवर्नमेंट एंड अलाइज, कुर्दिस्तान पेशमर्गा, ये सारे जो हैं। यजीदी का भी अलग से चल रहा है। यजीदी कौन है? इसी कुर्दिस्तान के एरिया में यजीदी भी रहते हैं। आप इनको कुर्दिश भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अलग भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कम्युनिटी, यजीदी कम्युनिटी, कुर्दिश कम्युनिटी एक ही एरिया में रहती है। यजीदी कुर्दिश ही है, एक तरह से समझ लीजिए। ये सारे लोग लड़ रहे थे। अब मैंने बताया कि यहीं से जो है इस्लामिक स्टेट की शुरुआत हो जाती है। तो ये देखिए कि इस्लामिक स्टेट कैसे बना, उसको समझेंगे। पहले ये देखिए इस्लामिक स्टेट का टाइमलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल 2003 में आपने देखा कि इराक पे अटैक किया, ऑपरेशन फ्री इराक पूरा लेकर, यूएस इन्वेडेड इराक, सदाम हुसैन की गवर्नमेंट जो है टॉपल हो गई, राइट? वहां पे उसके बाद
2003 की ये कहानी हुई। 2004 में जमात अल तौहीद वल अल जिहाद बिकम्स अल कायदा इन इराक। ये याद नहीं रखना है, बस इतना समझना है कि 2003 में जैसे यूएस की फोर्सेज ने अटैक किया, सदाम हुसैन वगैरह पे अटैक किया, गवर्नमेंट टॉपल हो गई, उसकी फोर्सेज फ्री हो गई, बेरोजगार हो गई, तो यहाँ पे एक अलकायदा इन इराक बन जाता है। बाद में 2006 में अलकायदा इन इराक की एक्टिविटी जो है एक अनबार अवैकनिंग है, उसके बाद काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और नेक्स्ट यूएस की फोर्सेज यहाँ पे सर्च करने लगती हैं, आईएसआई, ये अलकायदा की एक्टिविटी बढ़ गई है। नाउ यहाँ पे एक लीडर बनता है अबू बकर अल बगदादी बिकम्स लीडर, जो कि पहले सदाम हुसैन के साथ ही काम करता है। पहले के 2 लीडर की डेथ हो गई यहाँ पे अलकायदा इन इराक की। उसके बाद एक बड़ा लीडर बनता है अबू बकर अल बगदादी। कैन यू सी, नाम में इसने अबू बकर बना रखा है, क्यों? डू यू रिमेंबर फर्स्ट कैलिफेट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अबू बकर। शिया सुन्नी, सुन्नी, याद करिए, सुन्नी में फर्स्ट कैलिफेट। इसका नाम अल बगदादी है, अबू बकर नहीं है, बट इसने नाम रखा है जानबूझ के कि मैं अब कैलिफेट बनाऊंगा, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करूंगा, कैलिफेट बनेगा, मैं खलीफा बनूंगा, ऐसी जो है इस्लामिक स्टेट, इसीलिए नाम पड़ा, इस्लामिक स्टेट बनेगा। ओके, खैर 2011 में AQI बिगिंस टू री इमर्ज, अलकायदा, इसके 2 लीडर को मार दिया जाता है लेकिन फिर से वो री इमर्ज करने लगता है। इसी दौरान देखिए पैरेलल क्या हो रहा है, सीरिया में अपराइजिंग हो रही है बशर अल असद के खिलाफ सुन्नी लोगों का, फ्री सीरियन आर्मी के थ्रू। 2013 में ये एक्सपैंड करने लगता है और अपना कैपिटल ये रक्का में बनाता है, सीरिया में जाके, और अपना इस्लामिक स्टेट का नाम चेंज कर देता है, इस्लामिक स्टेट इन इराक की जगह। अब चूंकि सीरिया पहुंच गया है तो इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवांत। यहाँ एक वर्ड आया कि इन्होंने इराक नहीं, अब बस और बड़े एरिया में रूल करना है, लेवांत में भी रूल करना है, तो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, आइसिल नाम रखा था बीच में। तो लेवांत एरिया क्या है, ये यूपीएससी ने पूछा है रिसेंटली 2 साल के अंदर। लेवांत एरिया ये है सीरिया, लेबनान, साइप्रस, इजराइल, जॉर्डन, ये पूरा पैलेस्टाइन, ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको लेवांत एरिया बोलते हैं हिस्टोरिकली। हिस्टोरिकली दिस एरिया इज नोन एज लेवांत एरिया। मेडिटेरेनियन के पास जो एरिया लेवांत एरिया है, ये यूपीएससी ने पूछा है। मैंने कुछ और एरिया दिखा दिए हैं। खुरासन एरिया, कैन यू सी, ईरान के ऊपर का ये खुरासन एरिया है ना, और मगरेब एरिया अफ्रीका में, और अनाटोलिया को अनाथोल बोलते थे, वो तो चलेगा, कुर्दिस्तान एरिया भी दिखाऊंगा आपको, खुरासन, मगरेब, ये थोड़ा सा आप, और नीचे जो अफ्रीका का मिडिल एरिया, द लैंड ऑफ हबाशा, ये 3 टर्म याद रखें, यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है, मगरेब, मगरेब, खुरासन, द लैंड ऑफ हबाशा। हबाशा और मगरेब अफ्रीका में, खुरासन जो यहाँ पे एशिया में पड़ेगा, ईरान के थोड़ा ऊपर। इस चीज को समझ गए, ये भी समझ गए, मैप समझ गए, ओके। तो इसने अपना जो है मोसूल को ले लिया, उसके बाद हम यहां तक पहुंचे थे ना, ओके। हाँ, इसने अपना नाम आइसिल रख दिया और कैपिटल बनाया रक्का को, जो कि सीरिया में पड़ेगा, और जो है रमादी वगैरह ले लेता है, यहाँ पे सारे मैपिंग में दिया हुआ है। एक खाली सीरिया में जो है वो रक्का है, वही कैपिटल बनाया, बाकी सारे देख रहे हैं कुर्दिस्तान के एरिया में पहुंच गए लोग, तो बॉर्डर एरिया में है, यू कैन सी, क्योंकि नीचे तो शिया गवर्नमेंट चल रही है, कितना उनसे लड़ेंगे, इधर तो डेजर्ट है, इधर तो शिया है, तो वीक कहां है, कुर्द हैं, अपना ऑटोनोमस चला रहे, उन पे अटैक कर दो। तो कुर्द का यहाँ पे कई सारा प्लेस दिखाया हुआ है, देखिए, मोसूल, तिक्रित, तलफार, और फाइनली कैलिफेट डिक्लेयर कर देता है कब, उसी टाइम के अराउंड, है ना, पार्लियामेंट्री इलेक्शन वगैरह भी अपने कराता है, 2014 की बात है ये, अपना कैलिफेट डिक्लेयर कर देता है इस्लामिक स्टेट। तो अलग अलग नाम देता है अपना, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत, कि हम इसराइल में भी रूल करेंगे, पैलेस्टाइन में भी रूल करेंगे, हम जॉर्डन में भी रूल करेंगे, हम लेबनान में भी रूल करेंगे। तो एक टाइम पे बोलेगा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, तो आइसिस बोलते थे, इस समय इस्लामिक स्टेट बोलेगा, पूरे वर्ल्ड में रूल करेंगे, एक टाइम लेवांत में रूल करेंगे और इराक में रूल करेंगे, बट इराक इज कॉमन है ना, खैर, और वहां पे अरबिक में अपना नाम एक डैश भी है इनका। खैर ये सारा तो हो गया, तो ये सारी आपने कहानी देख ली, फाइनली जो है अब ये राउटेड हो चुकी है, तो कुछ खास नहीं है, ओके। नाउ इन द समर ऑफ 2013 इस्लामिक स्टेट टुक द सिटी ऑफ रक्का इन सीरिया, सिंस देन इट हैज रैपिडली, उस टाइम की बात है, पहले की बात है, कि टर्की जॉर्डन में भी फैलने लगा बोल के कि हम लेवांत में भी रूल करेंगे, और धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन फिर लास्ट में यूएसए अटैक करेगा, और शिया फोर्सेस, पेशमर्गा फोर्सेस सारे कंबाइन होंगे और इसको डिफीट करेंगे, वो बात की बात है, डिफीट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टोरी कुर्दिस्तान की है, इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपने कुर्द एरिया देखा ना,
ये कुर्द एरिया जो अभी आपने देखा था, ये इराक वाला देखा था, ये बॉर्डर, राइट। एक मिनट, ये जो कुर्द एरिया आपने देखा था, ये इराक का नॉर्थ एरिया देखा था। और यहाँ पे इराक ने इनको काइंड ऑफ फ्रीडम दे रखी है, ऑटोनोमस, अपना पेशमरगा फोर्सेज हैं, अपनी जो है गवर्नमेंट चलाते हैं। इराक बोलता है क्या ही करना है, हम ऑलरेडी सुन्नी से परेशान है, कुर्दिस्तान से क्या ही डील करें। बट ये कुर्द लोग जो हैं बस इराक में नहीं है, दे आर इन नॉर्दर्न सीरिया ऑल्सो। इस बात से बशर अल असद को प्रॉब्लम होगी। बट देन रिमेंबर, जैसे इराक एक वीक कंट्री है और शिया लोग खुद परेशान है सुन्नी लोगों से, उसी तरह बशर अल असद तो खुद एक शिया होकर सुन्नी पे रूल कर रहा है, तो थोड़े से एरिया के लिए सोचता भी नहीं। तो काइंड ऑफ समझिए कि इराक को कुर्दिस्तान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान जो है उसके भी एकदम बॉर्डर एरिया में है और खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईरान को भी खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप देख रहे हैं टर्की का एक बहुत बड़ा एरिया में जो है कुर्द लोग रहते हैं, राइट। थोड़ा बहुत आर्मेनिया में भी है, आर्मेनिया को भी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एरिया। बट टर्की को एक्चुअली में प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि टर्की एक स्टेबल कंट्री है, स्ट्रांग कंट्री है। तो टर्की ने इन कुर्द लोगों को वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ, और इनफैक्ट वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करते भी हैं। तो टर्की में कभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो या तो आईएसआईएस करवाती थी या फिर ये कुर्द लोग करवाते थे, और काफी परसिक्यूशन भी करते हैं। इनफैक्ट टर्की के कई बार फोर्सेज जो है सीरिया में घुस के भी उन पे बॉर्डर पे अटैक करते हैं। समझ गए? द स्टोरी ऑफ कुर्दिस्तान। कुर्दिस्तान लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप विदाउट ए स्टेट, कोई स्टेट नहीं है इनका, और ये ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, टर्की में है, थोड़े से आर्मेनिया में भी है। ओके। और सदाम हुसैन के टाइम से इनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अब तो नहीं करते क्योंकि शिया लोग आ चुके हैं। स्ट्रगल फॉर राइट एंड ऑटोनॉमी, दे हैव बीन फाइटिंग फॉर देयर राइट ऑटोनॉमी, और इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, वो पूरे कंट्री में मिलकर बनाएंगे। ओके। इनका मार्जिनलाइजेशन और प्रोसिक्यूशन किया जाता है। अब टर्की का मैंने बोला कि मेन इशू है कुर्द लोगों के साथ, तो टर्की में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है कुर्द लोगों का पीकेके कहलाता है। द कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का जो शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन है वहां पे उस लैंग्वेज में पीकेके है, कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी। आर्म्ड कन्फ्लिक्ट कर रही है रिपब्लिक ऑफ टर्की के साथ, और इस एरिया में कर रही है, ठीक है। दे हैव डिमांडेड सेपरेशन फ्रॉम टर्की टू क्रिएट इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान एंड एक्सर्ट ऑटोनॉमी। रीसेंट डेवलपमेंट क्या है, अंडर प्रेसिडेंट एर्डोगन रेजिम टेंशंस हैव एस्केलेटेड। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा टर्की जो है रेडिकलाइज हो रहा है, तो एर्डोगन काफी रेडिकलाइज्ड है, एंड गवर्नमेंट हैज क्रैक्ड डाउन ऑन सस्पेक्टेड coup formation conspirators, coup for conspirators, and increased military operation and presence in Kurdish group both within Turkey, और सीरिया में भी घुस जाते हैं जो कि बॉर्डर पे है, तो टर्की के लोग यहाँ पे भी आके अटैक कर लेते हैं कुर्द लोगों पे जब मन करे। तो मैंने बोला था कि यजीदी जो है कुर्द लोगों का ही एक सेक्ट है। तो यजीदीज आर ए कुर्दिश स्पीकिंग एंडोगेमस रिलीजियस ग्रुप हु आर इंडिजिनस टू कुर्दिस्तान। तो यजीदी कुर्दिस्तान में ही रहते हैं, एंडोगेमस से बाहर शादी वादी भी नहीं करते, बस ये कुर्दिश बोलते हैं इसलिए इनको कुर्दिस्तान में ही रखा जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आईएसआईएस हारी थी तो एक लड़की वहां से फ्री हुई थी, और उनका नाम है नादिया मुराद। नादिया मुराद का बहुत ज्यादा रेप वगैरह हुआ था, तो नादिया मुराद जिनका बहुत रेप किया था आईएसआईएस ने, जो कि एक यजीदी वुमन थी, कुर्दिस्तान की वुमन थी, और उनकी जो डॉक्टर थे गायनेकोलॉजिस्ट डेनिस मुक्वेगे, जब इनकी स्टोरी सुनी गई थी उनके साथ क्या क्या हुआ था, तो शी वाज गिवन नोबेल पीस प्राइज इन 2018 कि हम their effort to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict, they spoke against it, और नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने ये डाला था, 2018 में है ये बात हुई थी। द लास्ट गर्ल उनकी किताब भी है, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो रोना आ जाएगा। ये कहानी हो गई आपकी यजीदी की, कुर्दिस्तान की। ओके, नाउ स्टोरी ऑफ सीरिया। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ सीरिया। आप सीरिया के स्टोरी को समझें उसके पहले एक कनेक्शन बनाइए। आपने देखा था कि एक बाथिस्ट पार्टी थी, बाथ पार्टी थी, जिसने दो जगह अपनी इस्टेब्लिशमेंट की। एक उसने इस्टेब्लिशमेंट की इराक में, जहाँ पे सदाम हुसैन जो है बाथ पार्टी से, और उसके बाद ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरा का पूरा अथॉरिटेरियन खुद अपने हाथ में रख लिया 1979 एंड ऑनवर्ड्स, राइट, 2003 तक। दूसरी बाथ पार्टी का ब्रांच हुआ सीरिया में। इनफैक्ट बाथ पार्टी का ओरिजिन जो था वो सीरिया में ही था, बाथ पार्टी का डिवाइड होके एक इराक में चला गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि सदाम हुसैन एक सुन्नी लीडर हैं जो कि शिया पॉपुलेशन को लीड कर रहे हैं, उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैं बार बार शिया सुन्नी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इधर जो बशर अल असद और उनके फादर की गवर्नमेंट है वो भी बाथ पार्टी से है, और ये लोग शिया हैं और ये लीड कर रहे हैं सुन्नी पॉपुलेशन पे।
देन दोनों लेकिन बाथ पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होंगे? आइडियली तो रिलेशन अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पीछे जो इंटेलेक्चुअल जो मैसेज है कि एक अरब नेशनलिज्म होना चाहिए, सेकुलर नेशनलिज्म होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ये सेम मैसेज है। जो उनके विचारक थे, जिन लोगों ने ये आइडिया दिया था बाथ पार्टी का, दोनों के साथ मीटिंग होती थी, बैठते थे चेयर पे, मेजबानी होती थी। लेकिन दोनों के बीच में कैसे रिलेशन होंगे? दोनों के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे, प्रॉब्लमैटिक भी नहीं थे, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते थे। उसका कारण यह है कि सद्दाम हुसैन सुन्नी है, शिया पॉपुलेशन को लीड कर रहे हैं, और बशर अल असद शिया हैं जो कि सुन्नी मेजोरिटी पे लीड कर रहे हैं। इसलिए दोनों के कोई खास अच्छे रिलेशन नहीं थे, दोनों एक दूसरे को नहीं ही देखते थे। मैंने साथ की फोटो भी खोजने की कोशिश की, तो ढूंढी तो मिला नहीं। दूसरी बात ये समझनी है कि ये सीरिया की स्टोरी में बाथ पार्टी आई, ये समझ में आता है, लेकिन ये शिया लोग कैसे रूलिंग में आ जाते हैं? आपको याद होगा मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जब मैंडेट सिस्टम आया था लीग ऑफ नेशन का, साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट के बाद, सीक्रेट अग्रीमेंट, तो यूके ने कुछ एरिया रखे, कुछ एरिया किसने रखे? सीरिया ने रखे। तो सीरिया के एरिया में क्या था? सॉरी, फ्रांस ने रखे। तो फ्रांस के एरिया में क्या था? सीरिया था, लेबनान था। ये जो फ्रांस के एरिया में सीरिया आया, तो शुरू से ही फ्रांस ने इंडिपेंडेंस देने के पहले ही शिया कम्युनिटी को सपोर्ट किया, उनको बढ़ाया। इस कारण से पावरफुल हो जाते हैं और सुन्नी कम्युनिटी की मेजोरिटी पे रूल करने लगते हैं। ना वो स्टार्ट द स्टोरी, मैंने बोला कि बाथ पार्टी से शुरुआत होती है यहाँ पे, और पहले बाप बने, उसके बाद बेटे बने, दोनों आज तक रूलर बने। 1970 से कहानी चल रही है। तो जिस तरह 1970s में इराक में बाथ पार्टी के सद्दाम हुसैन ने गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले लिया, उसी तरह से 1970 में हाफिज अल असद, बशर अल असद के फादर हाफिज अल असद, दो ही नाम है। हाफिज अल असद ने शुरुआत किया, 2000 में मर गए, बशर अल असद को दे दिया, वो आज तक रूल करते हैं। हाफिज अल असद ने 1970 में पावर सीज कर ली, मिलिट्री कू किया और बाथिस्ट रेजिम जो है सीरिया में स्टैब्लिश कर दिया। खूब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, डिसेंट को मार देने वाले, और एक सेकुलर अरब नेशनलिज्म की शुरुआत की। इस बीच में कई जगह पे इन्वॉल्व भी हुए, कन्फ्लिक्ट वगैरह में पावरफुल थे। बाथिस्ट पार्टी के लीडर हैं हम। खास करके एक जगह 1973 इसराइल के साथ जो यौम किपुर वार हुआ था, उसमें ये इन्वॉल्व हुए थे। बाकी ये जो डिटेलिंग है इसराइल वाले सेक्शन में आएगी, तो अभी उसको छोड़ दीजिए। अब 2000 में हाफिज अल असद की मृत्यु हो जाती है। 1979 से लेके 2000, 21 साल ही रूल्स द कंट्री, बट बाप तो बाप, बेटा और आगे निकल गया। 2000 से लेके 2024 तक, और अभी भी ही इज वेरी एजुकेटेड एंड ऑल, स्पीक्स इंग्लिश, माँ हाई फाई आदमी है, मीटिंग करके आप पसीने छूट जाएंगे आपके। 2000 से लेके 2024 ऑनवर्ड्स ही इज रूलिंग। हु? बशर अल असद। ये कौन है? शिया है, सुन्नी कम्युनिटी पे रूल कर रहे हैं, बाथिस पार्टी के। बाथिस पार्टी का एक नेता तो मर गया इराक में, सद्दाम हुसैन, दूसरा नेता बचा हुआ है शिया वाला। नाउ इनको सोचा कि शुरू में ये फादर की लाइन छोड़ के पॉलिटिकल रिफॉर्म वगैरह करेंगे, कुछ नहीं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट चलाई। इस बात से कौन नाराज होता है अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से? यूएसए। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। दूसरी एक बात और समझनी है कि इस बात से कि एक शिया लीडर सुन्नी पे लीड कर रहा है, सऊदी अरबिया भी नाराज होगा, और यूएसए सऊदी तो साथ में दोस्त हैं। तो कल को अगर कोई सिविल अपराइजिंग हो जाती है बशर अल असद के खिलाफ, तो उस अपराइजिंग को कौन सपोर्ट करेगा? यूएसए। और कौन सपोर्ट करेगा? सऊदी। उसको सेव कौन करेगा? शिया रूल कर रहा है सुन्नी पे, तो सेव करेगा कौन? ईरान सेव करेगा। और कौन सेव करेगा? ईरान का ही हिजबुल्लाह सेव करेगा, क्योंकि बॉर्डर तो लेबनान की टच होती है, और हिजबुल्लाह तो लेबनान में है। ओके, 2011 में ऐसी कहानी हो जाती है। एक अरब स्प्रिंग, नेक्स्ट में पढ़ाने वाला हूं, अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है टूनिसिया से, अफ्रीका से। ये अरब स्प्रिंग धीरे धीरे हर जगह बढ़ता है। टूनिसिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो लोग सोचते हैं हर जगह गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। इजिप्ट में होता है, लीबिया में होता है, और बहरीन में होता है, क्योंकि बहरीन में भी याद करिए शिया मेजोरिटी पे सुन्नी रूलर है, तो वहां भी प्रोटेस्ट होगा। बहरीन में होता है, इजिप्ट में होता है, ट्यूनीसिया में होता है, लीबिया में होता है। हर जगह अरब स्प्रिंग फैलेगा। इसी यही अरब स्प्रिंग सीरिया में भी आएगा और कहेगा कि ये सीरिया का जो रूलर है, ये शिया कम्युनिटी का सुन्नी पे लीड कर रहा है, तो इसको हटाओ। तो ये अरब स्प्रिंग 2011 में पीसफुली शुरुआत होती है। यहाँ पे अरब स्प्रिंग में बशर अल असद जो है जबरदस्त वायलेंटली उसको केमिकल वगैरह डाल देते हैं लोगों पे, और अपोजिशन ग्रुप फॉर्म होता है। जो अपोजिशन ग्रुप फॉर्म होता है उसमें सबसे बड़ा जो अपोजिशन ग्रुप फॉर्म होता है दैट इज फ्री सीरियन आर्मी। इस फ्री सीरियन आर्मी को कौन सपोर्ट करेगा? यूएसए सपोर्ट करेगा। और कौन सपोर्ट करेगा? सऊदी सपोर्ट करेगा।
इसके अगेंस्ट कौन आएगा? हिजबुल्ला आ जाएगा, ईरान आ जाएगा। ईरान इनडायरेक्टली हिजबुल्ला के थ्रू, हिजबुल्ला एक्चुअली में सीरिया में एंट्री ले लेता है बॉर्डर से। ओके, नाउ ईरान सपोर्टेड असद ऑब्वियसली थ्रू हिजबुल्ला। क्यों? क्योंकि अलाई है ना, शिया रूलर है। सऊदी अरबिया बैक्ड एंटी असद रिबल्स, फ्री सीरियन आर्मी को सपोर्ट किया सऊदी अरबिया ने कि रेजिम चेंज हो, सुन्नी रूलर आए। और इसके बाद यहाँ पे फुल स्केल सिविल वार हो गया और सिविलियन जो है यहाँ पे मरने लगे, रेफ्यूजी क्राइसिस हो गई। मेडिटेरेनियन से एरिया टच होता है, लोग नाव पकड़ पकड़ के यूरोप जाने लगे। डेली हर कोई घर गिर जाए, खेत जल जाए, मृत्यु हो जाए, पूरा खंडर हो गया था सीरिया और लोग उसके कैपिटल एलेप्पो तक पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही एलेप्पो तक पहुंच गए, सिचुएशन खतरनाक हो गई। तब सीरिया ने रशिया को रिक्वेस्ट की कि यूएसए तो हेल्प कर ही नहीं रहा, वो तो फ्री सीरियन आर्मी को हेल्प कर रहा है। सुन्नी पॉपुलेशन भी अलग अटैक कर रही है, सऊदी अरबिया अलग सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्ला कितना बचा लेगा मुझे? आप आओ, आप एक काम करो, मेडिटेरेनियन में अपना शिप लगा लो, वहां से जो है मिसाइल डालो, क्रूज मिसाइल, और एयर स्ट्राइक करो। और ये किया एक्चुअली में रशिया ने, जिससे यूएसए खूब नाराज हुआ कि ये कैसे घुस गया, लेकिन डायरेक्टली कैसे लड़ सकता था। रशिया ने ये नहीं बोला कि मैं कुछ और कर रहा हूं, रशिया ने बोला कि आईएसआईएस भी तो है यहाँ पे। यस, आईएसआईएस अलकायदा भी तो थी यहाँ पे, 2014-15 की बात है। तो रशिया ने बोला कि मैं आईएसआईएस, अलकायदा और ये जो सारे जो प्रोटेस्टर हैं, जो वायलेंट है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर अटैक कर रहा हूँ। और साथ में जो व्लादिमीर पुतिन है वो दिखाने लगे कि कैसे यूएसए जो है आईएसआईएस का तेल खरीद रहा है, ये लो चिट्ठी देखो। तो यूएसए क्या करे, शर्म से कुछ कर नहीं पा रही थी। तो यूएसए बेचारी मम हो गई, चुप हो गई। इज्जत बचाने के लिए यूएसए को कुछ तो करना था। तो धीरे धीरे यूएसए भी इन्वॉल्व होगी। रशिया इन्वॉल्वमेंट, यूएसए इनफैक्ट पहले फ्री सीरियन आर्मी को पूरी ट्रेनिंग देती थी बशर अल असद के खिलाफ। रशिया ने इस तरीके से यूएसए के डोमिनेंस को पूरा चैलेंज कर दिया और पूरा का पूरा जो है बशर अल असद की गवर्नमेंट बचा ली। यूएसए ने इनिशियली तो एंटी असद रेबल को सपोर्ट किया था, लेकिन देखा कि इज्जत डूब रही है तो उसने बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पे जो आईएसआईएस है हम उसके अगेंस्ट जाएंगे। इराक में भी हमारी फोर्सेज वापस गई हैं लड़ने के लिए आईएसआईएस को, और यहाँ पे सीरिया में भी हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, एक फ्री सीरियन आर्मी थी, एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज जो थे, इसको यूएसए ने बैक किया और आईएसआई से लड़ने के लिए फाइनली 2019 में एसडीएफ कैप्चर्ड द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड जो था बचा हुआ है, उसको कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पे प्लेयर ढेर सारे हो गए। मैं अगर आपको नीचे क्या है, डिस्पाइट इंटरनेशनल लॉसेस सिविल वार कंटिन्यूज। यस, सिविल वार स्टिल कंटिन्यूज, अभी भी लोग लड़ रहे हैं बशर अल असद के खिलाफ। एक टाइम पे तो लगा था कि वो हट ही जाएगा, बट सब हट गए, बशर अल असद नहीं हटा। यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ कि कौन कौन लड़ रहा था, तो आप ये देखिए। एक तो बशर अल असद की गवर्नमेंट है ना, ही इज फाइटिंग हूम, ही इज फाइटिंग अलकायदा, अलकायदा भी तो सुन्नी ग्रुप है। ही इज फाइटिंग आईएसआईएस, ही इज फाइटिंग फ्री सीरियन आर्मी, ही इज फाइटिंग काइंड ऑफ इनडायरेक्टली सऊदी अरबिया एंड यूएसए ऑल्सो। देख रहे हैं, ये एक फाइटिंग हो गई। देन यहाँ पे एक सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है, दे आर फाइटिंग आईएसआईएस, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए। देन एक और प्लेयर आ गया, रशिया। रशिया ने कहा ज्वाइन कर लिया, इसको सपोर्ट कर दिया बशर अल असद को। एक और है यहाँ पे हिजबुल्ला लेबनान से, उसने किसको सपोर्ट किया? बशर अल असद को। तो इस तरह की खतरनाक लड़ाइयाँ यहाँ पे हुई और फाइनली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स विक्टोरियस, बशर अल असद विक्टोरियस, रशिया विक्टोरियस और काइंड ऑफ यूएसए भी विक्टोरियस, क्योंकि उसने बोला कि हमने आईएसआईएस को खत्म कर दिया। बाकी ये लोग जो है लड़ाइयाँ हार गए, है ना, ये लोग लड़ाइयाँ हार गए सारे। और सऊदी अरबिया जो चाहता था वो कर नहीं पाया, टॉपल नहीं कर पाया रेजिम। ओके, ये माइग्रेंट क्राइसिस जो है, मैंने बताया कि सीरिया का जो बॉर्डर है यहाँ मेडिटेरेनियन से होता है, तो इतना सिविल वार जब चलेगा तो लोग भागना चाहेंगे मेडिटेरेनियन में। छोटे छोटे बच्चे मरते गए सारे, भागते गए, पूरा एरिया देखिए ये खुल रहा है मेडिटेरेनियन में। तो ये सारे लोग यूरोप जाना चाहेंगे, पहले ये ग्रीस पहुंचेंगे, फिर ईस्टर्न यूरोप में चढ़ेंगे। और जर्मनी कहेगा कि पूरी दुनिया के जितने भी रेफ्यूजी हैं उनको हम जगह देंगे और पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन को जगह देनी चाहिए। तो जर्मनी जो है सबसे ज्यादा लोगों को पनाह देगा। लेकिन धीरे धीरे लोग जो है फंडामेंटल लोग बोलेंगे कि इससे तो जर्मनी की और पूरे यूरोप की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। तो जर्मनी की सरकार का भी विरोध होगा, पूरा पूरा यूरोप में भी कई कंट्री में इस तरह की नेशनलिज्म आएगी कि नहीं ये गलत हो रहा है। इस बात से सबसे नाराज हुआ कौन सा कंट्री? यूनाइटेड किंगडम। और ब्रेक्सिट का वन ऑफ द रीजंस है कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट करने का ब्रिटेन का, कि यही है रीजन, एक वन ऑफ द रीजंस कि आप जो है सारे रिफ्यूजी को बोल रहे हो कि हम भी लेंगे। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे कोई रिफ्यूजी नहीं गया है ना, उसने नहीं लिया।
बाकी सारी कंट्री ने लिया है, पास की कंट्रीज ने भी लिया है, लेकिन जर्मनी ने यूरोप में सबसे ज्यादा लिया है। ठीक, माइग्रेंट क्राइसिस पे समझ गए। अब यहाँ पे स्टोरी ऑफ सीरिया में मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ सीरिया का। सीरिया के सराउंडिंग में आप ऊपर देख सकते हैं जो पेनिनसुला निकला हुआ था ऐसे पूरा, एनाटोलिया पेनिनसुला, राइट, एनाटोलिया प्लेटू, टर्की, एनाटोलिया प्लेटू, टर्की, राइट। टर्की का एक लोकेशन मैंने मार्क किया है, गाजियानटेप। गाजियानटेप क्यों मैंने मार्क किया है? क्योंकि 2023 में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था सीरिया और टर्की के बॉर्डर पे, तो टर्की का जो सबसे ज्यादा एरिया प्रभावित हुआ था यही था, ये गाजियानटेप। तो प्लेसेज इन न्यूज टाइप का ये हो गया, ओके। अब सीरिया में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट सिटीज दिखा रहा हूं। पहले ये देखिए, कैन यू सी अल रक्का, यहीं पे आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बना था। देन एलेप्पो की लड़ाई, ये आईएसआईएस के कारण काफी फेमस है, राइट। मैंने एलेप्पो कैपिटल बोल दिया था, कैपिटल इज दमास्कस। एलेप्पो की लड़ाई काफी फेमस है। नाउ टर्की के साथ बॉर्डर शेयरिंग है, एंड कैन यू सी इराक के साथ बॉर्डर शेयरिंग है, ये आप पहले ही देख चुके हैं। तभी तो बाथ पार्टी दोनों जगह, इराक में और सीरिया में। तभी तो आईएसआईएस दोनों जगह, कुर्दिस्तान में और इधर। तभी तो कुर्दिस्तान दोनों जगह, इराक में भी और सीरिया में भी, टर्की में भी, राइट। और देखिए, दमास्कस कैपिटल है लेकिन पोर्ट पे नहीं है। और अल रक्का मैंने आपको दिखाई दिया। इडलिब काफी फेमस जगह है। नाउ सी, इस एरिया का, सीरिया का बॉर्डर यहाँ पे मेडिटेरेनियन में ओपन हो रहा है। लटाकिया पोर्ट काफी फेमस, टार्टस पोर्ट काफी फेमस। ये दो पोर्ट आपको मेडिटेरेनियन में याद रखने हैं। जबलाह ना याद रखे तो भी चलेगा, बट लटाकिया एंड टार्टस आर पोर्ट्स ऑफ सीरिया और मेडिटेरेनियन। यहीं पे आईएसआईएस के लोगों को जो है गला काट के समुद्र में फेंकते थे। अच्छा, बाकी सीरिया का आपने देख लिया कि बॉर्डर टर्की के साथ शेयर हो रहा है, इराक के साथ शेयर हो रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कि जॉर्डन है, राइट। जॉर्डन के अलावा यह जो एरिया आप देख रहे हैं, ये एरिया लेबनान का है। उसका यहाँ पे बेरूत जो है पोर्ट है और कैपिटल भी है। नाउ सी, यहाँ से इजराइल के बॉर्डर की शुरुआत हो जाती है। इजराइल ने क्या किया, आगे आप पढ़ेंगे कि एक वॉर के दौरान यहाँ पे सीरिया का एरिया है गोलन हाइट्स, जो यूपीएससी ने पूछा भी था एक बार प्रीलिम्स में 2015 में। गोलन हाइट्स नाम का एरिया जो है, ये इजराइल का एरिया नहीं है। इजराइल ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ लड़ाई के बाद, किससे? सीरिया से, ओके। योम किप्पुर वार सुना था ना आपने, देखा था ना कि कैसे बशर अल असद के फादर जो है लड़ने आए थे, तो आप समझ सकते हैं, ओके। तो गोलन हाइट्स सीरिया का एरिया है जो कि ऑक्यूपाई किया हुआ इजराइल ने। बाकी उनके बीच में यहाँ पे यूएन फोर्सेस भी डिप्लॉयड है सीरिया में शांति रखने के लिए। तो ये हो गया पूरा का पूरा मैटर जो कंप्लीट हमने कर दिया है सीरिया का, है ना, कंप्लीट कर दिया है, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अरब स्प्रिंग और कलर रिवॉल्यूशंस। अरब स्प्रिंग देखिए, अरब स्प्रिंग मल्टीपल कंट्रीज में हुआ है। आपने ऑलरेडी देख लिया सीरिया का अरब स्प्रिंग, मैंने आपको थोड़ा सा इजिप्ट का भी बता दिया ऑलरेडी, बट आपको ओवरऑल पिक्चर लेनी है, इससे आप कई चीजें समझेंगे। और जो कंट्री, छोटी छोटी कंट्री की हमने स्टोरीज कवर नहीं की थी, जो कम इंपॉर्टेंट है, वो स्टोरीज यहाँ पे कवर हो जाएंगी अरब स्प्रिंग के थ्रू। सबसे पहले ये समझिए कि अरब स्प्रिंग क्या है। अरेबियन एरिया में हुआ होगा कोई रिवॉल्यूशन, सिविल अपराइजिंग, यस। ये एक टाइमलाइन आपको नहीं दिख रहा होगा। सबसे पहले क्या होता है, एक टूनिसिया में, ये बात है कब की, ये बात है 2010 के दिसंबर की, 1 सेकेंड, 2010 की बात है, ठंड के महीने की, दिसंबर की बात है, टूनिसिया में। अब टूनिसिया कहाँ पे है, पहले मैपिंग में आपने किया हुआ है, अफ्रीका के नॉर्थ में जो एरिया है टूनिसिया, जो कि बिल्कुल मेडिटेरेनियन पे है, ये भी अरेबियन कंट्री है। टूनिसिया में क्या है कि लंबे टाइम से ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, और काफी लोगों का रिप्रेशन हो रहा था, इकोनॉमिक्स वगैरह भी, इकोनॉमी वगैरह काफी बुरी हालात में थी, सब कुछ महंगा था। एक फ्रूट वेंडर था, उसका सामान नहीं बिक रहा था, लॉसेस में था। वो प्रोटेस्ट करता है, दिसंबर 17 को अपने आप को जला लेता है, इमोलेशन कर लेता है ना, सेट्स हिमसेल्फ ऑन फायर। और उसके बाद वो बोलता है कि मतलब मरने के पहले कि पुलिस जो है मेरे पे रिपरकशन कर रही है, मेरा रिप्रेशन कर रही है, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये। और ये आग की तरफ फैल जाता है, ठीक है। ट्यूनीशिया में प्रोटेस्ट होने लगते हैं दिसंबर में, अगले ही दिन, दिसंबर 10 को ये होता है, दिसंबर 17 को होता है, अगले दिन प्रोटेस्ट होने लगते हैं। और उसके बाद ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो रिजाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे ट्यूनीशिया में हो गया, तो ये धीरे लीबिया में चला जाएगा, इजिप्ट में चला जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ, हाँ। ये रिवॉल्यूशन ट्यूनीशिया से स्टार्ट होता है, अरब स्प्रिंग। ट्यूनीशिया में जो स्टार्ट होता है इसको हम लोग जैस्मिन रिवॉल्यूशन कहते हैं। कंट्रीज में जो अलग अलग रिवॉल्यूशन होते हैं पब्लिक के थ्रू, सिविल सोसाइटी के थ्रू, उसको कई बार कलर दिया जाता है या फ्लावर का नाम दिया जाता है, इसको हम कलर रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट है, ही हैज वार्न्ड वर्ल्ड अबाउट कलर रिवॉल्यूशन। ही सेज दैट कि यूएसए सपोर्ट करता है ऐसे कलर रिवॉल्यूशन को,
और जो स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट है उनको टॉपल करना चाहता है। अभी भी रशिया भी कह रहा है कि इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में यूएसए इंटरफेरेंस करना चाहता है। एनीवे, ये ट्यूनीशिया का जैस्मिन रिवॉल्यूशन हो गया 2010 के दिसंबर में। ट्यूनीशिया के बगल में क्या है? लीबिया है, ओके, और क्या है? इजिप्ट है, और क्या है? सूडान है, और क्या है? मोरक्को, अल्जीरिया। ये हर जगह फैल जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है ये देखिए। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया के बगल का लीबिया। तो अब हम लीबिया को कवर करेंगे, बाकी को इग्नोर करके, ओके। तो अब आप आइए लीबिया में। लीबिया में क्या होता है कि प्रोटेस्टर्स जो हैं पूरा अटैक करके, मुअम्मार गद्दाफी करके, कर्नल मुअम्मार गद्दाफी करके था यहाँ पे, उसको जो है मार डालते हैं। और इसमें यूएसए की फोर्सेस भी सीधे सीधे स्ट्राइक करती है, मुअम्मार गद्दाफी की डेथ हो जाती है। दो हमने कवर कर लिया लीबिया में। रेड वाला है तो वो इंपॉर्टेंट है, राइट, लीबिया खत्म। इजिप्ट वाला भी देखेंगे। इजिप्ट में क्या सिचुएशन थी? इजिप्ट में एक्स प्रेसिडेंट वहां पे थे, होस्नी मुबारक। होस्नी मुबारक ऑटोक्रेटिक थे, सब कुछ परेशान करते थे सबको, और लंबे टाइम से रूल कर रहे थे। तो ही रिजाइंस, है ना, बाद में उनको जो है पूरा चार्ज वगैरह लगाया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ टाइम में कन्वर्ट करते हैं, देन ही डाइज एंड ऑल। और उसी के बाद मुस्लिम ब्रदरहुड वहां पे आ जाती है। तो इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर में शुरुआत होती है। 1981 से ये रूल कर रहे थे। टूनिसिया के प्रेसिडेंट 1987 से रूल कर रहे थे। मुअम्मार गद्दाफी जो है वो भी काफी पहले से 1969 समथिंग से रूल कर रहा था, ये देख लीजिएगा, इस करेक्शन डेटा देख लीजिएगा। बाकी यही रिवॉल्यूशन जो है इजिप्ट के बाद यमन में भी जाएगा। यमन में हाउथी रिबेल थे, उनको जो है बल मिल जाता है, और वहां पे अब्दुल्ला सालेह रूल कर रहे थे। तो ही लीव्स द रेजिम एंड ही आल्सो गोज आउट, ओके। तो ये आप देखिए, प्रोटेस्ट हैपन इन लीबिया, प्रोटेस्ट इन ईरान, इराक, जॉर्डन आल्सो थोड़ा बहुत, बट उन लोगों को बहुत प्रभावित नहीं होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? यमन प्रेसिडेंट अब्दुल्ला सालेह इज वाउंडेड व्हेन हाउथीज रिबेल, ओके ओके, ही फ्लेज टू सऊदी अरेबिया। तो जो अब्दुल्ला साले थे यहाँ पे सुन्नी लीडर थे यमन के, उनको जो है यहाँ से हाउथी रिबेल एक्सपेल करके सऊदी अरेबिया भेज देते हैं। और बाकी जो है आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जानना है, क्योंकि सीरिया का कॉन्टेस्ट था। तो बशर अल असद का क्या होता है? यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा, अरब अपराइजिंग 2011 में शुरुआत हो गई थी, एंड ही इज रूलिंग सिंस 2000, बट ही वाज नॉट रिमूव्ड क्योंकि रशिया ने हेल्प कर दी, राइट। अब ये इमेज से जो क्लियर नहीं हुआ है आपको, ये अब क्लियर हो जाएगा। आइए अब इसको कर लेते हैं एक एक कंट्री का। टूनिसिया 2010 के दिसंबर, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे जीने अल अबदीन बेन, ही स्टेप्स डाउन एंड फ्लेड द कंट्री। टूनिसिया उसके बाद डेमोक्रेसी में चली गई, इलेक्शन हुए, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना। 2019 में यहाँ पे जो एक पीसफुल पावर ऑफ ट्रांसफर, देखिए कब शुरुआत हुई थी, तब तक सिविल अनरेस्ट रहा होगा, हाँ। फाइनली 2019 में यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है उन्होंने क्या किया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई। इसके लिए वहां पे एक सिविल सोसाइटी ने जो मिल के काम किया, दैट थिंग इज नोन एज ट्यूनिशियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट। ट्यूनिशियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को 2015 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला इस डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन के लिए, ओके। एनहादा मूवमेंट आल्सो नोन एज रेनेसा पार्टी, वहां पे जो पार्टी है जो ओवरऑल ये डेमोक्रेटिकली काम कर रही है उसको एनहादा मूवमेंट कहते हैं, और सिंपली एनहादा कहते हैं। ये एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है टूनिसिया में, और 1981 में ही बनी थी, इसी ने सब कुछ काम किया है यहाँ पे। अब इसका इंस्पायरेशन सुनिए तो आप कनेक्ट कर लेंगे। इजिप्ट में याद है मुस्लिम ब्रदरहुड, जिसको काफी टाइम से बैन करके रखा गया था, लेकिन मैंने बोला था मुस्लिम ब्रदरहुड का और भी जगह इंपैक्ट है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड से भी काफी इंस्पायर्ड है, साथ ही साथ ईरान के रोहिल्ला खोमेनी के मूवमेंट से भी। ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं। इजिप्ट में 2011 में स्टार्ट हुआ, मास प्रोटेस्ट हुए तहरीर स्क्वायर पे, और होस्नी मुबारक जो लंबे टाइम से रूल कर रहा था उसको हटा दिया गया। उसके बाद इनस्टेबिलिटी हुई, एलसीसी का मिलिट्री रूल आया है, इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस जो है बहुत अच्छा नहीं है, अथॉरिटेरियनिज्म तो चलता ही। यमन में 2011 में ये पहुंच गया, और वहां पे अली अब्दुल्ला साले के खिलाफ जो है हाउथी रिबेल ने किया आक्रमण, ही स्टेप डाउन इन 2012। उसके बाद से लेके यमन में आज तक जो है प्रॉब्लम चल रही है। इन 2014 हाउथी इंसर्जेंट शिया रिबेल्स विद लिंक टू ईरान टुक कंट्रोल ऑफ यमन कैपिटल साना का भी कंट्रोल ले लिया, क्योंकि नॉर्थ में रहते हैं यमन के। जनवरी 2015 दे सीज द प्रेसिडेंशियल पैलेस आल्सो, और जो बाद में प्रेसिडेंट हुए अब्द रब्बू मंसूर हादी 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 और उनकी गवर्नमेंट जो है रिजाइन करके चली गई, कहां पे? सऊदी अरबिया में, ओके। बाद में सऊदी अरबिया में बोले तो उन्होंने बोला कि मैं रिजाइन नहीं दिया है, मैं बस एग्जाइल्ड हूं। तो सऊदी अरबिया किसको सपोर्ट करेगा? हादी को,
कोशिश करेगा कि वापस लौटे। इसके लिए वो किसकी हेल्प लेगा? कोएलिशन फोर्सेस की और यूएसए की। बट ईरान जो है हाउथी को सपोर्ट करेगा और हादी को वापस नहीं आने देगा। ओके, नाउ अबाउट सीरिया, ऑलरेडी रेड। सीरिया में प्रोटेस्ट हो रहे थे पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। बशर अल असद का रेजिम जो है वायलेंटली यहाँ पे रिएक्ट करता है, सिविल वार होता है, काफी सफरिंग, डिस्प्लेसमेंट और रिफ्यूजी क्राइसिस, माइग्रेंट क्राइसिस सब कुछ होने लगता है। तो इस दौरान यूएस एक्चुअली कोशिश करता है कि डेमोक्रेटिक मतलब लीगली यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू बशर अल असद को हटा दे, बट उस चीज को वीटो कर देता है रसिया, है ना, और फिर हेल्प करने जाता है ईरान। ईरान का हिजबुल्ला इन्वेड करता है इस अरब स्प्रिंग के थ्रू जो कि सीरिया में हो रही है, और साथ ही साथ फ्री सीरियन आर्मी लड़ रही है, आईएसआईएस लड़ रहा है, यूएसए लड़ रहा है, सऊदी लड़ रहा है, राइट, सऊदी अरब लीग के थ्रू लड़ रहा है। ओके, ये जो सीरिया में सिविल पूरा अनरेस्ट हुआ, बॉर्डर पे टर्की है तो टर्की भी प्रभावित हो गया, तो टर्की के लिए वरीसम कंडीशन था, बस इतना मैंने लिखा। बहरीन में पॉपुलेशन क्या है? शिया, रूलर कौन है? सुन्नी। सऊदी अरबिया बचा के रखना चाहता है बहरीन को, ईरान चाहता है कि अनस्टेबल हो जाए, तो शिया मेजोरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे सुन्नी मोनार्की के खिलाफ जाती है। बहरीन में जो है आज भी टेंशन है, लिमिटेड पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए हैं, लेकिन सऊदी अरबिया ने इसको स्टेबल करके रखा है बहरीन को, जो आइलैंड कंट्री है पर्शियन गल्फ में। ईरान चाहता है कि पलट जाए सत्ता। लीबिया में अपराइजिंग अगेंस्ट मुअम्मर गद्दाफी, गद्दाफी को जो ओवरथ्रोन करके जो पूरा रोड पे घसीट के मारा था लोगों ने। लीबिया उसके बाद केओस में है, आज तक प्रॉब्लम चल रही है, डिवाइडेड हो चुकी है। 2014 लीबिया स्प्लिट इनटू टू राइवल गवर्नमेंट्स। एक तो है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, जिसको कि जीएनए बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल इनकम से रिलेटेड नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड है जो कि त्रिपोली में है। और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है जो कि तोब्रुक में है। तो त्रिपोली तोब्रुक आपके दिमाग में रहे, लीबिया की जगह है, और उसको जो है लिबियन नेशनल आर्मी के साथ लीड करते हैं। अलाइड विद द लिबियन नेशनल आर्मी लेड बाय खलीफा हफ्तार। खलीफा हफ्तार लीडर का नाम है। लिबियन नेशनल आर्मी तोब्रुक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और दूसरा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड। अब गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जो है उसको सपोर्ट करता है टर्की, कतार और इटली। और ये देखिए कि ये जो आपकी लिबियन नेशनल आर्मी है जिसका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तोब्रुक में है, उसको इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, रशिया और फ्रांस सपोर्ट करते हैं। सीज फायर 2010 में फाइनली हुई, यूएन स्पॉन्सर्ड प्रोसेस है। 2021 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी, और उसके बाद इलेक्शन वगैरह थोड़े हो रहे हैं। ठीक, यहाँ पे इजिप्ट का मेंशन आया था, मैंने मुस्लिम ब्रदरहुड मेंशन किया था, बस जान लीजिए इसके बारे में। सोसाइटी ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड को मुस्लिम ब्रदरहुड भी बोलते हैं। ट्रांसनेशनल सुन्नी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इजिप्ट में बना था। इनिशियली पैन इस्लामिक रिलीजियस सोशल मूवमेंट था, इस्लाम प्रीच करता था, है ना, इलिटरेट को पढ़ाता था, हॉस्पिटल, चैरिटी। धीरे धीरे पॉलिटिकल एरेना में आ गया, राइट, कि ब्रिटिश जो है कॉलोनियलिज्म ना करे, ओके, शरिया लॉ हो, कैलिफेट हो। द ग्रुप स्प्रेड टू अदर मुस्लिम कंट्री, फॉर एग्जांपल ट्यूनीशिया के लोग भी इससे इंस्पायर्ड हैं, आज गवर्नमेंट भी चला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इजिप्ट में गवर्नमेंट ने इस पे क्रैकडाउन किया 1948 से लेके आज तक। आज भी तो है, मुस्लिम ब्रदरहुड को आज भी तो बैन कर रखा है ना, ठीक है। इट रिमेन्ड ए फ्रिंज ग्रुप इन पॉलिटिक्स ऑफ द अरब वर्ल्ड अंटिल 1967 सिक्स डे वॉर। क्या हुआ इस 1967 के सिक्स डे वॉर में? इजिप्ट ने लड़ाई की थी इजराइल के खिलाफ, और वहां पे इस्लामिस्ट मैनेज टू रिप्लेस पॉपुलर अरब नेशनलिज्म आफ्टर ए रिसाउंडिंग अरब डिफीट बाय इजराइल। तो अरब हार गया, तो इससे ये लोग गुस्सा हो गए सिक्स डे वॉर के बाद, और मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करने लगे। द मूवमेंट वाज आल्सो सपोर्टेड बाय सऊदी अरबिया व्हिच इट शेयर्ड म्यूचुअल एनिमीज लाइक कम्युनिज्म। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन, अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना होगा तो सोच रहे होंगे कि आप बोल रहे हो कि मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे थे, देन आपने बोला था कि जब वो कतार सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड को तो सऊदी अरबिया को दिक्कत हो रही है। हाँ, वो समीकरण चेंज हो चुका है। अब जो है अब्दुल अल सीसी की जो गवर्नमेंट है जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट है, उसको सऊदी अरबिया सपोर्ट करती है। विद चेंजिंग टाइम्स इट हैज चेंज्ड। अरब स्प्रिंग बॉट इट्स लीगलाइजेशन। अरब स्प्रिंग जैसे हुआ तो जिस गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा था इजिप्ट में, ये जो है 2013 में, इसके बाद जो है इसके बाद ये गवर्नमेंट में भी आती है, बट 2013 के बाद इसके लीडर काफी करप्ट हो जाते हैं। इजिप्शियन मुस्लिम ब्रदरहुड वाज लीगलाइज्ड आफ्टर अरब स्प्रिंग, वन सेवरल इलेक्शन, 2012 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जीते। और इनके देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, इजिप्ट में अरब स्प्रिंग के पहले का जो लीडर था दैट वाज, एक सेकंड, दैट वाज होस्नी मुबारक। अरब स्प्रिंग के बाद जो मुस्लिम ब्रदरहुड का लीडर वहां पे प्रेसिडेंट बना, दैट पर्सन इज मोहम्मद मोरसी। और अब मुस्लिम ब्रदरहुड भी खत्म, अरब स्प्रिंग भी खत्म, अब जो आर्मी का वहां पे है वो है एलसीसी,
समझ गए? तो मोहम्मद मोरसी और होस्नी मुबारक में कंफ्यूज ना हो, होस्नी मुबारक पुराना लीडर हो गया, ये भी मर गया रिवॉल्यूशन के पहले का था, अरब स्प्रिंग के पहले का। अब मोहम्मद मोरसी जो है मुस्लिम ब्रदरहुड का जो लीडर बना इलेक्शन जीत के डेमोक्रेटिक, वो भी काफी करप्ट था, वो भी जो है मर गया। ओके, अ ईयर लेटर जैसे ही मोहम्मद मोरसी बना, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन फिर से होने लगे, ही वाज ओवरथ्रोन, मिलिट्री टुक द प्लेस एंड देन group failed to moderate its views and embrace democratic values. The group was then banned in Egypt again, फिर से हो गया declared terrorist organization, and Abdel Fattah al-Sisi became the president in 2014, re-elected in 18, re-elected in 2023, और इनकी भी गवर्नमेंट जो है ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस करती है, डिसेंट को मारती है। The Persian Gulf monarchies of Saudi Arabia and United Arab Emirates, driven by the perception that brotherhood is a threat to their authoritarian rule, Qatar सपोर्ट्स मुस्लिम ब्रदरहुड इनडायरेक्टली। देखा आपने प्रॉब्लम क्या है? सऊदी अरबिया और यूएई को लगता है कि हम लोग तो मोनार्की हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड को हटाओ, और कतर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट करता है। द ग्रुप अबैंडन्ड द यूज ऑफ वायलेंस इन 1970s। अब यहाँ पे मैं इतना मुस्लिम ब्रदरहुड क्यों पढ़ा रहा हूँ? गाजा में जो हमास है, वो पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप जो गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रही है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड का ही पार्ट है, ठीक है, उसी का ऑफशूट है, मुस्लिम ब्रदरहुड का ही ऑफशूट है, ठीक है। विद दिस आई हैव एंडेड एवरीथिंग एक्सेप्ट इजराइल। याद रखिएगा उसमें वॉर ही ज्यादा रहेगा, ये जो मेन कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसको आपने डील कर लिया। इजराइल में आप एक जियोनिस्ट मूवमेंट देखेंगे, जमीन खरीदा जाएगा, जमीन बेचा जाएगा, जमीन लिया जाएगा, उसके बाद लड़ाइयाँ होंगी, 2-4 एरिया हैं जो इंपॉर्टेंट आपके मैप के हिसाब से, एंड इजराइल में खाली वॉर देखने होते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट था मेनली, रिलेशन थे, शुरुआत थी, ठीक है, और उसकी भी तो शुरुआत हो ही चुकी है ना, जेविश रिलीजन की, अब्राहमिक रिलीजन की। चलते हैं इजराइल और पैलेस्टाइन और बाकी जो उसके सारे इश्यूज हैं इजराइल के इस कहानी में। अगर आपने अभी तक बहुत ध्यान से पूरा सब कुछ सुना है, देखा है, समझा है, तो एक्चुअली में इजराइल और पैलेस्टाइन वाला इशू समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी ही नहीं। लगता है कि मुश्किल है, लेकिन अगर आपने सराउंडिंग एरिया पहले एक बार पूरा कर लिया है, सारे इश्यूज भी देख लिया आपने, ईरान का क्या इशू है, इराक का क्या इशू है, सऊदी अरबिया का क्या इशू है, यूएसए का कैसे इन्वॉल्वमेंट है, सब कुछ, सीरिया का क्या है, लेबनान का क्या है, जॉर्डन कहाँ है, ये सब कुछ जब आपने समझ लिया, इनफैक्ट इजिप्ट तक जब सब कुछ आपने समझ लिया है, तो इजराइल को समझने में आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कहानी की तरह पूरा सब कुछ लिखा हुआ है वो करेंगे। लेकिन एक बार पहले ये तो देख लें कि इजराइल दिखता कैसा है, इजराइल के आसपास लोकेशंस क्या हैं। एक बार लोकेशन दिमाग में सेट हो जाएगी तो लेक्चर आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी बीच बीच में मैं फिर से इस फर्स्ट 1-2 इमेजेस पे आऊंगा और आपको लोकेशन जब मेंशन होगी तो फिर से दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं इसमें इजराइल कहाँ है, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ऑक्यूपाइड टेरिटरी भी साथ में ले रहा हूं, और जो इजराइल को मिला हुआ है ऑफिशियली वो भी ले रहा हूं। ये पोर्ट वाला एरिया तो इजी है, ये एरिया इजराइल का है, बाकी जो है समुद्र के किनारे हैं। सबसे पहले ये समझिए कि मैंने यहां से, अब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, जब मैंने यहां से ड्रॉ करना शुरू किया तो यहाँ पे एक गोलन हाइट्स करके ये ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है, शेडेड एरिया कर देता हूँ। ये गोलन हाइट्स एक्चुअली में इजराइल का नहीं है, ये इसने बगल की कंट्री जो सीरिया से है एक वॉर में छीना हुआ है। हुआ क्या था उस वॉर में, सीरिया जो है यहाँ से ऊपर से अटैक कर रही थी और इस हाइट से ऊपर की जमीन से इजराइल पे शेलिंग कर रही थी। तो जैसे ही वॉर हुआ तो इजराइल ने ये पूरा एरिया ही छीन लिया और बोला कि एक तरह से बफर जोन का काम करेगा और मैं कभी भी इसको लौटाऊंगा नहीं। ये तो आप समझ गए। और यहाँ पे कोई इशू ना आए सीरिया और इजराइल के बीच में, यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जो है फोर्सेज यहाँ पे इसकी सुरक्षा कर रही हैं। इस चीज को समझ गए। तो गोलन हाइट सीरिया का एरिया है जो कि इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे एक पतली सी आपको रिवर दिख रही होगी, ऐसे फ्लो करके आ रही है, नीचे जा रही है। दिस रिवर इज नोन एज जॉर्डन रिवर, जो कि ऊपर यहाँ एक माउंट हेरमोन है वहां से निकलती है और वहां से फ्लो करते हुए ये जो है आपके यहाँ पे इजराइल में आती है। और आप देख सकते हैं कि जॉर्डन के साथ वो बॉर्डर बना रही है, लेकिन रिवर निकलती नहीं जॉर्डन से है, रिवर जो है रिवर ऊपर से निकलती है लेबनान के साइड से, माउंट हेरमोन नाम है, वहां से निकलती है। ये फ्लो करके ऐसे आ रही है। कैन यू सी, यहाँ पे लेक टिबेरियस है, लेक टिबेरियस एक नाम है, इसको हम लोग सी ऑफ गैलीली भी कहते हैं, लेक काइनेरेट भी कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं, सी ऑफ गैलीली, लेक काइनेरेट। ये हम क्यों पढ़ते हैं अलग से, क्योंकि जो अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, जहां पे लेक हैं ढेर सारे अफ्रीका में, उसी का एक ब्रांच इंडियन प्लेट की तरफ गुजरात के कोस्ट पे आता है, कच्छ के एरिया में।
दूसरा जो है इसका ब्रांच आप देखिए कि ऐसे करके ये रेड सी के थ्रू जाता है। रेड सी के थ्रू जाते जाते यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है, उससे क्रॉस करके ये डेड सी तक पहुंच जाता है। कैन यू सी, ये लाइन निकली यहाँ से डेड सी तक पहुंच गई, जो आपने डेड सी देखा था, और वहां से थोड़ा थोड़ा ये सी ऑफ गैलीली की तरफ भी पहुंच जाता है। सी ऑफ गैलीली, रेड सी, दोनों ऊपर नीचे अभी हम देखेंगे। अब फिर से मैप पे आ जाइए। तो ये आपने देख लिया कि लेक टिबेरियस है, जिसको सी ऑफ गैलीली भी बोलते हैं। जॉर्डन रिवर जो है ऐसे फ्लो कर रही है। फिर जॉर्डन रिवर आगे जाएगी, आगे जाते 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 ये जो एरिया, आप ये मार्किंग हटा देता हूं, ये एरिया डेड सी देख रहे हैं, इसमें चली जाएगी जॉर्डन रिवर। डेड सी का बहुत सॉल्टी कंडीशन है, आप चले जाएंगे तो उसमें डूबेंगे नहीं। ठीक, डेड सी पहुंच गए। फिर डेड सी से यहाँ पे जमीन है, बाकी बाकी यहाँ पे साल्ट पॉन्ड्स नाम की जगह है, साल्ट पैन है यहाँ पे। तो ये डेड सी की कहानी हो गई, ये आप समझ गए। नाउ सी, एक और एरिया ग्रीन दिखाया हुआ है इजराइल के टेरिटरी में। ये पूरा एरिया क्या है? ये पूरा का पूरा एरिया जो है वेस्ट बैंक कहलाता है। ये वेस्ट बैंक जो है इजराइल ने जॉर्डन से लिया हुआ है। आगे पढ़ेंगे कौन सी लड़ाई में, लेकिन जॉर्डन का हिस्सा लिया हुआ है। और यहीं पे जेरूसलम है। जेरूसलम का पहले इजराइल ने वेस्टर्न पार्ट लिया था, लेकिन लड़ाई हुई तो ईस्टर्न पार्ट भी जेरूसलम का ले लिया। जेरूसलम क्यों सिग्निफिकेंट है? ये तीनों जो सिविलाइजेशन आपने पढ़े, अब्राहमिक रिलीजन आपने पढ़े थे, उसमें जो जेविश धर्म है वो जेरूसलम से ही बिल्कुल निकला है प्रॉपरली। जो क्रिश्चियनिटी है वो भी वहीं से निकला है। और इस्लाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्या है, क्योंकि माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने यहाँ से हेवन की तरफ एक बार असेंड किया था, तो इसलिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे उनका अल अक्सा करके मॉस्क भी है। तो ये पूरा का पूरा एरिया वेस्ट बैंक इजराइल ने लिया हुआ है जॉर्डन से। आगे पढ़ेंगे कब कैसे, साथ में जेरूसलम का भी पूरा हिस्सा लिया हुआ है। आगे आप जानेंगे कि जब इजराइल को डिवाइड करने की बात आएगी, 2 स्टेट सॉल्यूशन करने की बात होगी, तो सारा मुद्दा रुकेगा जेरूसलम पे। जेरूसलम रिलीजियसली इतना इंपॉर्टेंट है कि ना इस्लाम के लोग इसको बांटना चाहते हैं, ना जेविश लोग बांटना चाहते हैं, दोनों नहीं देना चाहते, और यहीं पे मुद्दा अटक जाता है। एनीवे, अब आप बॉर्डर्स देखिए। सबसे पहले आपने बॉर्डर देखा कि सीरिया के साथ है। उसके बाद देखिए ऊपर लेबनान का एरिया है। जो हिजबुल्लाह पढ़ा था आपने, वो हिजबुल्लाह इस एरिया में रहती है और यहाँ से अटैक करती है इजराइल पे। तो कई बार इजराइल लड़ाइयों के बीच में लेबनान के एरिया में भी घुस जाता है। और पहले, अब तो सीरिया से लड़ाई नहीं होती, लेकिन सीरिया की गोलन हाइट से अटैक होता था, तो सीरिया में घुस जाता था अटैक करने के लिए। यहाँ तक आ गए। फिर पोर्ट्स देखिए, नहारिया, एक्रे, हाइफा वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, हदेरा, नेतानिया, तेल अवीव इंपॉर्टेंट पोर्ट, अशडॉड इंपॉर्टेंट पोर्ट, अश्केलॉन इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये सारे जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं यहाँ के। एक सिटी आपने देखी यहाँ पे जेरूसलम। एक और सिटी देखिए जो कि वेस्ट बैंक में है, जेरिचो, काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। ये समझ गए। अब आप नीचे आइए। अब ये लोकेशन देखिए आप, जो पतली सी ग्रीन है पट्टी, तो ये भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड रीजन होगा। एक रीजन वो लिया सीरिया से, ये लिया जॉर्डन से। वेस्ट बैंक ये गाजा स्ट्रिप है। गाजा स्ट्रिप क्या है? गाजा स्ट्रिप ऐसे इजराइल ने अभी लिया हुआ नहीं है, लेकिन एक टाइम पे लिया था, बट उसका ब्लॉकेड किया हुआ, उसको पूरा बंद किया हुआ, उसकी पूरी एयर, उसका पूरा वाटर, उसका पूरा जमीन, ये बाहर से इसने बंद किया हुआ है, ब्लॉकेड किया हुआ है। ये गाजा स्ट्रिप इजिप्ट का पार्ट था। और यहाँ पे मैं इस लोकेशन को मार्क करूंगा राफा। राफा क्या है? अगर गाजा स्ट्रिप की हम पूरी की ब्लॉकेड कर दें हर जगह से, समुद्र से भी अगर ब्लॉक कर दें सब कुछ, तो एक ओपनिंग मिलती है फिर भी, ये राफा क्रॉसिंग कहलाती है इजिप्ट की। तो इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस सोसाइटी वगैरह है वो इजिप्ट को कहती है कि अगर यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाए तो तुम राफा का बॉर्डर खोल दो और हमें एक्सेस दे दो कि हम यहाँ पे जाके लोगों को फूड और पानी पहुंचा सके। इस चीज को समझ गए? ओके, ये इजराइल का ओवरऑल पूरा हो गया। बाकी ये रमाल्ला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इजराइल का पूरा हो गया मैपिंग आसपास का। अब इस इमेज में फिर से आप यही चीजों को करिए ताकि आपको याद हो जाए। मैंने बताया ऊपर है सीरिया, और यहां ऊपर से आ रही है रिवर, आपके लेबनान के साइड से जॉर्डन। जॉर्डन रिवर आई, लेक टिबेरियस, सी ऑफ गैलीली जिसको बोलते हैं, लेक काइनेरेट उसको बोलते हैं। उसके बाद जॉर्डन आगे फ्लो कर रही है बॉर्डर पे, गोलन हाइट लिया हुआ है। अब यहाँ पे हल्का सा एरिया आपको दिख रहा होगा ग्रेश टाइप का यहाँ भी, लेकिन इसका नाम नहीं है। चूंकि लेबनान से यहाँ पे हिजबुल्लाह अटैक करता है, तो इसराइल ने यहाँ भी थोड़ा सा बफर बनाया हुआ है, यहाँ की थोड़ी सी जमीन ली हुई है। आगे मैं पढ़ाऊंगा वो कौन सी जमीन है। एनीवे, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया। अब ये जॉर्डन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी देखिए कहां से आ रही है सीरिया से, उसका नाम है यारमुक।
जॉर्डन रिवर आगे फ्लो करके गई वेस्ट बैंक के किनारे से, जो कि इजराइल ने लिया हुआ है, और फिर वो यहां से देख सकते हैं डेड सी में चली गई, राइट। उसके अलावा जेरूसलम फिर से देखिए, तेल अवीव भी इंपॉर्टेंट था, हाइफा इंपॉर्टेंट था, तो फिर से देख लीजिए गाजा स्ट्रिप ये रहा। इजराइल में जो डेजर्ट है उसको नेजेव डेजर्ट बोलते हैं, सीरिया में जो डेजर्ट है उसको सिंपली सीरियन डेजर्ट बोलते हैं। ये एक ही पार्ट है, सीरियन डेजर्ट हो, नेजेव डेजर्ट हो, बट इजराइल का डेजर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। बगल में इजिप्ट है, यहाँ राफा क्रॉसिंग होगी, इतना आप समझ सकते हैं। फिर से एक और मैप देखिए, माउंट हरमन से जो है जॉर्डन रिवर निकली है, यहाँ आई है, यारमुक रिवर सीरिया से इसमें आ रही है, सी ऑफ गैलीली या सी ऑफ टिबेरियस दोनों एक ही हैं, यहाँ पे हैं, ये भी हो गया। अब कुछ और हैं, 1978 इजराइल इन्वेडेड एंड ऑक्यूपाइड साउदर्न लेबनान, ये वाला पोर्शन। उसके बाद इजराइल ने उसको खाली कर दिया था 2000 में, जिस लाइन पे खाली किया तो ब्लू लाइन बनी थी, वो आगे पढ़ेंगे। 1981 गोलन हाइट्स इंक्लूडिंग शेबा फार्म्स, शेबा फार्म आप पढ़ेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूं, आगे मेंशन करूंगा फिर से, लेकिन आप पहले बॉर्डर देख लीजिए फिर से, लेबनान, सीरिया और इजराइल, और नीचे क्या है, नीचे आपका इजिप्ट है और जॉर्डन है। गोलन हाइट्स जो है आप जानते हैं कि पूरा का पूरा सीरिया से इजराइल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसी गोलन हाइट में कैन यू सी दिस थिंग इज नोन एज शेबा फार्म्स। लेबनान कहता है कि शेबा फार्म्स जो है गोलन हाइट का पार्ट नहीं है, वो लेबनान का पार्ट है। इजराइल कहता है कि ये शेबा फार्म तो गोलन हाइट का ही पार्ट है, तो अगर हम गोलन हाइट ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो हम शेबा फार्म भी ऑक्यूपाई करेंगे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इस लेबनान पे हिजबुल्ला, सॉरी इस शेबा फार्म पे हिजबुल्ला या लेबनान जो है वो क्लेम करते हैं, और सीरिया क्लेम करता है कि मेरी जमीन है इंक्लूडिंग गोलन हाइट्स, और इजराइल कहता है कि ये गोलन हाइट का ही पार्ट है, ये हम मानते हैं, लेकिन गोलन हाइट का पार्ट इंक्लूडिंग शेबा फार्म हमने ऑक्यूपाई किया हुआ तो हम पूरा ही ऑक्यूपाई करेंगे। दैट मीन्स कि लेबनान की एक क्लेम है वहां पे जमीन पे शेबा फार्म पे, उसको भी इजराइल ने अपने में लिया हुआ है। आजकल काफी न्यूज में इसलिए बता दिया। अफ्रीकन रिफ्ट वैली का कैसे यहाँ पे आता है, ये आपने देख लिया सब कुछ, ये ऑलरेडी देख लिया आपने। बाकी कंट्री फिर से देखिए, इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन है और लेबनान है। याद क्या रखना है, सऊदी अरबिया का बॉर्डर टच नहीं होता है और टर्की का बॉर्डर टच नहीं होता है। ओके, फिर से एक और इमेज देखिए, आपने रेड सी की इमेज देखी होगी, मैंने आपको दिखाई थी। रेड सी की शुरुआत तो होती है स्यूज से गल्फ ऑफ एडन के पास, उसके बाद रेड सी क्या करता है, रेड सी यहाँ बंद हो जाता, लेकिन हमने काफी पहले 200 साल 100 साल पहले यहाँ पे एक कैनाल बनाया हुआ है, स्यूज कैनाल, और स्यूज कैनाल क्या करता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट कर देता है। इसमें आपको जानना ये है कि जैसे ही ये अपने पेनिनसुला देखा था, ये जो है सिनाई पेनिनसुला है, इसको भी इजराइल ने एक बार ऑक्यूपाई किया था, बाद में फ्री कर दिया, ये इजिप्ट का पार्ट है। ये सिनाई पेनिनसुला जो ऐसे है और रेड सी से हम चलेंगे, यहां जाके ट्रायंगुलर है, जब हम ऐसे निकलेंगे तो हम मेडिटेरेनियन सी में जाएंगे, ये गल्फ ऑफ स्यूज कहलाता है। ये तो इजिप्ट का पार्ट हो गया, यहाँ के आगे एकदम पे पोर्ट सैयद करके है इजिप्ट का, आपने देखा था। लेकिन अगर हम इसके ईस्ट साइड में चलेंगे तो ट्रायंगुलर शेप है, ये जो पानी की धारा आएगी यही गल्फ ऑफ अकाबा कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ऐसे तो जॉर्डन लैंड लॉक्ड है, बट यहाँ पे जॉर्डन का एक पोर्ट है इस गल्फ ऑफ अकाबा में, अकाबा पोर्ट। इनफैक्ट इजराइल का भी वहां से सटा हुआ एक पोर्ट है मेडिटेरेनियन के अलावा, मेडिटेरेनियन में तो ढेर सारे हैं, यहाँ पे भी पोर्ट है, उस पोर्ट का नाम है एलात पोर्ट। आगे जाके आपको पता चलेगा कि एलात पोर्ट पहले इजिप्ट का था, इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है और ले लिया है उसको, अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बाकी ये नेजेव डेजर्ट है, ये आप समझ सकते हैं, सीरियन डेजर्ट के नीचे। अब मैं यहाँ पे एक बार, चूंकि यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया था कि आप जो है ऊपर से नीचे अरेंज करिए कि ये रेड सी में कौन कौन से, या स्यूज कैनाल में सॉरी, कौन कौन से लेक हैं। तो पहले तो ये समझिए कि स्यूज कैनाल में कोई लॉक सिस्टम नहीं है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप पैनामा कैनाल पढ़ेंगे अमेरिका के अराउंड, साउथ अमेरिका में, तो पैनामा कैनाल में लॉक सिस्टम है। लॉक सिस्टम क्या होता है, एक बार जहाज आएगा और वहां पे एक लेवल पे जहाज रुकेगा, फिर उसमें पानी भर जाएगा जहां पे रुका हुआ है पूरे में, और जहाज खुद ही ऊपर फ्लोट करेगा, फिर उसके ऊपर पानी नीचे, ऊपर नीचे जहाज जो है पानी का लेवल चेंज होता रहता है। ये मैंने वीडियो शेयर किया है, एग्जैक्टली समझना तो आप देख लीजिएगा। ये इसलिए किया जाता है कि अगर मान लीजिए कि हमारी कैनाल कोई पहाड़ी एरिया में है, तो उसके हिसाब से पहाड़ पर उसको काइंड ऑफ चढ़ाना है नाव को, ऐसे कैसे जाएगा, तो लॉक सिस्टम लगा होता है। लेकिन ये जो गल्फ है, यहाँ पे जो स्यूज कनाल है, ये समतल जमीन है, तो यहाँ पे कोई लॉक सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये भी एक क्वेश्चन एक बार आया हुआ है। स्यूज कनाल क्राइसिस में आगे पढ़ेंगे,
बट अभी इसके लेक देख लीजिए नीचे से। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे गल्फ ऑफ स्यूज से, गल्फ ऑफ एडन के पास। यहाँ पे स्यूज है, एक पोर्ट तो यही हो गया। यहाँ पोर्ट तौफिक है, उसके बाद लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक तिमाश, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे पोर्ट सैयद के पास बिल्कुल, मेडिटेरेनियन सी के पास बिल्कुल, पोर्ट फुआद के पास बिल्कुल, लेक मंजला। अब आप समझ सकते हैं कि वहां पे रिवर्स आ रही हैं फ्लो करके इजिप्ट से, तो लेक मंजला जो होगा ब्रैकिश वाटर का होगा, बाकी सारे बिल्कुल जो होंगे एकदम ओसनिक सॉल्टी वाटर के होंगे, है ना, सलाइन वाटर के। ये वाला ब्रैकिश वाटर का हो जाएगा। लेक बिटर लेक, लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, लेक तिमाश और लेक मंजला सबसे ऊपर, नीचे से ऊपर बता रहा हूं मैं, राइट। ये सारा जो है स्यूज वाला जो था गल्फ उसी में आ जाएगा ना, गल्फ ऑफ स्यूज में ही आएगा, ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो लिटिल बिटर, ग्रेट बिटर, तिमाश एंड मंजला, मंजला के पास जो है बिल्कुल एकदम खुल जाएगा, पोर्ट सैयद के पास चला जाएगा। और स्यूज के पास क्या था, लिटिल बिटर। इस सारे मैपिंग को आप समझ गए। और थोड़ा सा देख लीजिए, ये सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का है, गल्फ ऑफ स्यूज दिख रहा है, गल्फ ऑफ अकाबा दिख रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए ये गाजा स्ट्रिप है जो पतली सी जमीन है, ये इजिप्ट का हिस्सा है, लेकिन अब वहां पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, इजिप्ट ने भी छोड़ दिया है। अल अकाबा पोर्ट किसका है, ओनली पोर्ट ऑफ जॉर्डन। इजिप्ट हो गया, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला हो गया, इजराइल हो गया, वेस्ट बैंक ये देखा आपने, अल साल्ट, साल्ट पैन जो थे, नहीं साल्ट वाला तो नीचे था, उसको छोड़ दीजिए, ये जॉर्डन, ये सीरिया और ये लेबनान, इजरायली ऑक्यूपाइड गोलन हाइट्स, और ये वेस्ट बैंक। ऑल डन। थोड़ा सा और है, गल्फ ऑफ स्यूज ये रहा, स्यूज, स्यूज कैनाल यहां पे है, स्यूज एक्चुअली में, ओके। नेक्स्ट गल्फ ऑफ अकाबा, कैन यू सी एलात, ये किसका पोर्ट है, इजराइल का। कैन यू सी अल अकाबा, ये किसका पोर्ट है, जॉर्डन का। तो दोनों का यहाँ पे अपना अपना एक पोर्ट है पास पास में, गल्फ ऑफ अकाबा में, जो कि रेड सी में आएगा, स्यूज कैनाल में नहीं आएगा। कैनाल जो है ये पोर्शन कहलाता है। डन। पोर्ट को अलग से अस्केलॉन, अशडोद, तेल अवीव, हंदेरा और हाइफा, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं इजराइल के, कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, सिनाई पेनिनसुला के बाद जो ये ऊपर पढ़ेंगे। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। कहां से कहानी की शुरुआत हुई थी और कहां तक हमें जाना है, सारा कुछ हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस आप सुनते रहिए, समझते रहिए। सामने में सब कुछ मैंने 40 पेज में खुद से हाथ से लिखा है, बट ये 40 पेज में कुछ कुछ वर्ड ही हैं, यू कैन सी वेरी बिग फॉन्ट, तो हम लोग इसको आराम से करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए ये इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इशू है आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, ये सबको पता है, लेकिन कितना पुराना है आपको पता है कि अब्राहमिक रिलीजन इस एरिया से निकले तीन। सबसे पहले जो है जेविश रिलीजन निकला, उसके बाद क्रिश्चियनिटी निकली, फिर इस्लाम निकला। तो जेविश लोगों का यहाँ से इमिग्रेशन शुरू होता है लगभग 2000 ईयर्स अगो, 71 एडी के आसपास। सबसे पहले रोमन एम्पायर जो है इनको परसिक्यूट करता है, और इजराइल जो कि इनका होमलैंड है, और वहां से उनको एक्सपेल करना शुरू करता है। तो ज्यूज जो है फाइनली ड्राइवन आउट ऑफ होमलैंड बाय रोमन एम्पायर। 78 एडी के आसपास, 71 एडी के आसपास ये हो रहा था, 2000 ईयर्स अगो। और धीरे धीरे वहां पे इस्लाम आ जाता है, तो और भी थोड़ा कंफ्लिक्ट होना शुरू होता है। तो करते 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 लोग ऑलमोस्ट वहां से ज्यूज जो हैं, जेविश पीपल जो हैं, जूडिज्म फॉलो करने वाले जो हैं, अब्राहमिक रिलीजन के पहले वाले जो हैं, जो हिब्रू बाइबल फॉलो करते हैं, वो सारे वहां से माइग्रेट कर जाते हैं। और ये एरिया में ऑब्वियसली इस्लाम आ चुका है, तो अरेबियन लोग आ जाते हैं, सुन्नी मुस्लिम अरेबियन पीपल, वही अरेबियन पीपल जो पास की कंट्रीज में है, इस एरिया में आ जाते हैं, और इस एरिया में वो लोग स्टैब्लिश कर लेते हैं अपना एरिया पैलेस्टाइन, जो कि बाद में आपको पता है कि यूके का मैंडेट बनेगा। नाउ धीरे धीरे क्या होता है कि ये सारे जो जूडिज्म के लोग हैं, जेविश लोग हैं, इनको कई सारे एम्पायर, कई सारे कंट्रीज परसिक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल रसिया, फ्रांस, जर्मनी, ये बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, मेहनत करके पैसा कमाते हैं, साइंस में इंटरेस्ट होता है, इन्वेंशन करते हैं। आज भी नोबेल प्राइज में अगर लिस्ट में देखिए तो सारे जो हैं जेविश लोग भरे पड़े हैं, बट इनका परसिक्यूशन होना शुरू होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं। स्विट्जरलैंड में वही जगह जो बार बार आपको दिखाता हूँ, बेसल में, यूरोप के मैप में आपने किया हुआ आपको याद होगा, बेसल में ये लोग एक वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इनका बनता है, 1897 की बात है, और फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस स्टार्ट होती है। यहाँ पे फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस होता है, वर्ल्ड जियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना स्विट्जरलैंड के बेसल में, 1897 में मीटिंग हुई, दैट बिकम्स फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस। बट व्हाट इज जियोनिस्ट?
जियोनिस्ट इज द मैसेज, जियोनिज्म इज द मैसेज कि लेट्स गो बैक टू होमलैंड। अगर हम कहीं और बाहर रहेंगे तो हमारा प्रोसिक्यूशन होता रहेगा। लेट्स गो बैक टू इजराइल, जो 2000 साल पहले हमारा था। हम बाहर क्यों आए? हमारा एक खुद का घर होना चाहिए, राइट? हम अलग अलग कंट्री में, जैसे कुर्दिश लोग हैं, नॉन स्टेट एक माइनॉरिटी है, नॉन स्टेट एक सेक्टेरियन है, लोग हैं, सेक्ट के लोग हैं। उसी तरह से ये भी कहते हैं हमारा भी कोई स्टेट होना चाहिए, लेट्स गो बैक टू होम, एंड दैट मूवमेंट बिकम्स जियोनिज्म, राइट? होमलैंड में जाना है, जेविश स्टेट बनाना है, लेट्स गो बैक टू इजराइल, ये डिसाइड करते हैं। बट दिक्कत ये है कि इजराइल में जाएं कैसे? एक तो प्रॉब्लम ये है कि वहां पे इजराइल उस टाइम पे 1897 में, ये 19th सेंचुरी की बात हो रही है, पैलेस्टाइन जो था उस टाइम पे वो ओटोमन एम्पायर के अंदर था। ओटोमन एम्पायर इनको अंदर आने नहीं देता, क्योंकि ओटोमन एम्पायर खुद में मुस्लिम कंट्री, भले अरेबियन कंट्री नहीं लेकिन मुस्लिम कंट्री। दूसरी बात कि वहां पे ऑलरेडी इतने अरेबियन लोग रह रहे हैं कि कितना भी जाएंगे तो कैसे रहेंगे वहां पे। तो एक तरीका इन्होंने अपनाया कि इन्होंने पैसा बहुत कमाया हुआ, तो इन्होंने सोचा धीरे धीरे पैसा है ही, हम लोग जो है वहां पे लैंड परचेज करेंगे। ये डिसाइड होता है फर्स्ट जियोनिस्ट कांग्रेस में। और एक्चुअली में ये लोग उसी टाइम से 100 साल पहले 1897 के आसपास से इमाइग्रेशन करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे लैंड खरीदते हैं। जियोनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गई, लैंड खरीदना स्टार्ट कर दिया। और शुरुआत में अरेबियन लोग जो हैं उनको समझ में नहीं आता कि हमारी लैंड के बदले पैसा तो मिल रहा है, लेकिन बाहर के लोग फिर इसमें बसने लगेंगे। 2000 साल पहले थे ये लोग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब पैलेस्टीन के लोगों को लगता है कि हमारी कंट्री है, 2000 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं। फिर क्या होता है, 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था, उसी दौरान यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है आर्थर बाल्फोर। बाल्फोर एक चिट्ठी लिखते हैं, डिक्लेरेशन देते हैं, मीडिया में पब्लिश करवाते हैं। दैट बिकम्स बाल्फोर डिक्लेरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और वहां पे वो बोलते हैं कि ब्रिटेन जो है ये जियोनिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है और मानता है कि एक ना कोई नेशनल होमलैंड होना चाहिए जेविश पीपल का, क्योंकि जेविश पीपल हर जगह पॉलिटिकल पार्टी वगैरह को फंडिंग भी करते थे। आज भी यूएसए में पॉलिटिकल पार्टी जो है फंडिंग पे, जेविश लोगों के फंडिंग पे चलती है बहुत अच्छी खासी। इसीलिए आप देखते हैं कि पैलेस्टाइन और इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा यूएसए जो है इजराइल का सपोर्ट करता है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग होती है। बहुत इंडस्ट्रियस लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, रिसर्चर्स हैं, साइंस में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो ब्रिटेन जो है कहता है कि हम जो है बाल्फोर डिक्लेरेशन वहां के फॉरेन मिनिस्टर करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो, फॉरेन मिनिस्टर हैं, कि पैलेस्टाइन में इजराइल के लोगों के लिए जगह होना चाहिए, मतलब पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों के लिए, जेविश पीपल के लोगों के लिए जगह होना चाहिए, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब 1917 में ये बोला उन्होंने, तब तक ये एरिया जो था ओटोमन एम्पायर के अंदर था, फिर भी बोलने की हिम्मत कर दी। लेकिन आपको पता है वर्ल्ड वार 1 के बाद वो साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट था, वर्साइलिस वगैरह सब कुछ हुआ, और 1920 में ये पैलेस्टाइन जो है प्रॉपर ब्रिटिश मैंडेट ही बन जाता है। इनफैक्ट 1948 तक वो मैंडेट रहेगा। तो जिस इंसान ने, फॉरेन मिनिस्टर ने पहले वर्ल्ड वार के दौरान ही बोल दिया था, जब तक वो ओटोमन एम्पायर के अंदर था, कि हम पैलेस्टाइन में इजरायली लोगों को बसाएंगे, अब तो उसके हाथ में आ गया, अब तो बिल्कुल बसाएगा। यस, लार्ज स्केल इमाइग्रेशन स्टार्ट्स नाउ। अब इस कंडीशन में पैलेस्टीनियन लोग प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही ये ब्रिटिश मैंडेट बना, सारे बाहर के लोग आ गए, सारे जेविश लोग वापस लौट रहे हैं, हमें एक्सपेल कर रहे हैं यहां से, हम कहां जाएं। ब्रिटेन इस कंडीशन में फंस जाता है और ब्रिटेन क्लेरिफाई करता है कि नहीं नहीं, हमारा मानना है कि दोनों लोग शांति से साथ में रहें, इजराइल भी रहे, पैलेस्टाइन भी रहे। लेकिन ये हो पाएगा क्या? अब्राहमिक रिलीजन है, लेकिन यहाँ पे तो शिया सुन्नी में लड़ाई हो जा रही है, ये तो अलग रिलीजन है। तो यहाँ के लोग जो है बिल्कुल ऐसी बात मानेंगे नहीं, भले आप कितना भी बोलो कि पीसफुली रह लो। आपने एक बार डिक्लेरेशन तो दे ही दिया, अब बाद में उसमें क्लेरिफाई करते रहो। अब क्या होता है, 1933 से 1940 हिटलर जो है, नाजी जो है, वो परसिक्यूशन करता है ज्यूज का जर्मनी में। इससे और ज्यादा इमाइग्रेशन शुरू हो जाता है कि हमारा तो और परसिक्यूशन हो रहा है। धीरे धीरे 1940 के लास्ट तक क्या होता है कि इस पूरे पैलेस्टाइन में हाफ पॉपुलेशन जेविश लोगों की हो जाती है। इस कंडीशन में वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगती है अरेबियन लोगों की। यहाँ पे पैलेस्टीनियन जो है अरेबियन ही है, वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन ब्रिटिश वहां पे मैंडेट है उनका, वो प्रोटेस्ट को सप्रेस कर देते हैं वायलेंटली। 1937 में ब्रिटेन परेशान हो जाता है कि अब करे ना क्या करे, हमारी शिकायत भी हो रही। तो ब्रिटेन कहता है कि दो सेपरेट स्टेट बना देते हैं, एक इजराइल बना देते हैं, एक पैलेस्टाइन बना देते हैं, हाफ हाफ बांट देंगे। उस कंडीशन में इजराइल मान जाता, लेकिन ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं, पैलेस्टाइन और बाकी के जो अरेबियन कंट्री हैं पास के, वो रिजेक्ट करते कि नहीं, पूरा का पूरा लैंड हमारा होना चाहिए, ये लोग तो बाहर ही हैं, बाहरी हैं। ये सारी कंडीशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और खराब हो जाती है। अब क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी परसिक्यूशन और ज्यादा करता है हिटलर, और इमाइग्रेशन होती है। इस कंडीशन में यूएसए जो है
वो चूंकि जर्मनी से सारे लोग फाइट कर रहे थे तो यूएसए इनको सपोर्ट करता है। यूएसए ब्रिटेन को कहता है बल्कि साइलेंटली कि हमें ना 1 लाख लोगों को और वहां भेजना है। ब्रिटेन कहता है मेरी बहुत शिकायत हो रही है, मैं 1 लाख को नहीं, वहां पे मेरा मैंडेट है, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ब्रिटेन मना करता है इनफैक्ट, वहां पे ऐसी कंडीशन हो जाती है, लेकिन यूएसए सपोर्ट करता है। अब वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड होता है तो यूके पूरा फंस जाता है, जैसे इंडिया में फंसा हुआ था, हर कंट्री में वो फंसा हुआ था। तो यूके वीक हो जाता है और यूएन से रिक्वेस्ट करता है कि हमसे नहीं संभाला जा रहा ये मैटर, आप इंटरवेंशन करो। तो यूएन प्रपोजल लेकर आता है 1947 में, वर्ल्ड वार के बाद, जब भारत की आजादी हुई थी उसी दौरान, और वहां पे वोटिंग हो जाती है कि 2 स्टेट में डिवाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो अरेबियन नेशन है सारे, वो वोट अगेंस्ट करते हैं, नहीं 2 स्टेट कैसे बन जाएगा, 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पूरा इजरायली को हटाओ यहां से, पूरा पैलेस्टाइन फ्री कराओ। 1948 में फाइनली आपने देखा था, जो 1920 में जो ब्रिटिश मैंडेट बना था, 1948 में ब्रिटेन यहां से भाग जाता है, सब कुछ छोड़ के, सिचुएशन से भी भाग जाता है, प्लेस भी छोड़ के भाग जाता है। ये होते ही जैसे ही ब्रिटेन बाहर जाता है, अब तो एक ही कंडीशन थी, या तो अरेबियन कंट्री अटैक करेंगे और पैलेस्टाइन को स्टैब्लिश करेंगे, नहीं तो जेविश लोगों का कोई एक लीडर हो जो इमाइग्रेशन करा रहा था, वो बोल दे कि आज से जो है इजराइल कंट्री बन गई, इंडिपेंडेंट हो गया। यस, उसी साल 1948 में जैसे ही ब्रिटिश छोड़ के जाते हैं, जेविश लीडर वहां पे हैं बेन गुरियन, ही सेज दैट कि नाउ इजराइल इज एस्टैब्लिश्ड, इजराइल इज इंडिपेंडेंट। तो इजराइल जो है 1948 में एस्टैब्लिश हो जाता है। ये खबर जैसे ही उनके मुंह से आती है, इमीडिएटली पास के जो अरेबियन कंट्री हैं, इजिप्ट का बॉर्डर जुड़ रहा है, सीरिया का बॉर्डर जुड़ रहा है, जॉर्डन का बॉर्डर जुड़ रहा है, लेबनान का बॉर्डर जुड़ रहा है, और इराक बगल से, ये सारे मिलकर अटैक कर देते हैं 1948 में ही इजराइल पे, और सोचते हैं कि तुरंत इजराइल को हरा देंगे, ये तो नई नई कंट्री बनी है। लेकिन उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। 1948 से 49 ये वॉर चलती है, जिसको हम लोग फर्स्ट अरब इजरायली वॉर बोलेंगे। इसके बाद इजराइल ने क्या किया, जो यूएन के अग्रीमेंट के दौरान उसको हाफ लैंड मिलने वाली थी पैलेस्टाइन की, इनफैक्ट उसने 3/4 लैंड जो है कब्जा कर ली पैलेस्टाइन की। जो आपको मैंने पोर्ट दिखाया था पोर्ट ऑफ एलात, वो याद है, सिनाई पेनिनसुला, इधर क्या था, गल्फ था, एक था, और इधर गल्फ ऑफ स्यूज, इधर क्या था, गल्फ ऑफ अकाबा। अकाबा पे क्या था, एक था अकाबा पोर्ट, और एक क्या था, एलात पोर्ट। ये इजराइल के पास है, कैसे है, यही जो 1948-49 का वार हुआ था, तो पोर्ट ऑफ एलात जो है इजिप्ट का, जो कि रेड सी पे था, उस पे इनफैक्ट जो है पैलेस्टाइन, ये जो इजराइल है, कब्जा कर लेता है। 3/4 जमीन भी ले ली जो 50% मिलने वाली थी, राइट। और साथ ही साथ ये पूरा का पूरा एरिया ले लिया, एलात पोर्ट ले लिया रेड सी का। अब देखिए कि यहां पे लड़ाई रोक दी गई, आर्मिस्टिस अग्रीमेंट हुआ एक, बट इस आर्मिस्टिस अग्रीमेंट के बाद जो इजराइल को 50% लैंड मिलने वाली थी, वो 75% मिल गई बिकॉज ऑफ दिस वार 1948-49, और एलात पोर्ट भी उसने इजिप्ट से ले लिया रेड सी में। अब पैलेस्टीनियन अरब कहां जाएं, पैलेस्टीनियन अरब ने, जमीन तो इनके पास 25% ही बची, तो कहां जाएं। एक तो यह है कि नया स्टेट इजराइल बन गया, उसी में कहीं अपना झोपड़ी पहले से जो था वहां रहे। दूसरा, आपने मैप में देखा था इजराइल के, कि इजराइल का जो ऐसा मैप था, तो यहाँ पे वेस्ट बैंक जेरूसलम का एरिया था, और यहाँ गाजा स्ट्रिप था। इस वेस्ट बैंक में, जो कि उस टाइम पे जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि या तो इजराइल के नए स्टेट में रहो, इजराइली कहलाओ, इजराइल के अंदर कहलाओ, नहीं तो ये जॉर्डन ने ऑक्यूपाई किया हुआ वेस्ट बैंक, वहां रह जाओ। अब चूंकि जॉर्डन दिन के सपोर्ट में ही था, तो जॉर्डन ने अपना ऑक्यूपाई किया हुआ वेस्ट बैंक में भी उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है हमारा है, लेकिन तुम लोग रहो। अब जेरूसलम की बात बगल में, जेरूसलम जो है इस पहले जो है जॉर्डन के कब्जे में था, अब यह है इजराइल और जॉर्डन के बीच में डिवाइड हो गया। दैट मींस कि जेरूसलम का जो एरिया है, इधर का एरिया जॉर्डन के हाथ में, इधर का एरिया इजराइल के हाथ में। अभी तक आपने क्या समझा, जिस इजराइल को 50-50 मिलना वाला था जमीन पैलेस्टीन के साथ यूएन वाले अग्रीमेंट के कारण, बिकॉज अरब नेशन ने उसके अगेंस्ट वोट कर दिया, तो वो तो पास नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही लड़ाई हुई, तो उसके बाद इजराइल ने 3/4 एरिया कब्जा कर लिया पैलेस्टाइन का। साथ ही साथ उसने क्या किया, पोर्ट ऑफ एलात जो था इजिप्ट का, वो ले लिया। और दूसरा उसने क्या किया कि ये जो जेरूसलम है, उसका हाफ एरिया इजराइल ने वेस्टर्न वाला ले लिया। ओके, अब ये लड़ाई पहली लड़ाई हो गई, दैट वाज द फर्स्ट इजराइल अरब वार। सेकेंड इजराइल अरब वार इज स्यूज वार ऑफ 1956। फर्स्ट का तो आपने देख लिया अंडरस्टैंडिंग, जेरूसलम जो है आधा ले लिया है, वेस्ट बैंक तो जॉर्डन के पास है और उसमें पैलेस्टीनियन लोग रह रहे हैं, साथ ही नया जो स्टेट बना इजराइल का, उसमें भी पैलेस्टीनियन रह रहे हैं। नाउ सेकेंड वार इज स्यूज वार 1956, जिसको कि हम लोग स्यूज क्राइसिस पे कहते हैं। यूपीएससी ने मेंस में एक बार क्वेश्चन भी इस पे पूछा था, स्यूज क्राइसिस पे। तो स्यूज क्राइसिस को समझिए अब, और
स्यूज वार 1956 को समझिए। याद करिए, पुराने लेक्चर में हमने कभी इजिप्ट की बात की थी। इजिप्ट में मैंने आपको बताया था कि अब्दुल नासिर करके, जिन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की भी शुरुआत की थी, एक लीडर आए थे और उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया था स्यूज कनाल का। उसी से ये स्टोरी रिलेटेड है। स्यूज क्राइसिस या स्यूज वार को समझने के लिए पहले इसके पीछे जो कंडीशन है वो समझिए। कर्नल नासिर इजिप्ट के नए रूलर बन गए हैं, राइट। इसके पहले की कंडीशन क्या थी, पिछले वार में क्या हुआ था, ये भी याद रखिए। इजिप्ट का एलात पोर्ट आपको याद है, रेड सी पे, वो इजराइल ने ले रखा और नहीं दे रहा है वापस इजिप्ट को। एक कंडीशन ये, इजिप्ट का एलात पोर्ट इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया पिछले वार में, जो कि रेड सी पे सिचुएटेड है। इधर कर्नल नसीर जो है बड़े ऑथोरिटेरियन, बड़े जबरदस्त लीडर आ गए हैं इजिप्ट में, बड़ी उनकी रिस्पेक्ट है कि पूरे अरब वर्ल्ड का वो लीडर बनेंगे, इजराइल को हराएंगे, भगा देंगे सारे इजरायली को वहां से, पैलेस्टाइन को जो है फ्रीडम दिला देंगे। सऊदी कुछ भी नहीं कर पा रहा, ईरान कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो कर्नल नसीर कुछ कुछ हरकतें करते हैं। सबसे पहले ये करते हैं इजराइल के खिलाफ। क्या करते हैं, ये जो गल्फ ऑफ अकाबा था, ट्रायंगुलर शेप सिनाई पेनिनसुला, ये गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा के थ्रू ही तो आप एलात में जा रहे थे। तो अगर हम अकाबा को ब्लॉक कर दें तो एलात का कोई काम नहीं रहेगा इजराइल के पोर्ट का जो उसने कब्जा कर रखा है। तो उसने सबसे पहले नसीर ने ब्लॉक कर दिया गल्फ ऑफ अकाबा को, जो कि एलात पोर्ट तक जा रहा था। ये एलात पोर्ट जो है 1948-49 के पहले वॉर में, फर्स्ट वॉर में ही इजराइल ने इजिप्ट से ले लिया था। दूसरा प्रॉब्लम उनका था यूके के साथ और फ्रांस के साथ। यूके और फ्रांस के साथ क्या प्रॉब्लम थी समझिए। यूके के साथ, फ्रांस के साथ इनका 1936 में इजिप्ट का एक अग्रीमेंट था और 1956 तक वैलिड था। इसमें यह था अग्रीमेंट में कि स्यूज जो कनाल है वहां पे यूके की ट्रूप्स रहेंगी, ठीक है, और स्यूज कनाल पे आवाजाही रहेगी। और जो स्यूज, एक तो यूके के साथ मेन प्रॉब्लम यह है कि स्यूज कनाल पे यूके की ट्रूप्स रहेंगी। यह अग्रीमेंट 1936 से 1956 की थी, राइट। तो यूके कहता है कि यह अग्रीमेंट अब तुम एक्सटेंड कर दो, है ना, स्यूज पे हमारा होना चाहिए, क्योंकि स्यूज तो शुरुआत होती है रेड सी की। रेड सी में बहुत जो है माल जाता है, हम देखेंगे उसको, हमारा वहां पे रहना चाहिए ट्रूप। अब ये क्या करते हैं, नसीर क्या करते हैं कि इस चीज को, अग्रीमेंट को आगे वो एक्सटेंड नहीं करते, बोलते हैं कि 1956 में एक्सपायर हो गया, मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा। तो इस बात से कौन जो है गुस्सा होगा, यूके, राइट, यूके गुस्सा हो गया। एट द सेम टाइम ही वाज टेकिंग ट्रेनिंग फॉर हिज आर्मी फ्रॉम यूएसएसआर आर्मी। तो कहीं ना कहीं ये कोल्ड वार का भी हिस्सा बन गया। तो इससे गुस्सा तो यूएसए को आना चाहिए। तो यूएसए गुस्सा होगा, बिल्कुल यूएसए गुस्सा होगा पहले, बाद में गुस्सा नहीं होगा। यूएसए ने क्या किया इसके बदले में, क्या गुस्सा दिखाया कि ये जो नाइल रिवर है इस पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, आसवान डैम, क्योंकि जगह का नाम जो है वो इजिप्ट में आसवान है, रिवर जो है नाइल है, आसवान डैम बनाना था इजिप्ट को। इसके लिए जो ग्रांट दे रहा था, फंडिंग दे रहा था यूएसए। यूएसए ने बोला कि तुम यूएसएसआर के संपर्क में आगे अपनी ट्रेनिंग दे रहे हो आर्मी को, तुम जाके यूएसएसआर वालों के पास। एट द सेम टाइम तुमने हमारे भाई यूके का वहां पे जो पोर्ट स्यूज पे थोड़ा सा ट्रूप रखना था, वो टर्म एक्सटेंड नहीं किया, 1956 में एक्सपायर हो गया तो तुमने छोड़ दिया। ऐसी हरकतें कर रहे हो, ऊपर से अरब लीडर बनना चाह रहे हो, तुम कौन हो? मेरे दोस्त तो सऊदी अरबिया हैं, तुम कौन हो? तो नसीर ने क्या किया इस कंडीशन में कि जैसे ही यूएसए ने ग्रांट देना बंद कर दिया, तो नसीर ने बोला कि मुझे देखो नाइल रिवर पे आसवान डैम बनाना है, उसके लिए मुझे चाहिए पैसा। अब आप तो दे नहीं रहे हो, तो मैं क्या करूंगा कि स्यूज कनाल जो कंपनी है उसको नेशनलाइज कर दूंगा। याद है आपको ईरानियन रिवॉल्यूशन के दौरान, उसके पहले भी क्या हुआ था, वहां पे एक ऑयल की कंपनी थी जहां पे यूके का पार्ट था, ईरान का पार्ट था, उसको नेशनलाइज कर दिया गया था। वही हरकत ये भी करेंगे और उसके काफी पहले करते हैं ये 1956 में ही करते हैं। ईरानियन रिवॉल्यूशन के थोड़ा पहले हुआ, वो तो 1970-60 में हुआ था। नसीर क्या करते हैं, नसीर जो है नेशनलाइज कर देते हैं स्यूज कनाल कंपनी को और बोलते हैं कि अब नेशनलाइजेशन के बाद जितना पैसा आएगा उससे मैं आसवान डैम बना लूंगा, भले यूएसए पैसा दे नहीं दे। 1956 की बात है। लेकिन दिक्कत क्या है कि स्यूज कनाल कंपनी में शेयर होल्डर कौन थे, ब्रिटिश थे और फ्रेंच थे मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तो उनका सारे का शेयर चला गया। हाँ, बदले में कॉम्पनसेशन दिया है, लेकिन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो एकदम गुस्सा हो गए बिल्कुल कि कॉम्पनसेशन से क्या होता है, हमारा शेयर होल्डिंग था पूरा स्यूज कनाल तुमने प्राइवेट कर दिया, अब हम फ्यूचर में 100 साल कैसे कमाएंगे। तो ओवरऑल आपने समझा कि ब्रिटिश नाराज हो गए। क्यों? एक तो इनका ट्रूप हटा दिया, यहां से एक्सटेंड नहीं किया टर्म। दूसरा जो है स्यूज कनाल कंपनी का इन्होंने नेशनलाइजेशन कर दिया। फ्रेंच क्यों नाराज हुए?
इनका ट्रूप तो नहीं था, लेकिन ये जो नेशनलाइजेशन हुआ तो उसमें उनकी भी शेयर होल्डिंग थी। इजराइल क्यों नाराज है? इजराइल इसलिए नाराज है क्योंकि आपने गल्फ ऑफ अकाबा को जो है ब्लॉक कर रखा है, तो उसका पोर्ट जो एलात है वो यूजलेस हो गया है। अब आप सोचेंगे यूएसए को भी नाराज होना चाहिए था। यूएसए भी चाहता था नाराज हो, क्योंकि ये कोल्ड वार का पूरा पार्ट बन गया इजिप्ट, ना करते हुए भी नॉन अलाइन मूवमेंट करते हुए। अब देखेंगे 1961 में ये इजिप्ट नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत करेगा भारत के साथ मिलकर, बट ये कहानी तो 1956 की है। यूएस को लगा कि ये यूएसएसआर के क्लोज हो गया, उस टाइम पे इंडिया को बारे में भी यही लगता था यूएस को, तो यूएस इनफैक्ट थे भी क्लोज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको फंडिंग नहीं देंगे, लेकिन अगर हम इस पे एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी अरेबियन कंट्रीज हैं वो सोचें कि ये तो अटैक कर देता है अमेरिका, तो बाकी अरेबियन कंट्री भी कहीं यूएसएसआर के नहीं क्लोज हो जाए। तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ये 3 कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगी और एक सीक्रेट मीटिंग करेंगी, बोलेंगे कि हम लोग क्या करते हैं, इजिप्ट को इन्वेड करते हैं। इजराइल ग्राउंड से सिनाई पेनिनसुला जो है वहां जुड़ा हुआ है इजराइल, तो उस पर ग्राउंड ऑफेंसिव करेगा और हम लोग फ्रांस और ब्रिटेन जो है एयर स्ट्राइक करेंगे। और एक्चुअली में 1956 में ही इजराइल इजिप्ट को इन्वेड करता है सिनाई पेनिनसुला के थ्रू, और इस पूरे सिनाई पेनिनसुला को वो 1 वीक के अंदर कैप्चर कर लेता है कंप्लीटली। ब्रिटिश और फ्रेंच क्या करते हैं, जितने भी एयरफील्ड हैं वो सारे पे बॉम्बिंग करते हैं, और पोर्ट सैयद पे उनकी ट्रूप आ जाती है नॉर्थ ऑफ द कनाल पे। ऊपर का जो पार्ट है पोर्ट सैयद मेडिटेरेनियन में, वहां पे उनका जो है फोर्स तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि फ्रांस तो बगल में है, राइट। यूएसए का क्या कंडीशन, ये पूरा का पूरा स्यूज क्राइसिस अगर सॉल्व हुआ है तो वो यूएसए के कारण और रशिया के कारण हुआ है। यूएसए जो है अपसेट हो जाता है, अपसेट टू अपसेट अरब। उसको लगता है कि अगर इजिप्ट पे हमने हमला किया या ये फ्रांस और जो ब्रिटेन कर रहे हैं, तो कल को हो सकता है सारे अरेबियन कंट्री यूएसएसआर की तरफ शिफ्ट हो जाएं, माइट गेट क्लोज टू यूएसएसआर। तो एक ऐसी कंडीशन बनी कि जब यूएसए और यूएसएसआर साथ में आए, यूनाइट करके दोनों यूनाइटेड नेशन में इस चीज का वोटिंग किया और प्रपोजल रखा कि ये सारे लोग अपनी फोर्सेज हटाएं और यूएन की फोर्स जाए और वहां पे सिक्योरिटी दे। तो यूएन के ट्रूप्स मूव कर गए, फ्रंटियर पे आ गए इजराइल और इजिप्ट के, ताकि आगे लड़ाई ना हो, और इन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इजराइल ने, सबने विड्रॉ कर लिया कि ठीक है लड़ाई खत्म करते हैं यूएन की हेल्प से। ये इसका रिजल्ट हुआ। ओवरऑल रिजल्ट क्या हुआ, इजिप्शियंस ब्लॉक द कैनाल। अब ये क्या रिजल्ट हो गया, गुस्से में इजिप्ट ने क्या किया, इस वॉर के बाद, स्यूज कैनाल क्राइसिस के बाद, ये पूरा का पूरा जो स्यूज कैनाल है उसको ब्लॉक कर दिया। पता है आपको कि ना हम कमाएंगे पैसा ना तुम कमाओ, पूरा ब्लॉक कर दिया। यस, स्यूज कैनाल वाज ब्लॉक्ड इन 1956, और आप देखेंगे कि ये बहुत बाद खुलेगा, बहुत बाद खुलेगा। 1956 में इजिप्ट ने स्यूज कैनाल को गुस्से में ब्लॉक कर दिया, और नसीर जो है, जो कि इस लड़ाई में तो किसी की जीत नहीं हुई, रोक दिया यूएन ने। नसीर जो है पूरे अरब वर्ल्ड के हीरो बन जाते हैं, राइट। इजराइल ने प्रॉमिस किया था कि वो विड्रॉ कर लेगी, तो जो सिनाई पेनिनसुला इजराइल ने 1 वीक में ऑक्यूपाई किया था उसको ये अभी के लिए विड्रॉ कर लेगी। सच में सिनाई पेनिनसुला से तुरंत हट जाती है इजराइल, ओके। एट द सेम टाइम इजराइल को लगता है कि ये यूके किसी काम का नहीं है, डर जाता है। अब हमें अगर किसी से होप रखनी है तो यूएसए पे रखनी है। ऐसे भी यूएसए में बहुत जेविश पीपल है पॉलिटिकल फंडिंग करने के लिए, तो आगे का हमारा दोस्त जो है यूएसए बनेगा। नेक्स्ट जो लड़ाई है वो 6 डे वॉर है 1967 का। यस, ओनली 6 डे वॉर, ओनली 6 डे 1967 का वॉर है ये। अरब इजरायली वॉर पहला 1948-49 का, जब इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। दूसरा स्यूज कैनाल क्राइसिस जो 1956 में हुआ। तीसरा 6 डे वॉर है 1967 का, और जो फोर्थ देखेंगे वो 1973 का योम किपुर वॉर होगा। बाकी वॉर चलते जा रहे हैं। इनफैक्ट जो 1948-49 में जो वॉर चालू हुआ था, तो कई कंट्री ने तो यहाँ पे पीस स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन कई कंट्री आज तक उसको वॉर ही मानते, तो वॉर कंटिन्यूड है। बट ये 4 वॉर आपके मेन है। पहला 1948-49 का, जब इजराइल को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो इसको इजरायली इंडिपेंडेंस वॉर भी कहते हैं। दूसरा है 1956 का स्यूज कैनाल क्राइसिस वॉर, राइट। इसमें सारे अरेबियन कंट्री इन्वॉल्व नहीं हुए थे, इजिप्ट था और उधर से बाकी 2 कंट्री आपके फ्रांस और यूके ही थे, और इजराइल था, सॉरी। और तीसरा जो वॉर है यही देख रहे हैं, 6 डे वॉर है, ये 1967 का, इजी है याद रखना। और फोर्थ जो है योम किपुर वॉर है 1973 का। उसी के 50 साल पूरे होने पर 2023 में फिर से वॉर चल रहा है, बट उसका कोई अलग से नाम नहीं है। खैर 4 वॉर ही मेन है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद 6 डे वॉर ऑफ 1967। इसमें क्या बात थी?
इस 6 डे वार की लीडरशिप ली थी इन 3 कंट्रीज ने। देखिए मैं सारे में आपको कॉन्टेक्स्ट बताता जा रहा हूँ कि कहाँ पे लड़ाई हो रही है और क्यों हो रही है, कौन लीडरशिप क्यों ले रहा है, और इसी तरह से चीज़ें याद रहती हैं, इसी तरह से चीज़ें समझ में आती हैं। 6 डे वार जो था 1967 का, इसमें 3 कंट्रीज ने लीड ली थी, इराक ने, सीरिया ने और इजिप्ट ने। क्यों ली थी लीड, अब इस चीज़ को समझिए, तब आपको समझ में आएगा और याद रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इराक की। तो इराक इंडिपेंडेंट हो चुका था और 1963 के इलेक्शन में वहां पे बाथ पार्टी आ चुकी थी, नई गवर्नमेंट बना चुकी थी, और बाथ पार्टी हमेशा बात करती थी अरब यूनिटी का। आप समझ सकते हैं इराक और सीरिया दोनों में बाथ पार्टी है तो सेम मैसेज जाएगा, अरब यूनिटी का। ये सब मैंने पहले इसीलिए पढ़ाया था, सारे पॉइंट कनेक्टेड हैं, ऐसा कंटेंट बनाने में लगता है टाइम, हफ्ता भर लग जाता है। अरब यूनिटी, क्योंकि वहां पे जो पढ़ाया अब जाके कनेक्ट हो रहा है, इस अ बिट डिफिकल्ट थिंग, बट चलिए हो गया फाइनली। अरब यूनिटी, नेशनलिज्म होना चाहिए और इंडिपेंडेंस होनी चाहिए हर जगह, और एक लेफ्टिस्ट व्यू था साथ में। तो बाथ पार्टी कहीं ना कहीं अरब यूनिटी की बात कर रही है, तो पैलेस्टीनियन भी तो अरब है, उनको भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, उनका भी नेशनलिज्म होना चाहिए। सीरिया क्यों आया, सीरिया ने लीडरशिप क्यों ली, क्योंकि 1966 में सीरिया में भी बाथ पार्टी आ चुकी थी और सेम मैसेज था जो इराक का था। एट द सेम टाइम समथिंग एल्स वाज हैपनिंग। अल फतह करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, फतह मतलब जीतना है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट के थ्रू अल फतह बनता है। ये 1957 में बन चुका है अल फतह, स्यूज क्राइसिस के 1 साल बाद। और बाद में आपको मैं पढ़ाऊंगा जब कनेक्शन बनेगा, तो अभी मैं ये मेंशन कर दे रहा हूं, यही अल फतह जो है बाद में जाके पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पीएलओ का कोर बनाएगा। तो अल फतह जो बनी थी 1957 में पैलेस्टाइन के इंडिपेंडेंस के लिए, पैलेस्टाइन के एरिया में, वही अल फतह बाद में जाके कोर बनाएगा पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके की हेड होंगे यासिर अराफात। वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश पीस इन दिस एरिया। ओके, सो ये फिर से बोल देता हूं, अल फतह फाउंडेड इन 1957 विल लेटर बिकम द कोर ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सीरिया जो है, आगे ये पढ़ाता लेकिन मेंशन कर दिया है कि सीरिया का इन्वॉल्वमेंट, इजिप्ट का इन्वॉल्वमेंट, इराक का इन्वॉल्वमेंट। इराक और सीरिया का सेम रीजन है इन्वॉल्वमेंट का, बाथ पार्टी का आना, अरब नेशनलिज्म का आना, अरब यूनिटी की बात आना, इंडिपेंडेंस की बात आना। एट द सेम टाइम बस मेंशन कर दे रहा हूं कि इस वार में आगे जाके सीरिया जो है बॉर्डर में गोलन हाइट का जो एरिया है वहां से बॉम्ब शेलिंग करेगा इजराइल में, और यहीं से आप समझ सकते हैं कि गोलन हाइट इजराइल ऑक्यूपाई करेगा लड़ाई के बाद। इजिप्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ, अब देखिए कि स्यूज क्राइसिस के बाद जो है अरब लीडर की तरह पूरे नसीर अहमद की इज्जत बढ़ गई, नसीर अहमद बड़े इंसान हो गए। बीच में नसीर अहमद ने 1961 में नॉन अलाइंड मूवमेंट भी स्टैब्लिश कर दिया। यहीं पे रुक के मैं आपको नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, कैसे शुरू हुआ था, वो एक बार बता देता हूं। मैं बार बार मेंशन करता रहता हूं, तो आप अब नॉन अलाइंड मूवमेंट समझ ही लीजिए। देखिए, वर्ल्ड वार खत्म हो गया 1945 में, और कोरिया जो जापान के द्वारा ऑक्यूपाइड था, कोरिया को मिल गई फ्रीडम। बट कोरिया को जैसे ही फ्रीडम मिली तो 1945 में कोरिया डिवाइड हो गया, बिकॉज कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था उसी दौरान। तो कोरिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कम्युनिस्ट के कॉन्टैक्ट में आ गया, और रशिया और चाइना ने वहां पे हेल्प की, और स्टैब्लिशमेंट हो गया है कम्युनिस्ट रेजिम का, जो कि आज तक है। साउथ में जो था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई, वहां पे यूएसए ने हेल्प किया, वेस्टर्न पावर ने हेल्प किया, और ये 2 कंट्री बन गया एक कोरिया। बाद में 1953, 3 साल 50 से 53 यहाँ पे नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में वॉर भी हुआ, आज तक धमकी चलती रहती है, आप जानते हैं इस चीज को, न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग सब कुछ होता रहता है नॉर्थ कोरिया में। साउथ कोरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसए ने अपना सिस्टम रखा है, फॉर एग्जांपल थार्ड, है ना, थार्ड सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम है। 1955 में क्या होता है कि इस वॉर का देखते हुए, कि देखते हैं लोग, पूरे अफ्रीका एशिया के लोग देखते हैं कि पूरी दुनिया बाइपोलराइज हो रही है और सबकी लड़ाइयां चल रही हैं, हर जगह लड़ाई हो रही है। तो इंडोनेशिया के बांडुंग में एक कॉन्फ्रेंस होती है जो कि आज तक नहीं हुई थी, जिसमें एशिया और अफ्रीका के सारे लोग आते हैं, काफी कंट्रीज आती है 20 के ऊपर, और ये कॉन्फ्रेंस कहलाता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में। इस कॉन्फ्रेंस में यही बात होती है कि हम सारे लोगों को नॉन अलाइंड रहना चाहिए, ना हम यूएसए की तरफ जाएं, ना हम रशिया की तरफ जाएं, हम अपनी फ्रीडम मेंटेन करें। इसी प्रिंसिपल को 6 साल बाद अपनाया जाता है, और नॉन अलाइंड मूवमेंट की फर्स्ट समिट होती है, यहीं पे नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टैब्लिश होता है 1951। 1951 लिख दिया है मैंने, ये 1961 है एक्चुअली। नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टैब्लिश हो जाता है,
ये कहाँ होता है, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक टाइम पे, उस टाइम पे यूगोस्लाविया एक कंट्री थी जो कि अब डिवाइडेड हो गई है। उसका जो कैपिटल, जो कि आज सर्बिया का कैपिटल है, बेलग्राद कैपिटल था। ये बेलग्राद कॉन्फ्रेंस कहलाता है, नॉन अलाइन मूवमेंट का समिट। लेकिन इसकी जो ओरिजिन है वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस है 1955 की, इंडोनेशिया की। इसमें 1 2 3 4 5 लोगों ने लीडरशिप ली थी। और आपको जानकर खुशी होगी कि जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की तरफ से लीडरशिप ली थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की इस कॉन्फ्रेंस में। अभी आपने इजिप्ट में बार बार जो आप नसीर पढ़ रहे हैं, ही बिकेम वेरी पावरफुल दैट टाइम। और नसीर ने शुरुआत की नॉन अलाइन मूवमेंट की नेहरू जी के साथ। टीटो, टीटो कौन थे? यही यूगोस्लाविया के उस टाइम पे वो प्रेसिडेंट थे। वहीं पे कॉन्फ्रेंस भी हो रहा था, तो टीटो ने लीडरशिप ली। सुकार्नो कौन थे? बांडुंग कॉन्फ्रेंस जहां हुआ था इंडोनेशिया में, वहां के थे सुकार्नो प्रीमियर। देन व्हाट अबाउट नक्रुमाह? नक्रुमाह जो थे वो घाना के प्रेसिडेंट थे। ये 5 लोगों ने शुरुआत की। इसमें आपको ये याद रखना है कि 1979 में इसके प्रिंसिपल्स निकाले गए। क्यूबा के हवाना में डिक्लेरेशन दिया गया, जिसको हवाना डिक्लेरेशन कहते हैं। दिस इज रिलेटेड टू नॉन अलाइन मूवमेंट। वहां पे पर्पस पूरे एनुमरेट किए गए नॉन अलाइन मूवमेंट की, कि हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे। धीरे धीरे ये बॉडी अपना थोड़ा सा रेलिवेंस खो रही है, क्योंकि हर कोई अलाइन होना चाह रहा है आजकल, हर तरफ अलाइन होना चाह रहा है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है। 120 के मेंबर हैं आज। इंडिया अभी भी मेंबर है बाय द वे। ओके, नाउ कम बैक टू, फिर से ये शुरुआत करा देता हूं। 6 डे वॉर 1967 में लीडरशिप ली इराक ने, सीरिया ने, इजिप्ट ने। इराक ने क्यों लीडरशिप ली? बात पार्टी आ चुकी थी 1963 में, अरब यूनिटी इंडिपेंडेंस नेशनलिज्म की बात करते थे, लेफ्टिस्ट था पूरा व्यू। सीरिया ने क्यों बात की? सीरिया का सेम रीजन है, बात पार्टी यहां भी आ चुकी थी 1966 में, बात पार्टी। देन सीरिया ने गोलन हाइट से बॉम्बार्डिंग करेगा, ये आगे आप पढ़ेंगे। एट द सेम टाइम पैलेस्टाइन में अल फतह बन चुका है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन मूवमेंट, जो कि बाद में कोर बनाएगा, जो कि 1957 में अल फतह बना है, वो कोर बनाएगा बाद में पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। राइट? इजिप्ट क्यों इन्वॉल्व हुआ? अभी आपने देखा कि 1961 के दौरान ही, 1956 के दौरान ही, ये स्यूज के कारण, ये नॉन अलाइन के कारण कितने पावरफुल हो चुके हैं इजिप्ट के नसीर। राइट? स्यूज वार के कारण। असवान डैम भी जो इन्होंने बनाना था अपने पैसे से, 1956 में शुरुआत की थी, 1971 में अच्छे से कंप्लीट कर लिया। लोग खुशहाल हो गए, बढ़िया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वगैरह चलने लगा, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है। ये अपने आप को अरब लीडर मान बैठे हैं। तो तीनों ने डिसाइड किया कि लेट्स अटैक। बाथ पार्टी के 2 लोगों ने, सीरिया ने, इराक ने, और ये अपने जो है इजिप्ट के लीडर जो है नसीर ने डिसाइड किया कि लेट्स फ्री पैलेस्टाइन। दे मूव्ड ट्रूप्स एंड इजिप्ट की तरफ इन्होंने मूव किया। इजिप्ट में सिनाई पेनिनसुला है ही, जुड़ा हुआ है पूरा इजराइल से, वहां से ले गए अपने ट्रूप को। देन गल्फ ऑफ अकाबा में ले गए इजिप्ट की तरफ से। व्हाट अबाउट दीज पीपल? जॉर्डन का बॉर्डर है, उसने बोला हम भी अटैक करेंगे। लेबनान का बॉर्डर है, उसने बोला हम भी अटैक करेंगे। बॉर्डर पे पूरे ट्रूप खड़े कर दिए, एकदम हम तैयार हैं तो अटैक करने के लिए। व्हाट अबाउट सऊदी अरबिया, अल्जीरिया जैसी कंट्री? इन्होंने भी अपने कंटिजेंट भेजे थे। इनका बॉर्डर टच नहीं होता तो अपने फोर्सेस इन्होंने भी भेजे थे। राइट? ओके, नाउ ये खबर जैसे ही मिली, तो मजेदार बात ये है कि 6 डे वार क्यों बना? कि इजराइल को जैसे ही खबर मिली कि इजिप्ट बढ़ रहा है उधर से, बॉर्डर पे सबने ट्रूप तैयार कर दिए, तो सब दिख ही रहा था, पूरा पूरा गोलन हाइट से बॉम्ब भी आ रहा है, दिख ही रहा था। इजराइल ने ही पहले अटैक कर दिया, आपको पता है। और इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक करने के बाद उसने सिंपली क्या किया, जो सिनाई पेनिनसुला उसने थोड़े टाइम पे ऑक्यूपाई किया था स्यूज कैनाल के टाइम पे, और 1 वीक में छोड़ दिया था, उसको पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला को उसने ऑक्यूपाई कर लिया। और जो गाजा स्ट्रिप आपने देखी थी, जो कि रफा बॉर्डर के थ्रू वहां से लगा हुआ था सिनाई पेनिनसुला के साथ, वो पूरा गाजा स्ट्रिप ऑक्यूपाई कर लिया, सिनाई पेनिनसुला ऑक्यूपाई कर लिया इजिप्ट से। अब यहां पे देखिएगा, सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन हुई है वो 6 डे वॉर से ही हुई है। तो ये भी आप याद रखने के लिए एक टेक्निक है कि 6 डे वॉर से जो ऑक्यूपेशन हुआ वही सबसे ज्यादा हुआ। सिनाई पेनिनसुला वो छोड़ देगा बाद में। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि उसके इजिप्ट के साथ पीसफुल संबंध हो जाएंगे। इनफैक्ट पूरे अरबियन कंट्री में सबसे पहला पीसफुल संबंध इजराइल का इजिप्ट के साथ ही बनेगा, आप आगे देखेंगे। बाकी क्या किया इसने, जॉर्डन से उसने हाफ जेरूसलम लिया था, अब ये पूरा जेरूसलम ले लिया। यहीं पे याद रखिएगा, ये पूरा जेरूसलम आज तक इजराइल ने वापस नहीं लौटाया, इसका एक हिस्सा भी। वेस्ट बैंक जो था उसने जॉर्डन से छीन लिया, जहां पे पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे, आज भी रह रहे हैं, ये उसने आज तक वेस्ट बैंक नहीं लौटाया है। देन गोलन हाइट्स जो उसने सीरिया से लिया था, इंक्लूडिंग सेबा फार्म्स, ये उसने आज तक नहीं लौटाया है। राइट? बाकी सिनाई पेनिनसुला उसने लौटा दिया, गाजा स्ट्रिप को भी उसने काइंड ऑफ छोड़ रखा है, बस ब्लॉकेड करता है। बट ये तीनों एरिया उसने जो लिए थे 6 डे वॉर में, आज तक नहीं लौटाए हैं।
इस कंडीशन में यूएन ने बोला भैया सीज फायर कर लो, 6 दिन में सीज फायर हो गया, 6 दिन में लड़ाई खत्म हो गई। बट इजराइल ने यूएन के ऑर्डर को नहीं माना और अपनी फोर्सेज जहां थी, ना उसने जेरूसलम छोड़ा, ना उसने वेस्ट बैंक छोड़ा, ना उसने सीरिया छोड़ा, और अभी के लिए तो वो गाजा स्ट्रिप और सिनाई पेनिनसुला भी नहीं छोड़ेगा, जब पीस स्टैब्लिश हो जाएगा तब छोड़ेगा, राइट। रिफ्यूजी कैंप बनने लगे अरेबियन पीपल के वेस्ट बैंक में, ये पूरा इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया, बट उनको रिफ्यूजी की तरह रह रहा है, क्योंकि वहां पे थे ही पैलेस्टीनियन, पहले से जॉर्डन के अंदर रह रहे थे, अब इजराइल के ऑक्यूपेशन में आ गए। गाजा स्ट्रिप, गाजा में रहते थे, पहले वो इजिप्ट उनको देखता था, अब ये इजराइल के अंदर ही आ गए, तो सारे रिफ्यूजी कैंप बना दिए उसने। इस तरह की कंडीशन बन गई मैप में, ये बुक से लिया हुआ सीधे सीधे नॉर्मल लॉ से। 1967 के वॉर के बाद जो है क्या कंडीशन बनी, आप देखिए। गाजा स्ट्रिप, ये गाजा इजिप्ट का पार्ट था, ये इजराइल ने ले लिया उस टाइम पे। वेस्ट बैंक जो है ये इजराइल ने ले लिया, राइट। जेरूसलम जो है ये इजराइल ने ले लिया, और देखिए गोलन हाइट्स जो है ये ले लिया। गोलन हाइट सीरिया से, वेस्ट बैंक जॉर्डन से, जेरूसलम पूरा जॉर्डन से, और गाजा स्ट्रिप इजिप्ट से, ये सारे एरिया। और ये एरिया वो आज तक नहीं छोड़ रहा है, गाजा स्ट्रिप को उसने ब्लॉकेड कर रखा है, सिनाई पेनिनसुला उसने वापस लौटा दिया है पूरा, ये पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला ही ले लिया उसने, ठीक है। दिस एंड्स योर 6-day war. Now next war, the fourth and the last war, proper war is Yom Kippur War 1973. हम हर वॉर के पीछे स्टोरी देख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि वॉर एग्जैक्टली हो क्यों रहा है। तो ये जो वॉर है, जो कि फोर्थ वॉर हो गया इजराइल और अरब नेशन का, योम किपुर वार 1973 का, इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट अब समझिए। आपने देखा था पहले कि अल फतह जो बनी, वही बाद में जाके कोर बनती है और पीएलओ क्रिएट हो जाता है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और उसके लीडर होते हैं सबसे बड़े यासिर अराफात। यासिर अराफात बिकम्स द लीडर ऑफ पीएलओ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अल फतह। और ये शुरुआत में थोड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी भी करते हैं। इस दौरान ये कोशिश करते हैं, पहले वॉर हो चुका है 1967 का, ये कोशिश करते हैं, सारे अरेबियन कंट्री को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी हेल्प करो, हमारी हेल्प करो। पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि अल फतह से बना है, वो कहता है हमारी हेल्प करो, फ्रीडम दो, पैलेस्टाइन को फ्री करो, बट कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलती है। तो इसी दौरान पीएलओ का एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, जो कि कहलाता है पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, पीएफएलपी। ये पीएलओ का ही एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बन जाता है, और ये करता है टेररिस्ट अटैक इजरायली लोगों पे, है ना। इनफैक्ट ये जॉर्डन तक अटैक करने लगता है, और जॉर्डन तक सोचता है कि बगल की कंट्री में घुस जाते हैं, लेबनान में घुस जाते हैं, जॉर्डन में घुस जाते हैं, पीएलओ का हेडक्वार्टर बना लेंगे। और एक्चुअली ये लोग करते भी हैं, बाद में लेबनान में पीएलओ का हेडक्वार्टर बनेगा। जॉर्डन ने ये देखा तो जॉर्डन को तो गुस्सा आ गया। जॉर्डन ने बोला कि जिस पैलेस्टाइन को हम फ्रीडम दिलाने के लिए जाके इजराइल से लड़ रहे हैं, वही पैलेस्टाइन के लोग, ये एक्टिविस्ट जो है पीएफएलएफ, पैलेस्टीनियन फ्रंट फॉर लिबरेशन और ये ऑफ पैलेस्टाइन, ये जो पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, यही हम पे अटैक कर रहा है। क्यों अटैक कर रहा है? वहां पे बॉम्ब शेलिंग वगैरह कर रहे हैं कि सब कोई बौखला जाए, लड़ाइयां हो जाए कैसे ना कैसे, ठीक। इनफैक्ट क्या होता है कि इस वॉर के एक साल पहले बहुत बड़ी घटना होती है। 1972 में इजराइल की ओलंपिक टीम गई थी म्यूनिक ओलंपिक में, और वहां पे उसके टीम के कई मेंबर को मार देता है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि पीएलओ का ही एक एक्सट्रीमिस्ट वर्जन है। ये बैकग्राउंड हो गया। दूसरा बैकग्राउंड ये समझिए कि ये जो नासिर थे, इनकी डेथ हो गई 1970 में, और उसके बाद इजिप्ट के जो नए प्रेसिडेंट बने, वो बने अनवर सादत। अनवर सादत ऐसे लिबरल थे, पीस के सपोर्टर थे, और आगे देखेंगे कि वो पीस करना चाहेंगे इस्टेब्लिश। इस पीस के लिए वो बोलते हैं कि हमारे अरेबियन लोग बहुत दुखी हैं, यूएसए तुम हेल्प कर दो, नेगोशिएट कर दो, यूएसएसआर तुम हेल्प कर दो, नेगोशिएट कर दो। लेकिन ये जो इजराइल है, वो पीएलओ से बात करने के लिए, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो फिर बात कैसे होगी? तो ना यूएस से हेल्प मिलती है, ना यूएसएसआर से हेल्प मिलती है, अरेबियन कंट्री से भी कोई हेल्प नहीं मिलती। अब इजिप्ट के लिबरल बड़े शांति वाले अनवर सादत भी परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, तो वो सोचते हैं कि अटैक कर ही देते हैं। एक ये हो गए। दूसरा, सीरिया जो था, है ना, सीरिया का तो गोलन हाइट्स गया ही था, और सीरिया की अभी तक जो है इजराइल से कोई दोस्ती नहीं हुई थी। देखिए जॉर्डन इन्वॉल्व नहीं होना चाहेगा, क्योंकि जॉर्डन पे तो पीएलओ के मेंबर ही अटैक कर रहे हैं, पीएफएलएफ करके, पीएफएलपी करके। बाकी अरेबियन कंट्री शांत हैं, बार बार हार रहे हैं, 3 बार हार चुके हैं। यूएसएसआर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हैं।
ये सारी चीजों के कारण, ऊपर से ईरानियन रिवॉल्यूशन होने लगा है तो वो सारे लोग बिजी हैं उसमें, आपको पता ही है 1973। तो इन सारे कारणों से 1979 ना, ओके, इन सारे कारणों से वो सब छोड़िए, मतलब सारे लोग बिजी हैं, नहीं हेल्प कर रहा कोई। ये दो कंट्री इजराइल को अटैक करने के लिए, एक लिबरल बेचारे अनवर सादत मजबूरी में, और सीरिया की तो जमीन है गोलन हाइट्स, ये दो कंट्री तैयारी करते हैं कि हम अटैक करेंगे तो कम से कम पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इन्वॉल्व हो जाएगा, और वो होगा भी, यही सोच के करते हैं। 6 अक्टूबर 1973 की बात है, जेविश रिलीजन में योम किपुर किपुर का फेस्टिवल होता है, उसके बाद फीस्ट होता है, फीस्ट ऑफ योम किपुर। ये लोग ये कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपने फेस्टिवल में, फीस्ट करने वाले थे, तो इनको दोनों को लगा, इजिप्ट को और सीरिया को, कि बड़े रिलैक्स होंगे, चलो अटैक कर देते हैं, और यही करते हैं वो, इजिप्ट और सीरिया अटैक करते हैं इसराइल को। लेकिन इस अटैक में कोई हार जीत नहीं होती, बस इतना होता है कि इसराइल नई टेरिटरी तो नहीं ले पाता, लेकिन ये लोग पुरानी टेरिटरी जैसे कि सिनाई पेनिनसुला हो गया या गोलन हाइट्स हो गया सीरिया का, ये लोग वापस ले नहीं पाते। इसराइल जो है कोई टेरिटरी लूज नहीं करता, है ना। उसके बाद दोनों थोड़ा थोड़ा लूज करते हैं, समझिए। तो टॉक्स स्टार्ट होती हैं, बट इनडायरेक्ट टॉक्स स्टार्ट होती है। इनडायरेक्ट टॉक्स क्या होते हैं? कोई और मेडिएट कर रहा है, दूसरा नेशन, और मैसेज पहुंचाया जा रहा है। बट इस वार के बाद एक चीज अच्छी होती है 1973 के बाद, कि इजिप्ट जो है स्यूज कैनाल को इन टॉक्स के थ्रू, इनडायरेक्ट टॉक्स के थ्रू, अनवर सादत मैंने बोला ना लिबरल थे, ठीक थे, 1975 में ओपन कर देता है। ये स्यूज कैनाल 1956 के जो क्राइसिस से बंद किया था इजिप्ट ने, आज तक बंद रखा था, 1975 में ओपन किया। लेकिन इजराइल के शिप को अभी भी नहीं अलाउ कर रहा था, बाकी सारी कंट्री को अलाउ कर रहा था। इस बीच में 1975 में ये जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो लेबनान में घुस जाता है, वहां हिजबुल्लाह का सपोर्ट है ही, लेबनान में अपना हेडक्वार्टर भी बना लेता है 1975 में। लेबनान याद रखिएगा, लेबनान में ये लोग घुस गए तो कल को इजराइल भी पीछे पीछे लेबनान में घुसेगा। ओके, ये जो 1973 का योम किपुर वार है, इस दौरान क्या हुआ था कि ये जो अरेबियन कंट्रीज थी, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया गुस्से में कि कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है हमारे पैलेस्टाइन को, और इसके कारण वर्ल्ड में एक ऑयल क्राइसिस आई। ये जो थी फर्स्ट ऑयल क्राइसिस थी, जो कि 1973 में आई थी, और आप जानते हैं ईरानियन रिवॉल्यूशन के दौरान एक आई थी बाद में, तो दो ऑयल क्राइसिस मैंने आपको पढ़ाई। ओके, अब ये सब कुछ हो गया, लड़ाई भी पूरी नहीं हुई, नेगोशिएशन भी इनडायरेक्टली स्टार्ट हो चुका है। उधर जो है आपका इजिप्ट जो है उसने रास्ता खोल दिया सुएज कनाल का, लेकिन इसराइल को अलाउ नहीं कर रहा। अब यूएसए के जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, वो क्या करते हैं कि यूएसए में वाशिंगटन के पास एक जगह है और उसका नाम है कैंप डेविड। कैंप डेविड, कैंप डेविड में कॉन्फ्रेंस होती है, और वहां से ही शुरुआत होती है इजिप्ट और इजराइल के पीस की 1978-79 में। 1975 में स्यूज कनाल सबके लिए खुला है, अभी इजराइल के लिए नहीं खुला है। बट 1978-79 मैंने बोला ना, पहला कंट्री जो पीस स्टैब्लिश करेगा इजराइल के साथ वो अनवर सादत के कारण इजिप्ट ही होगा। अनवर सादत इनफैक्ट इजिप्ट का जो पार्लियामेंट है वहां, सॉरी, इजराइल का जो पार्लियामेंट है वहां जाते हैं, वहां स्पीच देते हैं, बातचीत करते हैं। अगले महीने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर भी जाते हैं इजिप्ट और वहां स्पीच देते हैं, राइट। ये सारे नेगोशिएशन जो हो रहे थे वो कैंप डेविड में हो रहे थे वाशिंगटन के पास, इसलिए सारे नेगोशिएशन को कैंप डेविड अकॉर्ड्स भी कहते हैं। और 1979 में इजराइल और इजिप्ट के बीच में फाइनली एक पीस ट्रीटी स्टैब्लिश हो जाती है, और जो वॉर 1948 से चला आ रहा था इजिप्ट के साथ वो खत्म हो जाता है। इजिप्ट इजराइल का वॉर एंड होता है। पहली पीस ट्रीटी इजराइल ने स्टैब्लिश की किसी के साथ, तो इजिप्ट के साथ की, अनवर सादत के कारण। बट अनवर सादत कुछ ज्यादा ही लिबरल हो गए, है ना। इजिप्ट के लोग तो हैं अरेबियन, देखिए उनके साथ क्या होता है। इजराइल ने क्या किया, सिनाई पेनिनसुला इस मोमेंट पे इजिप्ट का छोड़ दिया। जो सिनाई पेनिनसुला उसने पिछले वॉर में लिया था वो इसने फाइनली अब जाके छोड़ दिया। ओके, 6 डे वॉर में जो लिया था। अब देखिए इस पीस के नेगोशिएशन से कई लोगों को नाराजगी हो जाएगी। पीएलओ से तो इजराइल बात ही नहीं कर रहा, पीएलओ बोल रहा है कि हम हैं देश के मालिक, हम पैलेस्टाइन बनाएंगे। तो पीएलओ गुस्सा हो गया, ऑफेंड हो गया। बाकी अरबियन कंट्री भी ऑफेंड हो गए कि ये क्या इजिप्ट तुमने क्या किया, पीस ट्रीटी स्टैब्लिश कर ली, है ना। और इजराइल के लोग भी दुखी हुए, इजराइल के लोग भी दुखे हुए। इजराइल के जो सेटलमेंट थे वेस्ट बैंक में, वो लोग नाराज हुए कि तुम लोगों ने क्यों बात की, पीस क्यों स्टैब्लिश किया। और इजराइल इस मोमेंट पर भी पीएलओ के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं था। देखिए बाहर की कंट्री से बात कर रहा है, इजिप्ट से बात कर रहा है, पीएलओ से बात नहीं कर रहा है। अब आप देखिए कि इजिप्ट के प्रति
अनवर सादत के प्रति अरबियन कंट्री, अरब मुस्लिम नाराज तो रहेंगे, इजिप्ट के लोग भी नाराज रहेंगे कि तुमने ये क्या किया, हमारा एक नासिर था जो कि लड़ाई लड़ता था, तुमने जाके पार्लियामेंट में पहुंच गए और उसको बुला लिया इजराइल को, तुमने तो इस्टेब्लिश करवा दिया इजराइल पैलेस्टाइन में। अनवर सादत का एसेसिनेशन कर दिया जाता है गुस्से में इजिप्ट में, और उनके सक्सेसर जो आते हैं होस्नी मुबारक आते हैं। यही होस्नी मुबारक लंबे टाइम तक कंटिन्यू करेंगे जब तक यहां पे 2011 में रिवॉल्यूशन नहीं होता है इजिप्ट में। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, अब कनेक्ट करिए। इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन किया हुआ होस्नी मुबारक में। होस्नी मुबारक जो है, लोग सोचते हैं कि ये अब कैंप डेविड अकॉर्ड के खिलाफ जाएंगे और अटैक करेंगे इसराइल पे। ही सेज दैट कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो प्रॉमिस कर दिया, पीस एस्टैब्लिश हो गया, पीस रखेंगे। ओके, नाउ ये सब कुछ हो गया। 1980 से 1988 के बीच में कुछ खास नहीं होता है, क्योंकि इस बीच में इराक जो है, आपको पता है कि ईरान से लड़ने गया था, ये भी पहले की स्टोरी हो चुकी है, कनेक्ट करिए। 1979 के कुवैत वार के नेक्स्ट ईयर बाद जो है, नहीं सॉरी, 1979 में सत्ता आने के नेक्स्ट ईयर बाद ही जैसे ही ईरानियन रिवॉल्यूशन होता है 1979 में, तो सद्दाम हुसैन डर जाते हैं कि शिया लोगों का रिवॉल्यूशन होगा, मेरी कंट्री में भी हो जाएगा। तो ये वॉर चलता है 8 साल। पूरे वेस्ट का इसी पे फोकस था, पूरा अरब का इसी पे फोकस था। इस दौरान पैलेस्टीन के लोग जो हैं वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने लगते हैं कि टैक्स नहीं देंगे, इजराइल का सामान नहीं खरीदेंगे, बायकॉट करेंगे। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फर्स्ट इंतिफादा कहा जाता है, जो कि 1987 में स्टार्ट हुआ। इसी फर्स्ट इंतिफादा के दौरान, डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, हमास नाम की ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो है ये इसी टाइम पे बनता है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमास करके जो है ऑर्गेनाइजेशन बनता है। ये हमास ऑर्गेनाइजेशन मुस्लिम ब्रदरहुड का ही ब्रांच है, इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। तो इजिप्ट के बगल में जो गाजा स्ट्रिप है वहां पे इसका इंपैक्ट होगा, ना कि वेस्ट बैंक में, इस चीज को भी समझिएगा। 1992 में क्या होता है, ये सब जब चल रहा था तो खुशकिस्मती कहिए चाहे जो कहिए, पीस के लिए एक अच्छा मोमेंट आता है। 1992 में इजराइल में लेबर पार्टी आ जाती है। इजराइल में दो पार्टी हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो लिकुड पार्टी है, और जो लिबरल पार्टी है वो लेबर पार्टी है। लेबर पार्टी आ जाती है और उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं यिtzhak राबिन, फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं साइमन पेरिस। ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्यों बताऊंगा। रैबिन और पेरिस, रैबिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, यिtzhak राबिन, और साइमन पेरिस जो है वो बने फॉरेन मिनिस्टर। और इस टाइम पे पीएलओ को कौन लीड कर रहे हैं, यासिर अराफात, राइट। लेकिन अभी तक ये पीएलओ से बात करने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। ओके, इस दौरान एक और डेवलपमेंट हो रही थी साइड में। 1982 में इजराइल जो है लेबनान में घुस गया था, क्योंकि लेबनान के बॉर्डर से उस पर अटैक हो रहे थे। बाद में इजराइल ने ये एरिया लेबनान का खाली किया पूरा 2000 में जाके, और उसी के बाद वो ब्लू लाइन एक बनी, वो आगे पढ़ाऊंगा। 2000 में जाके यहाँ पे खाली किया इजराइल ने लेबनान का साउदर्न एरिया, जो कि 1982 में घुसा था वो पीछे पीछे पैलेस्टीनियन लोगों के। ओके, लेकिन इजराइल ने फिर भी शेबा फार्म करके जो एरिया है वो नहीं छोड़ा। वो बोलता है कि ये गोलन हाइट से बिलोंग करता है, सीरिया से, तो मैं तो मानता ही नहीं कि लेबनान का, तो क्यों छोड़ू। लेबनान और हिजबुल्लाह कहते हैं कि ये लेबनान से बिलोंग करता है, तो तुम्हें गोलन हाइट रखना, रखो सीरिया का, तुम शेबा फार्म छोड़ के चले जाओ। बट आज तक इसने नहीं छोड़ा हुआ। इस दौरान सेकेंड इंतिफादा हुआ, एंड दैट इज गोइंग ऑन। ओके, नाउ ये जो शेबा फार्म वाला मुद्दा है वो देख लीजिए। ये गोलन हाइट है, इसी का पार्ट देखिए शेबा फार्म है, लेबनान का बॉर्डर है। तो लेबनान कहता है कि इजराइल ने जब विड्रॉ किया 2000 में, तो वो इसके नीचे चला जाए, राइट, शेबा फार्म को छोड़ के। और इजराइल कहता है कि ये गोलन हाइट का ही पार्ट है, तो मैं जब गोलन हाइट नहीं छोड़ूंगा तो ये भी नहीं छोड़ूंगा। तो 2000 में इजराइल ने जब विड्रॉ किया लेबनान से, तो उसने शेबा फार्म नहीं छोड़ा। अब 2000 में जब विड्रॉ किया तो कोई बॉर्डर नहीं बना लेबनान के बीच में, इजराइल के बीच में, बट एक मतलब लाइन बननी चाहिए, और उस पर यह भी बोलना है कि फ्यूचर में ये बॉर्डर नहीं बनेगा। ऐसी जो एक लाइन बनी जो कि कोई बॉर्डर नहीं है, यूनाइटेड नेशन ने ड्रॉ की 120 किलोमीटर की लाइन, बॉर्डर नहीं है और फ्यूचर में भी ये बॉर्डर नहीं बनेगा, साफ साफ बोला हुआ है। इसको ब्लू लाइन बोलते हैं, और इसमें बैरल्स लगे हुए वो उसके मार्कर की तरह यूज होते हैं, राइट। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लेबनान और इजराइल के बीच में जो लाइन है, ये बॉर्डर नहीं है, दिस इज सिंपली ब्लू लाइन, ये यूनाइटेड नेशन ने ड्रॉ की है। तो शेबा फॉर्म्स आर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द लेबनान सीरिया बॉर्डर एंड गोलन हाइट्स, इजराइल ऑक्यूपाइड कंसिडर्स पार्ट ऑफ द गोलन हाइट्स। इजराइल बोलता है गोलन हाइट का ही पार्ट है। नाउ
सितंबर 1993 की फाइनली बात है। आपने देखा कि 1992 में क्या हुआ है, 1992 में लेबर पार्टी जो है यहाँ पे आ चुकी है इजराइल में। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके वो है रैबिन, और फॉरेन मिनिस्टर जो है उसके वो है पेरिस, और सामने है पीएलओ का यासिर अराफात। डन। सितंबर 1993 की बात है। अभी तक यासिर अराफात से बात नहीं हो रही थी, लेकिन नॉर्वे के कैपिटल ऑस्लो में सारे लोग बैठते हैं, ऑस्लो कॉन्फ्रेंस होता है ना, नॉर्वे में, और यहां से जो अग्रीमेंट निकलती है इसको बोलते हैं ऑस्लो अकॉर्ड्स। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जब इजराइल ने पीएलओ से बात की, दोनों के बीच में अग्रीमेंट भी हुआ, और यहीं से टू स्टेट सॉल्यूशन की बात होने लगी। लेबर पार्टी है, लिबरल पार्टी है, कौन है, रैबिन, और दूसरे उनके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, पेरिस। पीएलओ ने क्या बोला और इजराइल ने क्या बोला? पीएलओ ने बोला कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि इजराइल का राइट टू एग्जिस्ट है। नेशन बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं इजराइल का, लेकिन राइट तो है। एट द सेम टाइम हम लोग अब से टेररिज्म नहीं करेंगे, हमारा पीएफएलपी जो है वो भी नहीं करेगा। और इजराइल ने बोला कि पैलेस्टाइन को हम लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट का रूल देंगे, वेस्ट बैंक के एरिया में जो आपके लोग रह रहे हैं उनको, और एट द सेम टाइम गाजा स्ट्रिप में इजिप्ट वाले लोगों को छोड़ दो, बाकी जितने आपके लोग हैं सबको हम सेल्फ गवर्नमेंट का मौका देंगे, और इजराइल की जो ट्रूप है इन दोनों एरिया में जितने भी हैं विड्रॉ कर लेंगे। राइट। यहां पे एक चीज देखिए, 1994 में इस 1993 के अग्रीमेंट ऑस्लो अकॉर्ड के कारण ही पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाने की बात हुई, जो कि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, गाजा में और वेस्ट बैंक में कंबाइंड रूल करेगी। राइट। आज जो है ये ऑर्गेनाइजेशन ओनली एंड ओनली वेस्ट बैंक में रूल कर रही है, गाजा में नहीं रूल कर रही है, क्योंकि गाजा में 2006 में हमास आ चुका है और उसने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से झगड़ा कर लिया। अब इस अच्छी चीज के कारण सितंबर में जो हुआ उसके कारण 1994 में नोबेल पीस प्राइज जो है 3 लोगों को कंबाइंड दिया जाएगा। एक तो दिया जाएगा रैबिन को, जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हुए, एक उनके फॉरेन मिनिस्टर को पेरिस को, और साथ में यासिर अराफात को भी दिया जाएगा। और तीनों जो इस बात से बहुत खुश हो जाएंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, पूरा वर्ल्ड सुन रहा है। बट कुछ लोग नाराज थे। जो एक्सट्रीमिस्ट पार्ट था पीएलओ का, पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो अटैक करता था वो नाराज था। राइट। उसने बोला कि अग्रीमेंट नहीं होना चाहिए था ऐसा। देन इजराइल के जो सेटलमेंट्स बन चुके हैं वेस्ट बैंक में, वो लोग नाराज थे कि तुम हमें डिस्ट्रक्ट कर दोगे, हमें रिलोकेट करना पड़ेगा, ये क्या अग्रीमेंट करके आ गए। ओके। 1995 में प्लान पूरा जो है तैयार हो गया। इजराइल अग्रीड टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम द वेस्ट बैंक एक्सेप्ट हेब्रॉन। वेस्ट बैंक में हेब्रॉन नाम की जगह नहीं छोड़ेंगे। क्यों हेब्रॉन नहीं छोड़ेंगे भाई, इतना क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हेब्रॉन में एक जगह है केव ऑफ पैट्रियार्क्स, और जेविश पीपल का मानना है कि केव ऑफ पैट्रियार्क्स में टूम्ब है इनके सारे प्रोफेट के, इंक्लूडिंग अब्राहम। तो ये एरिया वो नहीं छोड़ेंगे, जो कि वेस्ट बैंक में है, जेरूशलम में नहीं है, वेस्ट बैंक में है। लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वहां पे केव ऑफ पैट्रियार्क्स नाम की जगह है, जो कि टुम्ब है सारे प्रोफेट का पहले का। पैट्रियार्क मतलब जो भी धर्म के आपके प्रोफेट हुए। राइट। ओके। और ये एरिया एक बार में नहीं, स्लोली धीरे धीरे छोड़ेंगे क्योंकि लोगों को रिलोकेट करना होगा। और ये जो एरिया होगा वेस्ट बैंक का और गाजा स्ट्रिप का, दैट विल बी रूल्ड बाय पैलेस्टीनियन काउंसिल, and that will be an elected council. Election will happen in 1996, और उसका कैपिटल जो है वेस्ट जेरूशलम तुम नहीं दे सकते जो हमने ले लिया है जॉर्डन से, लेकिन ईस्ट जेरूशलम में कैपिटल बना लेना। इतना बोल दिया। अब प्राइम मिनिस्टर की इस इतनी लिबरल बातों को देख के कि हम सेटलमेंट अपना खत्म कर देंगे, वेस्ट बैंक से गवर्नमेंट बना देंगे, पैलेस्टीनियन काउंसिल, यासिर अराफात से बात कर ली, नोबेल पीस प्राइज ले लिया, एक एक्सट्रीमिस्ट इंसान उनका अपने कंट्री में असैसिनेशन कर देता है। एक असैसिनेशन उधर हुआ था इजिप्ट के अनवर सादत का, क्योंकि उसने इजराइल से बात की थी। अब ये इनका इसलिए हो गया क्योंकि इन्होंने पीएलओ से बात कर ली, असैसिनेशन कर दिया। बट जनता अच्छी थी, जनता जो अच्छी थी उनको देख के डर गई कि ये कितनी गंदी बात हो गई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में जेविश लोगों ने ही असैसिनेशन कर दिया, किसी सनकी ने। अब जो फॉरेन मिनिस्टर पेरिस थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए उस टाइम के लिए। एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ पूरी जो है इजराइल में फीलिंग आ गई। तो अब फीलिंग आ गई तो इन्होंने जो प्लान बनाया था वो ऑपरेशनलाइज होने लगा। इस मोमेंट पे जॉर्डन के जो राजा हैं वो विजिट करते हैं प्रॉपरली इजराइल को, और बोलते हैं कि ये पीएलओ वाले तो हमारी तरफ भी टेररिस्ट अटैक करते थे, दूसरा तुम तो पीएलओ से भी बात करो, तुम कितने अच्छे इंसान हो। जॉर्डन के राजा विजिट करते हैं, पीस स्टार्ट होता है, सीरिया भी जो है अपना पीस टॉक स्टार्ट करता है, और यासिर अराफात और पीएलओ वो
प्रेसिडेंट बन जाते हैं पैलेस्टाइन के इलेक्शन के बाद, और 1996 से उनको कंटिन्यू करना था 1999 तक। ओके, बट क्या होता है इस बीच में, ये जो हमास क्रिएट हुआ था इंतिफादा के दौरान, इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का ऑफशूट था इजिप्ट का, ये सुसाइड बॉम्बिंग करने लगता है। ये शांति कैसे हो गई, हमें पसंद नहीं आ रही। दूसरा जो हिजबुल्ला है, जो कि लेबनान में बैठा हुआ है, शिया मिलिशिया जिसको ईरान सपोर्ट करता है, वो भी शेलिंग करने लगा लेबनान से। इन सारी चीजों से इजरायली एंग्री हो गए कि ये तुमने कैसा पीस अकॉर्ड किया था, हम पे अटैक होने लगे, टेररिस्ट अटैक। इस दौरान लेबर पार्टी को डिफीट मिलती है इलेक्शन में, और जो कंजर्वेटिव लिकुड पार्टी है वो जीत जाती है। लिकुड लीडर बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो 1996 का इलेक्शन जीत जाते हैं, वो आज भी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो 1996 में बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लिकुड पार्टी से। क्यों? क्योंकि ये हमास आगे है, अटैक कर रहा है, हिजबुल्ला अटैक कर रहा है, और 1999 तक कंटिन्यू करेंगे। ये बाद में फिर से आएंगे 2009 में और आज तक कंटिन्यू करेंगे। ओके, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बन गए 1996 से 99 के बीच में। अब ये तो पूरे कंजर्वेटिव हैं, तो ही सेज दैट कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर ऑस्लो अकॉर्ड। नहीं नहीं नहीं, और जेरूसलम के पास पूरा हम लोग जेविश सेटलमेंट बनाएंगे। अब दिक्कत यह है कि अगर आप वेस्ट बैंक में जेविश सेटलमेंट बनाओगे तो अलग बात है, लेकिन अगर आप जेरूसलम में जेविश सेटलमेंट बनाओगे तो सारे जो जेरूसलम के ईस्ट में जो विलेजेस हैं वो कट ऑफ हो जाएंगे वेस्ट बैंक से। ऐसी सिचुएशन बन जाती है मैप के हिसाब से। इस दौरान यासिर अराफात भी गुस्सा हो गए और उन्होंने हमास के जो प्रिजनर को पकड़ रखा था, कई को रिलीज कर दिया कि जाओ लड़ाई करो, ये सारा हमारा ऑस्लो अकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। इस दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट क्लिंटन बीच में आते हैं 1998 में और कहते हैं कि कैंप डेविड फिर से कराया जाए, फिर से शांति स्टैब्लिश की जाए। लेकिन इधर लिकुड पार्टी, इधर पीएलओ, कोई वहां पे उनको सक्सेस नहीं मिलती है 1999 में। लेकिन लिकुड पार्टी के बेंजामिन नेतन्याहू हार जाते हैं, लेबर पार्टी फिर से आ जाती है, एहुद बराक विन कर जाते हैं। बट वो चाहते हैं स्टैब्लिश करना पीस। हर पीस एक मोमेंट पे फेल हो जाता है कि जेरूसलम का क्या किया जाए। जेरूसलम कंप्लीट चाहिए इजराइल को, वो उनका एंशियंट होम है, उनका टेंपल माउंट है, वहां पे टेंपल माउंट है, ज्यूज का वो एंशियंट कैपिटल भी रहा है और टेंपल माउंट है। टेंपल माउंट वो कब से है टेंपल वहां पे, उनका जो हेब्रू बाइबल का टाइम था तब से था। वो जेरूसलम का कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जेरूसलम मुस्लिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जेरूसलम में अल हराम अल शरीफ चीज हुई थी। ये अल हराम अल शरीफ जगह है जहां से माना जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम असेंडेड टू द हेवन, अल हराम अल शरीफ से, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम अल अक्सा मॉस्क भी है यहाँ पे, तो कैसे छोड़ दें। इजराइल का कहना है कि जेरूसलम कंप्लीट उनका कैपिटल होगा, आज तक कैपिटल नहीं बना था। 1980 के दौरान इजराइल अपने पार्लियामेंट में यह भी डिक्लेयर करता है कि जेरूसलम उनका कैपिटल बनेगा कंप्लीट, बट इस बात को दबा के रखते हैं। अब देखिए फिर क्या होता है। 2000 में लिकुड पार्टी इलेक्शन जीत जाती है फिर से, लेकिन इस इलेक्शन में, अच्छा नहीं सॉरी, लिकुड पार्टी 2000 में लिकुड पार्टी के यहाँ पे चीफ बने हैं एरियल शेरॉन, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है इस टाइम पे। अपोजिशन में है लिकुड पार्टी, उसके चीफ हैं एरियल शेरॉन। एरियल शेरॉन क्या करते हैं, टेंपल माउंट विजिट कर जाते हैं। अब ये टेंपल माउंट विजिट करना अगर कोई वहां का शासक विजिट करे तो इससे जो पैलेस्टीनियन लोग हैं उनको बहुत गुस्सा आता है। तुमने जेरूसलम का टेंपल माउंट कैसे विजिट कर लिया, तुम तो इसको बोल रहे हो कि जेविश जगह है। जैसे ही विजिट किया दंगे होने लगे। इस दंगों को उन्होंने नाम दिया अल अक्सा इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब होता है शेकिंग ऑफ, हिला डालेंगे, है ना। अल अक्सा जेरूसलम इंतिफादा, यही बनता है सेकंड इंतिफादा जो मैंने पहले बोला था। इट वाज गोइंग ऑन, फर्स्ट इंतिफादा वाज गोइंग ऑन, नाउ सेकंड इंतिफादा स्टार्टेड। 2001 अपनी इस कंजर्वेटिव व्यू के कारण एरियल शेरॉन वास्तव में इलेक्शन जीत जाते हैं, लिकुड पार्टी से पीएम बन जाते हैं, और ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स व्यूज हैं। तो वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो वेस्ट बैंक है उसके अराउंड हम एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाएंगे ताकि यहाँ के लोग वायलेंस ना करें। लेकिन वायलेंस कंटिन्यू रहती है हमास के थ्रू और पीएफएलपी के थ्रू, पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, जो कि पीएलओ का ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो गया। अब इस दौरान यासिर अराफात जो है रिक्वेस्ट करते हैं इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को कि प्लीज वायलेंस मत करो। इनकी बात सुनी जाती है 2001 में,
बट ये बात उनकी 2002 तक ही सुनी जाती है, ये 2022 नहीं है, 2002 है। और 2002 के बाद और वायलेंस शुरू हो जाता है। जब और वायलेंस शुरू हो जाता है तो 2003 में जब इलेक्शन होता है तो लिकुड पार्टी के एरियल शरोन फिर से जीत जाते हैं। इस बीच में पीएलओ जो है एक प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट बनाती है। यासिर अराफात प्रेसिडेंट रहेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट बनेगा उस पर बैठेंगे महमूद अब्बास। और महमूद अब्बास इज वेरी लिबरल, वेरी शांति प्रिय इंसान। एरियल शेरॉन यासिर अराफात से बात नहीं करना चाहते, लेकिन महमूद अब्बास से बात करना चाहेंगे। तो पीस नेगोशिएशन जो होगी महमूद अब्बास और एरियल शेरॉन के बीच में होगी। यासिर अराफात को साइड कर दिया जाएगा। अब एक प्रॉब्लम भी है, मेन लीडर तो यासिर अराफात, आपने उसको साइड कर दिया तो वो पीस नेगोशिएशन में इतनी मतलब वहां पे अथॉरिटी ही नहीं देगा महमूद अब्बास को कि कुछ कर पाए, है ना। ओके, पीस नेगोशिएशन स्टार्टेड। इवन गाजा स्ट्रिप वेस्ट बैंक में जो है पीस नेगोशिएशन के बाद हम लोग जो है मान लेंगे कि आपका हो जाएगा, पैलेस्टाइन स्टेट अग्री कर दिया गया। यहां देखिए लिकुड पार्टी के होते हुए भी अरियल शरोन ने काफी चीजें मान ली, राइट। बट ये सारी चीजें 2005 तक होंगी और यहां से 2 स्टेट सॉल्यूशन दोनों ने उस टाइम पे मान लिया था। ओके, 2004 तक लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। आपने देखा हाथ बंधे हुए महमूद अब्बास के, तो महमूद अब्बास ने दुख में यहां से रिजाइन कर दिया। वायलेंस हमास का कंटिन्यूड है क्योंकि उसको तो रोक ही नहीं रहा ना यासिर अराफात। स्टेलमेट कंटिन्यूड है। इस बीच में अनऑफिशियली कुछ पार्टी के लीडर्स इजराइल के जेनेवा में गए और वहां से जेनेवा अकॉर्ड निकलती है 2003 में। वहां भी मेन सारा पीस नेगोशिएशन अटक जाता है जेरूसलम के इशू पे। जेरूसलम के नाम पे कुछ ठीक नहीं हो पाता। अब क्या होता है, गुस्से में आके देखते हैं कि महमूद अब्बास ने भी रिजाइन कर दिया, तो मैं कुछ करूं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनिलेटरल अनाउंसमेंट करते हैं शेरॉन। वो बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, गाजा स्ट्रिप में जितना भी हमने सेटलमेंट बनाया सब डिसमेंटल कर देंगे, हमें नहीं चाहिए। वेस्ट बैंक से भी हटा लेंगे, लेकिन 4 सेटलमेंट हम वेस्ट बैंक में जस्ट फॉर द टोकन रखेंगे, बस इतनी बात है। इस बीच में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है 2004 में एक डिसीजन देता है कि वेस्ट बैंक में जो सिक्योरिटी वॉल बनाया है इजराइल ने वो इलीगल है, उसको डिसमेंटल करना चाहिए और पैलेस्टीनियन लोगों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। एरियल शरोन ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, बस इतना जानना है। 2004 में यासिर अराफात की मृत्यु हो जाती है। नाउ पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर महमूद अब्बास जो हैं वो लीडर बन जाते हैं फतह के और प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो जीत जाते हैं इलेक्शन। आपको पता है यासिर अराफात की मृत्यु हो गई, अब तो महमूद अब्बास खुश होंगे। खुश होके वो क्या बन गए, इलेक्शन लड़के अच्छे से फतह के लीडर बने, पार्टी फतह पार्टी के लीडर बने और इलेक्शन जीत गए, प्रेसिडेंट बन गए। 2005 में इजराइल विड्रू फ्रॉम गाजा एक्चुअली, बट कंट्रोल्ड द बॉर्डर्स, चाहे वो लैंड बॉर्डर हो, चाहे टेरिटोरियल वाटर हो, चाहे एयर स्पेस हो, ये सब उसने बोला कि सिक्योरिटी के लिए हमें रखना है। लेकिन बाकी गाजा स्ट्रिप से इजराइल की सारी आर्म फोर्सेस निकल गई, है ना। इससे क्या हुआ, गाजा स्ट्रिप जो है पूरा आइसोलेट हो गया क्योंकि अपने सारा लैंड सीज एयर सब तो घेर रखा है, राइट, सब ब्लॉकेड कर रखा है। एक छोटा सा जो है वहां पे शॉर्ट फ्रंट उसका इजिप्ट के साथ ओपन होता है, बस उतना ही उसको इंटरनेशनल एक्सेस रहा। अब क्या होता है कि 2006 में ये पूरा का पूरा जो पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें हमास जो है इलेक्शन जीत जाती है, राइट। अब हमास क्या है, पहले से बहुत वायलेंस करती आई है, तो इजराइल बोलता है कि ये टेररिस्ट आ गए हैं गाजा स्ट्रिप में और वेस्ट बैंक में। इसका अपोजिशन कौन है, फतह, और उसके लीड कौन कर रहे हैं, महमूद अब्बास। लेकिन उनको वोट 30% ही मिला है, सारा वोट तो ये हमास लेके चला गया, बट इजराइल के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इस कंडीशन में जो महमूद अब्बास हैं वो नहीं मानते हैं हमास के विक्ट्री को और सिविल वार शुरू हो जाता है पैलेस्टीनियन लोगों के बीच में, फतह वर्सेस हमास। ये हमास जो है मुस्लिम ब्रदरहुड का ही ऑफशूट था। तो इजिप्ट जो है इसको हेट करता था, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे इजिप्ट में होस्नी मुबारक थे, आपको याद होगा होस्नी मुबारक, अभी रिवॉल्यूशन नहीं हुआ सिविल वहां पे। तो होस्नी मुबारक हैड बैंड मुस्लिम ब्रदरहुड इन इजिप्ट, उसी का ऑफशूट है हमास। तो होस्नी मुबारक इसको हेट करते थे, राइट। खैर अब देखिए इस कंडीशन में जब दो हो गया, एक तरफ फतह पार्टी हो गई, एक तरफ हमास हो गया, हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, फतह के लीडर महमूद अब्बास काफी लिबरल। इस मोमेंट पे पैलेस्टाइन जो है दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है गवर्नेंस के हिसाब से। ऐसे तो था ही दो एरिया, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक में फतह रूल कर रही है और जो गाजा स्ट्रिप है वो चूंकि इजिप्ट से जुड़ा हुआ है तो वहां पे हमास रूल कर रहा है। ये कहानी हो गई 2006 से आज तक वहां पे हमास का ही प्रभाव है, इसीलिए लड़ाइयां हो रही हैं। अब महमूद अब्बास जो हैं जो कि वेस्ट बैंक में रूल कर रहे हैं,
वो इजराइल से बात करना शुरू करते हैं, बट उस पूरे प्रोसेस में हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया नहीं गया, तो कोई पीस प्रोग्रेस हुआ नहीं, क्योंकि पैलेस्टाइन के लोग तो गाजा स्ट्रिप में भी हैं। इस कंडीशन में ब्लॉकेड कर दिया जाता है गाजा का, है ना। 2006 से ही कर दिया गया था, जब से हमास ने वहां पे गाजा स्ट्रिप में टेक ओवर किया था। इजराइल ने तो ब्लॉकेड किया ही, जो बॉर्डर इजिप्ट का लगता है उसने भी ब्लॉकेड कर दिया। क्यों? क्योंकि वहां पे कौन है? होस्नी मुबारक। ही हेट्स हमास, ही हेट्स मुस्लिम ब्रदरहुड, तो उसने भी ब्लॉकेड कर दिया। 2008 से 9 के बीच में क्या होता है कि ऑपरेशन कास्ट लीड अगेंस्ट हमास इजराइल लॉन्च करता है 2008 से 9 में। 2012 में पैलेस्टाइन जो है वो यूनाइटेड नेशन में नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस अचीव करता है। एंड 2014 में एक 50 डे वॉर फिर से होता है इजराइल और हमास के बीच में। मेनली अब हमास से ही लड़ाई चलती रहेगी। 2017 में क्या होता है, इजराइल ने, याद है 1980 में ही पार्लियामेंट में बोला था कि जेरूसलम हमारा कैपिटल होगा, तो ट्रंप आ जाते हैं यूएस में एंड ही सपोर्ट्स इजरायली पीपल, जेविश पीपल, क्योंकि बहुत फंडिंग आती है, बहुत लोगों की कॉन्टेक्ट है, वो तो खुद बिजनेसमैन। तो जेरूसलम जो है कैपिटल होगा इजराइल का, इस चीज को सबसे पहले यूएस रिकॉग्नाइज करता है और इनफैक्ट अपनी एम्बेसी भी जो है वो जेरूसलम में मूव कर डालता है, तेल अवीव से हटा के। 2020 में सिचुएशन थोड़ी और इंप्रूव होती है, अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं। याद है शुरुआत में सारे ये अब्राहमिक रिलीजन है, तो यूएस ब्रोकर करता है और एक साइड में यूएई आता है, एक साइड में इजराइल आता है, दोनों के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन होते हैं, पीस अकॉर्ड है ये। अभी तक यूएई से पीस नहीं हुआ था 1948 के बाद से, अब पीस स्टैब्लिश होगा। इस बात की खबर पहुंचती है बहरीन को, तो वो भी जो है अब्राहम अकॉर्ड को साइन करता है इजराइल के साथ। धीरे धीरे जो है इसमें सूडान और मोरक्को भी साइन करते हैं और इनकी जो 1948 की जो लड़ाई से चल रही थी वो खत्म हो जाती है। हालांकि अभी हमास पे जब अटैक हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, तो उस दौरान बहरीन ने फिर से अपना जो है इजराइल से संबंध खत्म कर लिए, अपने दूतावासों से लोगों को बुला लिया है। 2021 में इसी 2020 के अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर एक और चीज बिल्डअप होती है, दैट इज I2U2। I2U2 इसी से क्यों निकला है? क्योंकि इसमें यूएई और इजराइल दोनों हैं और साथ में इंडिया यूएसए हैं। यूएई इजराइल अब्राहम अकॉर्ड के थे, इंडिया यूएसए ने ज्वाइन कर लिया। ये भी पीस पूरा है, अच्छा सा आपस में संबंध वगैरह रखें, इसके लिए I2U2 जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2023 में वॉर ऑन गोइंग है। खैर, इसके पहले ये देखिए कि 2011 में होस्नी मुबारक रिजाइन कर देते हैं क्योंकि अरब स्प्रिंग आ जाता है। अब मुस्लिम ब्रदरहुड वहां पे पावर में आ जाती है, तो आपको तो लगा होगा कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो वो पूरा हमास को सपोर्ट करने लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। मोहम्मद मोर्सी जो मुस्लिम ब्रदरहुड से आए थे, ही वाज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, दो ही बिलोंग टू मुस्लिम ब्रदरहुड। सो ही हेल्प्ड ए सीज फायर बिटवीन हमास एंड इजराइल। बट देन 2013 में क्या हुआ, एलसीसी आ गए और उन्होंने हुस्नी मुबारक को हटा दिया, तो वो कहानी भी रुक गई वहां पे। फाइनली 2023 की कहानी में आइए। 1973 में योम किपुर वार हुआ था, उसमें 50 जोड़ दीजिए, 2023 आएगा, 50 ईयर्स। इस 50 ईयर्स की एनिवर्सरी पे योम किपुर वार के बाद हमास ने अटैक किया इजराइल को, ऑपरेशन तूफान अल अक्सा बोल के, अल अक्सा फ्लड बोल के। अब इजराइल ने क्या किया है, पूरा वॉर डिक्लेयर कर दिया, काफी लोगों की मृत्यु हुई है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स कहता है। इंडिया का जो इवैक्यूएशन का वहां पे ऑपरेशन है, दैट ऑपरेशन इज नोन एज ऑपरेशन अजय। ओके, मैप में ये आपने बार बार सुन रहे हैं कि इजिप्ट के साथ यहाँ पे बॉर्डर है, जो इजिप्ट नहीं खोल रहा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में भी, राफा बॉर्डर। गाजा स्ट्रिप, दिस लोकेशन, अशडॉड, अश्कलॉन, तल अवीव, नेतन्याह, हाइफा, हरिया, ये हो गया। जेरूसलम यहाँ पे है, वेस्ट बैंक यहाँ पे है। ओके, ये सिनाई पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला ये वाला एरिया है इजिप्ट का, उसने लौटा दिया है क्योंकि इजिप्ट से जो शांति हो चुकी है। बट वेस्ट बैंक जॉर्डन से अभी तक रखा है, गोलन हाइट्स रखा है, शेबा फार्म्स यहाँ पे रखा है, और ये गाजा स्ट्रिप जो है अभी भी ब्लॉकेड करके रखा है। चाहिए तो इजिप्ट ले जाए, बट लोड भी तो बढ़ता है ना, इतने अरबिक लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं, कैसे रूल करोगे। गल्फ ऑफ अकाबा में एलात अकाबा पोर्ट, ये जॉर्डन का, ये इजराइल का। एंड विद दिस आई एम डन विद एंटायर वेस्ट एशिया इंक्लूडिंग इजराइल एंड पैलेस्टाइन इशू। आई थिंक फॉर लाइफ टाइम आपको इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितना डिटेलिंग में आपने किया है, जितनी चीज़ें रिपीट हुई हैं, जितनी स्टोरीज आपने सुनी हैं, इसमें कई बुक्स का है, काफ़ी चीज़ें हैं, आपको नहीं पता चल रहा होगा, बट काफ़ी चीज़ें। नॉर्मल लॉ की जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है, उसमें एक मिडिल ईस्ट करके पूरा का पूरा चैप्टर है, आपको भी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, वो आप पूरा स्किप कर सकते हैं क्योंकि उसका सारा कुछ यहाँ पे है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़
मुझे बताइएगा, ग्रुप ओपन करूँ कभी या मैसेज करिएगा, क्योंकि आप लोग बताएँगे तभी तो पता चलेगा वीडियो कैसा होना है, राइट? कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता है, हम लोग भी इंसान ही हैं। I think it is a very long recording, and I was waiting to you. Do you know, like when I started teaching 2020, that time only I was thinking I will make such video about Middle East or Israel Palestine issue. बट उसके पीछे जो कंटेंट वर्किंग होती है, जो रिसर्च लगता है, वो कभी भी एक फ्लो में हो नहीं पाया। तो इट्स लाइक कि 4 साल बाद में अपने सपने को पूरा कर रहा हूँ ना, तो इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली आई एम डन विद दिस एरिया फॉरएवर। यूरोप भी फॉरएवर हो गया, ये भी फॉरएवर हो गया, अफ्रीका भी फॉरएवर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर।